दोस्तों, मैं एक नया नॉवल एक्सप्लेन करना शुरू करने वाला हूँ। चिंता मत कीजिए, पुराना नॉवल भी जारी रहेगा और उसके आने वाले चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन भी मिलती रहेगी। इस नए नॉवल को देखकर कमेंट्स में बताइए कि आपको यह कैसा लगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Xiaomi 2 Q चरण 7 स्तर उन्नत। अगला नंबर जियाओ जुनर का है। डॉची स्टेज 7, ये क्या बकवास है। शाओ हान ने अपना सिर पकड़ लिया। दर्द ऐसा लग रहा था मानो कोई सासोरी उसकी खोपड़ी के अंदर हर जगह छेद कर रहा हो। दर्द असहनीय था। सौभाग्यवश दर्द ज्यादा देर तक नहीं रहा। शियाओ हान के दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी भर गई। वुदान शहर, शियाओ परिवार के तीसरे बुजुर्ग के पोते शियाओ हान। शाओ हान ने चारों ओर देखा। जैसे ही परीक्षा संचालक ने बोलना समाप्त किया, आसपास के शिष्यों की निगाहें तुरंत एक युवती पर टिक गईं। लड़की अभी छोटी थी, लेकिन उसका रूप रंग बिल्कुल ज़ेत्सु जैसा था। यहाँ तक कि शियाओ मी भी उससे 3 अंक कमतर थी। आसपास के लोगों की उत्सुक निगाहों का सामना करते हुए लड़की शालीनता से खड़ी थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था। बैंगनी रंग की पोशाक ने लड़की के शांत और सुरुचिपूर्ण स्वभाव को बखूबी निखार दिया। लड़की के कमल जैसे कोमल कदम धीरे धीरे आगे बढ़े। शियाओ जुने नाम की लड़की परीक्षण पट्टिका के पास गई, अपना छोटा हाथ बढ़ाया और काले और सुनहरे धागों से जड़ी बैंगनी आस्तीन नीचे सरक गई, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद कोमल कलाई का एक हिस्सा दिखाई दिया। फिर उसने हल्के से काले पत्थर की पट्टिका को छुआ। शाओ जुनेर 2 QE 9वां चरण स्तर उन्नत। टेस्ट टैबलेट पर दिखाई देने वाले आंकड़ों को देखकर सभी लोग काफी देर तक अवाक रह गए। 14 वर्ष की आयु में ही वह डोजी के 9वें चरण तक पहुंच चुकी है और वह उन्नत स्तर पर है। मुझे डर है कि युवा पीढ़ी में शियाओ जुनेर हमारे शियाओ परिवार में पहली व्यक्ति है। इस निष्कर्ष पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। इस समय परीक्षा संचालक ने भी अपनी मुस्कान में थोड़ी सी आदर की झलक लिए शियाओ जुनेर से कहा, युवा सुश्री जियाओ जुनेर, आपकी वर्तमान स्तर को देखते हुए यदि आप 6 महीने के भीतर एक डोजी चीजुआन का निर्माण कर डोजे स्तर में प्रवेश कर लेते हैं तो आप हमारे जियाओ परिवार के इतिहास में दूसरे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाएंगे जो वयस्क होने से पहले ही सफलतापूर्वक डोजी चीजुआन का निर्माण करके डोजे स्तर प्राप्त कर लेंगे। दूसरा एक। हाँ, पहला व्यक्ति शियाओ यान था जिसने अपनी प्रतिभा का आभास खो दिया था। धन्यवाद। जियाओ जुनेर ने परीक्षण टैबलेट को वहीं छोड़ दिया और भीड़ की उत्सुक और ईर्ष्यालु निगाहों के बीच गिरे हुए प्रतिभाशाली जियाओ यान के पास चली गई। शियाओ जुनेर को शियाओ यान के पास जाते देख परीक्षा प्रशासक ने धीरे से आह भरी। एक निकम्मा, दूसरा प्रतिभाशाली। उनके मिलन का परिणाम अच्छा नहीं होना तय था। भाई शियाओ यान, आपने एक बार शियाओ जुनेर से कहा था कि पकड़ने से पहले छोड़ना आना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उठाना और रखना आना ही स्वतंत्र होना है। शियाओ जुनेर ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, उसकी थोड़ी बचकानी आवाज में भी दिल को सुकून मिला। शियाओ जुनेर, आजादी से उठाना और रखना, यही तो आजादी है। हे भगवान, रेखाएं भी बिल्कुल एक जैसी हैं। क्या यह युवक भविष्य का ज्वाला सम्राट शियाओ यान है? मैं सचमुच डोजी महाद्वीप में पुनर्जन्म लेकर आया हूँ। शाओ हान ने अपने दिमाग में मौजूद जानकारी को खंगाला। शाओ हान को पता चला कि इस शरीर के स्वामी का नाम भी शाओ हान था। उनका रुतबा नायक शाओ यान जितना ऊंचा तो नहीं था, लेकिन नीचा भी नहीं था। वे शाओ परिवार के तीसरे मुखिया शाओ डिंगटियन के पोते थे। आज शाओ परिवार का नियमित रूप से आयोजित होने वाला परीक्षा समारोह था। मूल स्वामी शियाओ हान, जो हमेशा से कमजोर और बीमार रहते थे, को हृदय गति रुक गई, जिससे शियाओ हान को पुनर्जन्म लेने की शक्ति मिली। ऐसा लगता है कि मैंने सचमुच पुनर्जन्म लिया है। जानकारी छानते हुए जियाओ हान ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हालांकि मूल मालिक युवा था, लेकिन उसे कपड़ों का बेहद गंभीर शौक था। इसके अलावा महिलाओं के अंडरवियर इकट्ठा करने के अलावा उसने कई अन्य बुरे काम भी किए थे। पुनश्च यह महत्वपूर्ण है, इसकी जांच की जाएगी। डिंग डोंग। इनविंसिबल रेकेट राल्फ सबवर्जन सिस्टम लोड हो रहा है। सिस्टम? ये क्या बकवास है? क्या यही मेरा सुनहरा मौका है? शाओ हान को आज भी साफ याद है कि जब उसके फोन की बैटरी कम थी तब वह गेम खेल रहा था। इसलिए उसने गेम खेलते हुए ही फोन चार्ज किया और नतीजा वही हुआ जो पहले से पता था, उसका फोन फट गया। शाओ हान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फोन विस्फोट के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के उतार चढ़ाव से उसकी आत्मा का पुनर्जन्म होगा। डिंग डोंग। इनविंसिबल रेकेट राल्फ सबवर्जन सिस्टम सफलतापूर्वक लोड हो गया है और होस्ट से सफलतापूर्वक जुड़ गया है। होस्ट को शुरुआती उपहार पैकेज से पुरस्कृत किया जा रहा है। अजय रेकेट राल्फ। विध्वंस प्रणाली। जियाओ हान ने बुदबुदाते हुए इन शब्दों को दोहराया। जी हाँ, मेजबान। आप मुझे लिटिल ए भी कह सकते हैं। सहपाठी लिटिल, क्या यह मेरी गोल्डन फिंगर है? जी हाँ, मेजबान। मुझे मेजबान मत कहो, मुझे स्वामी कहो। हाँ मास्टर। हम छोटी बहुत अच्छी बच्ची है। जब मुझे समय मिलेगा तो मालिक तुम्हें खाने के लिए मिठाई जरूर खरीद कर देंगे। प्रणाली। छोटी एआई, सिस्टम के कार्यों का परिचय दो, जियाओ हान ने आदेश दिया। हाँ मास्टर। इनविंसिबल रेकेट राल्फ सबवर्जन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मुख्य रूप से सभी लोगों की कहानी की कड़ियों को बाधित करने पर केंद्रित है। मूल कहानी की कड़ियों को बाधित करके यह मास्टर के अपग्रेड के लिए आवश्यक अनुभव अंक प्राप्त करता है। विद्रोह प्रणाली का नारा, नायक जो कहता है वही कहो, जिससे नायक अबाक रह जाए। नायक की साधना तकनीक सीखो, जिससे नायक के पास सीखने के लिए कोई साधना तकनीक न बचे। नायक की प्रेमिकाओं को चुरा लो, जिससे नायक के पास चुराने के लिए कोई प्रेमिका न बचे। सिस्टम से प्रारंभिक रूप से जुड़ने पर मास्टर को 2 दिव्य क्षमताएं प्रदान की जाती हैं, निष्कर्षण और संलयन। जैसे जैसे सिस्टम का संस्करण बढ़ता है, वैसे वैसे और भी जादुई दिव्य क्षमताएं गुरु की खोज के लिए तैयार होती जाएंगी। मास्टर, लिटिल एआई ने पता लगाया है कि आपके पास एक शुरुआती उपहार पैकेज है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? खुला। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार शुरुआती लोगों के लिए उपहार के पैकेट में हमेशा अच्छी चीजें ही होती हैं। इसे न खोलना मूर्खता होगी। डिंग डोंग। शुरुआती उपहार पैकेज खोलने और डॉ हुआंग अनुभव कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको बधाई हो, गुरुजी। डॉ हुआंग अनुभव कार्ड तुरंत डॉ हुआंग शिखर की युद्ध शक्ति प्रदान करता है। दायरे। समय सीमा 30 मिनट। एक डू हुआंग अनुभव कार्ड और यह डू हुआंग शिखर की युद्ध शक्ति है। क्षेत्र। शाओ हान ने अपने हाथ में मौजूद एक्सपीरियंस कार्ड को बेहद उत्साह से देखा। एक्सपीरियंस कार्ड के एक तरफ डॉ अक्षर लिखा था और दूसरी तरफ बड़े अक्षरों में हुआंग लिखा था। यह चमकीले रंगों से जगमगा रहा था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पूरा एक्सपीरियंस कार्ड शुद्ध सोने का बना था। अगर मैं इसे बेच भी दूं तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है ना? जियाओ हान की आंखें चमक उठीं, मानो उसके सामने नोटों का ढेर लगा हो। फुफकार, फुफकार, फुफकार। उसके मन में सिस्टम ने एक फुफकार जैसी आवाज निकाली, मानो वह शियाओ हान के शब्दों पर अवाक रह गया हो। बेशक जियाओ हान इतना मूर्ख नहीं था कि वह इसे सचमुच पैसों के लिए बेच दे। यह उसके जीवित रहने का तुरुप का पत्ता था। छोटी है, निष्कर्षण और संलयन की दिव्य क्षमताओं का परिचय दो। निष्कर्षण, किसी भी वस्तु से एक गुण निकाला जा सकता है। यह गुण सजीव प्राणी या निर्जीव वस्तु हो सकता है। संलयन, निकाले गए गुण को किसी भी वस्तु पर संयोजित कर सकता है, जिससे वह वस्तु संयोजित किए जाने वाले संबंधित गुण को धारण कर लेती है। किसी भी चीज से एक विशेषता निकालें। शाओ हान ने अपने बगल में रखे गमले वाले पौधे को देखा और पूछा, छोटी है, क्या फूलों से रस निकाला जा सकता है? हाँ। मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? जब मास्टर किसी गुण को निकालना चाहता है तो उसे केवल उसके बारे में सोचना होता है और मानसिक रूप से उस गुण को निकालने का आदेश देना होता है। लिटिल आपको याद दिलाना चाहता है कि सिस्टम के वर्तमान संस्करण शून्य के साथ मास्टर एक दिन में केवल 3 बार ही निष्कर्षण और संलयन कर सकता है। ओह, जियाओ हान का मन जागृत हुआ और उसने उत्सुकता से अपने पास खिले एक लिली के फूल को छुआ। उसी क्षण उसके मन में लिली से कोई गुण निकालने का विचार आया।
निकालना। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने एक लिली को छुआ और उसकी पुष्प सुगंध का गुण प्राप्त कर लिया। लिली की सुगंध +1। विलय। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने लिली की खुशबू के गुण को समाहित कर लिया है। बॉडी लिली फ्रेग्रेंस प्लस। ओह, यह थोड़ा ज्यादा ही सरल नहीं है, जियाओ हान ने मन ही मन सोचा। शरीर की सुगंध में केवल 1 अंक की वृद्धि हुई, लिली की सुगंध का गुणधर्म नहीं बदला। हालांकि शाओ हान को यह महसूस हुआ कि गमले में लगे लिली के फूलों में अब उनकी स्वाभाविक सुगंध नहीं रही। इसके अलावा जैसे ही उसने उन्हें तोड़ा, गमले में लगे सारे लिली के फूल तुरंत मुरझा गए। अगर फूलों से केवल उनकी सुगंध ही निकाली जा सकती है, तो मुझे आश्चर्य है कि इन विशाल लकड़ी के खंभों से कौन-कौन से गुण निकाले जा सकते हैं। ऐसी चमत्कारिक दिव्य क्षमता प्राप्त करने के बाद जियाओ हान ने अपने बगल में मौजूद एक लकड़ी के खंभे की ओर देखा जो एक व्यक्ति के गले लगने के लिए काफी चौड़ा था और वह इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। यह किताब हर चीज को उलट देती है, एक बेतहाशा कल्पनाशील फैन फिक्शन। डॉटियन तो बस शुरुआत है। शियाओ यान से विशेष लगाव रखने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको यह पसंद न आए तो कृपया आलोचना न करें। आपने कहा हमने किया। शाओ हान ने अपने बगल में स्थित लकड़ी के खंभे की ओर हाथ बढ़ाया। निष्कर्षण। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने लकड़ी के खंभे को छूकर उसकी कठोरता को बाहर निकाल लिया। कठोरता प्लस। विलय। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने लकड़ी के खंभे के कठोरता गुण को समाहित कर लिया है। कठोरता प्लस। हाँ, मजबूत होना तो वाकई बहुत आसान है। शाओ हान अपने शरीर के भीतर एक हल्की जादुई ऊर्जा को बढ़ते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। शाओ, व्यक्तिगत जानकारी इंटरफेस खोलें। शाओ हान के आदेश पर एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण जो केवल शाओ हान को ही दिखाई दे रहा था, उसके सामने प्रकट हुआ। नाम जोहान। रैंक 7 डॉची 7 चरण। एचपी 706। सांसद 579। कौशल पत्थर की हथेली को चकनाचूर करना, हुआंग निम्न श्रेणी। उपकरण कोई नहीं। हथियार कोई नहीं। दिव्य क्षमता निष्कर्षण और संलयन। बुनियादी विशेषताएं शक्ति 87, बुद्धि 84, सहनशक्ति 94, आत्मा 83, शारीरिक आक्रमण 82, जादुई आक्रमण 84, शारीरिक रक्षा 842, जादुई रक्षा। विशेष गुण लिली की सुगंध प्लस कठोरता प्लस। वाउचर पॉइंट्स। शाओ हान ने अपने व्यक्तिगत सूचना इंटरफेस की समीक्षा की। एचपी जैसा कि सब विदित है, वर्तमान रक्त ऊर्जा है जो शाओ हान के स्वयं के स्वास्थ्य अंक है। एमपी को गेमर्स आमतौर पर माना कहते हैं। हालांकि डोउची महाद्वीप पर इसे डोउची कहा जाता है। कौशल श्रेणियों को उच्चतम से निम्नतम क्रम में 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है, स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीला। प्रत्येक प्रमुख श्रेणी को आगे 3 गौण श्रेणियों में विभाजित किया गया है, निम्न, मध्य और उच्च। शाओ, वाउचर पॉइंट्स क्या होते हैं? क्या मैं आपसे कुछ खरीद सकता हूं? शाओ हान ने सोच विचार करते हुए पूछा। जी हाँ गुरुजी। वाउचर पॉइंट्स सांसारिक दुनिया में प्रचलित मुद्रा के बराबर है। कुछ निश्चित मात्रा में वाउचर पॉइंट्स का भुगतान करके आप गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो फिर मुझे वाउचर पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? क्या यह टॉप अप करके मिलेगा? हाँ मास्टर। शाओ के स्पष्टीकरण के अनुसार शाओ हान को पता चला कि वाउचर पॉइंट्स बहुत मूल्यवान थे। डोउची महाद्वीप पर एक सोने का सिक्का एक वाउचर पॉइंट के बराबर था। वाउचर पॉइंट्स प्राप्त करने के केवल 2 तरीके थे, एक सीधे टॉप अप करना और दूसरा कार्यों को पूरा करके वाउचर पॉइंट्स प्राप्त करना। इसके अलावा हर विश्व का स्वर्ण सिक्का एक वाउचर पॉइंट के बराबर नहीं होता। कीमत संबंधित विश्व के अनुसार भिन्न होती है। क्या कीमत अलग अलग दुनिया के हिसाब से बदलती है? जियाओ हान ने सोचा, फिर रुककर दोबारा पूछा। जियाओ, क्या इसका मतलब यह है कि डोटियन में पुनर्जन्म के अलावा भी कुछ और है? क्या मैं अन्य लोकों में भी पुनर्जन्म ले सकता हूँ? हाँ, जियाओ ने आगे समझाते हुए कहा, इस सिस्टम में अनगिनत लोकों में अनंत काल तक पुनर्जन्म लेने की क्षमता है। जब मुख्य पात्र यानी मास्टर एक लोक में 3 महीने तक रहता है, तो वह दूसरे लोक में जा सकता है। जियाओ ने मास्टर को याद दिलाया कि सिस्टम के निम्न संस्करण के कारण इसमें सटीक पुनर्जन्म की क्षमता नहीं है। हर बार जब मास्टर पुनर्जन्म लेता है, तो गंतव्य लोक एक यादृच्छिक अज्ञात लोक होता है। अचानक जियाओ हान ने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ स्वामी जी। सिस्टम का संस्करण बढ़ने के साथ साथ स्थिति निर्धारण फंक्शन अधिक सटीक होता जाएगा। ओह, मैं समझ गया। बस शियाओ, तुमने अभी तक कोई टास्क क्यों नहीं जारी किया? शियाओ हान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। कार्यों को पूरा करने का मतलब अनुभव प्राप्त करना था। इसका मतलब मजबूत बनना था। फिलहाल जियाओ हान केवल डॉक्यूई के 7वें चरण में था, जिसकी शुरुआत रैंक 7 से हुई थी, जो मूल मालिक की बदौलत संभव हुआ था। हालांकि इस दुनिया में केवल डोउची 7 स्टेज पर होना स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। अजय विनाशक प्रणाली का उद्देश्य किसी दुनिया की कहानी को उलट देना है। मास्टर द्वारा कहानी को छूने पर ही कोई कार्य सक्रिय होगा। ओह। शाओ के परिचय से शाओ हान को सिस्टम की बेहतर समझ मिली। शाओ हान ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, रुको शाओ, तुमने कहा था कि तुम्हारे सिस्टम का उद्देश्य किसी दुनिया की कहानी को उलट देना है। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे शाओ यान का दुश्मन बनना पड़ेगा? बिल्कुल सही। सीधा सा उपाय है, मैं अभी हुआंग एक्सपीरियंस कार्ड का इस्तेमाल करूंगा और जाकर उसे तुरंत मार डालूंगा। जियाओ हान ने सोचा, अगर उसने जियाओ यांग को मार डाला तो इस दुनिया में जियाओ यांग का कुछ भी नहीं बचेगा। यह सिस्टम के उद्देश्य के बिल्कुल अनुरूप था। शाओ ने गुरु को ऐसा न करने की सलाह दी। क्यों? जियाओ हान ने हैरानी से पूछा। क्या गुरुजी भूल गए हैं? शियाओ यांग की अंगूठी में ओल्ड याओ का वास है। शियाओ के अनुमान के अनुसार यदि गुरुजी ऐसा करते हैं तो ओल्ड याओ निश्चित रूप से समय से पहले प्रकट होकर शियाओ यांग की रक्षा करेंगे। हालांकि ओल्ड याओ आत्मा की अवस्था में है, फिर भी गुरुजी के पास हुआंग एक्सपीरियंस कार्ड होने पर भी वे उन्हें मार नहीं पाएंगे। बल्कि अंततः यह एक नुकसान ही होगा, हुआंग एक्सपीरियंस कार्ड व्यर्थ ही बर्बाद हो जाएगा। हम आप सही कह रहे हैं, शाओ हान ने सिर हिलाया। इसके अलावा भले ही तुम अंतर शियाओ यांग को मार डालो और उसकी अंगूठी छीन लो, शियाओ जुनर के शियाओ यांग के प्रतिपक्षपात को देखते हुए तुम्हारा सामना संभवतः शियाओ जुनर के अंतिम पीछा करने से ही होगा। शियाओ ने शियाओ हान के लिए विश्लेषण किया। हम तुम सही कह रहे हो। ठीक है, तो मैं उसे सीधे नहीं मारूंगा। जियाओ हान रुका। यह देखकर कि सभी लोग पहले ही तितर-बितर हो चुके हैं, जियाओ हान भी परीक्षण क्षेत्र छोड़कर अपने कमरे में चला गया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, शियाओ हान का चेहरा गंभीर हो गया। अरे यार, क्या तुम्हें पता है कि इस आदमी का कपड़ों के प्रति जुनून कितना गंभीर है? शाओ हान ने बिना किसी झिझक के उन सभी को आंगन में फेंक दिया और जलाकर राख कर दिया। केवल एक बैंगनी यूही कमल के पैटर्न वाला वस्त्र ही बचा रहा। इस बैंगनी यूही कमल के पैटर्न वाले वस्त्र की बात करें तो इसकी खासियत यह थी कि इसे पहनने वाली कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि मुख्य अभिनेत्री शियाओ जुनेर थी। एक्सट्रैक्शन और फ्यूजन के लिए अभी भी एक और मौका है। ताकतवर बनना पूरी तरह से इसी पर निर्भर करता है। शाओ हान ने कमरे का जायजा लिया और उसे अंदर एक तलवार मिली। तलवार के पास जाकर शाओ हान ने उत्सुकता से पूछा, शाओ, क्या तलवार भी निकाली जा सकती है? मास्टर, जी हाँ। निष्कर्षण। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने किंगफेंग तलवार को छू लिया है, जिससे आपको उसका आक्रमण गुण प्राप्त हो गया है। आक्रमण गुण प्लस। सिस्टम की आवाज बंद होते ही शियाओ हान की उंगलियों पर गहरे लाल रंग की तारों जैसी रोशनी दिखाई दी। उसी समय शियाओ हान के हाथ में मौजूद किंगफेंग तलवार तेजी से जंग खाने लगी और उसकी मूल चमक फीकी पड़ गई। विलय। डिंग डोंग। बधाई हो, आपका शरीर किंगफेंग तलवार के आक्रमण गुण के साथ एकीकृत हो गया है। आक्रमण गुण प्लस। कैरेक्टर एट्रीब्यूट इंटरफेस पर जियाओ हान देख सकता था कि उसके फिजिकल अटैक एट्रीब्यूट में वास्तव में 10 अंकों की वृद्धि हुई थी। 10 अंक, वाह वाह, बहुत बढ़िया। जियाओ हान इस गोल्डन फिंगर से बहुत संतुष्ट था।
कुछ ही समय में उसकी शारीरिक आक्रमण क्षमता 82 से बढ़कर 1/8 हिस्से की वृद्धि हो गई थी। इसका सीधा लाभ उसकी युद्ध शक्ति में वृद्धि थी। हालांकि उसने एक ही बार में आक्रमण क्षमता के 10 अंक प्राप्त कर लिए थे, लेकिन ज़ियाओ हान यह भी जानता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किंगफेंग तलवार कोई साधारण हथियार नहीं थी। यह पीले रंग की उच्च श्रेणी का हथियार था। दो महाद्वीप पर हथियार और साधना तकनीकों की तरह ही 12 श्रेणियों में विभाजित है। उच्चतम से निम्नतम क्रम में ये 4 प्रमुख श्रेणियां हैं: स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीला। प्रत्येक छोटी श्रेणी में 3 और छोटी श्रेणियां भी शामिल हैं: निम्न, मध्य और उच्च। शारीरिक आक्रमण में अचानक 10 अंकों की वृद्धि और इस गोल्डन फिंगर के साथ मजबूत होना केवल समय की बात लग रही थी। ज़ियाओ परिवार हॉल। शाओ झान और तीनों बुजुर्ग सबसे आगे बैठे थे। उनके बाईं ओर नीचे की ओर कुल के कुछ शक्तिशाली और प्रभावशाली बुजुर्ग बैठे थे। उनके बगल में कुछ उत्कृष्ट कनिष्ठ भी बैठे थे। शियाओ परिवार के तीसरे बुजुर्ग के पोते होने के नाते शियाओ हान स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता के बगल में बैठा था। शियाओ हान, आज लापरवाही मत करना। सामने वाले यूनान संप्रदाय से हैं। वे हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। शियाओ हान के पिता सम्राट शियाओ हाओ ने उसे गंभीरतापूर्वक निर्देश दिया। एक पिता अपने बेटे को सबसे अच्छी तरह जानता है। सम्राट शियाओ हाओ शियाओ हान के विशेष शौक से अवगत थे। इसी कारण उन्होंने शियाओ हान को निजी तौर पर वैचारिक कार्य कम नहीं दिया था। पहले सम्राट शियाओ हाओ को लगता था कि शियाओ हान को केवल महिलाओं में ही रुचि है और वह महिलाओं के साथ मौज मस्ती करना चाहता है। पूर्व पति शियाओ हान की इस आदत को पूरा करने के लिए शियाओ हाओ ने बारी बारी से कई नौकरानियों को बदला था। दुर्भाग्य से शियाओ हान को उनमें से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक पिता के रूप में सम्राट शियाओ हाओ असहाय होकर शियाओ हान के इस अजीबोगरीब शौक को स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। वे कभी-कभी शियाओ हान की गलतियों को सुधारते थे और खोए हुए अंतर्वस्त्रों के मालिकों को पैसे देकर उन्हें मुआवजा देते थे। इस बात से ज़ियाओ हान बहुत भावुक हो गया। उसने बेपरवाही से कहा, वे विशिष्ट अतिथि हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ समय बाद वे विशिष्ट अतिथि नहीं रहेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? सम्राट शियाओ हाओ ने उत्सुकता से शियाओ हान की ओर देखा। न केवल सम्राट शियाओ हाओ बल्कि शियाओ हान की मां और शियाओ हान के करीबी शियाओ निंग भी सम्राट शियाओ हाओ को उत्सुकता से देख रहे थे। शियाओ हान की आंखें इधर-उधर घूमी, उनमें एक धूर्तता भरी चमक दिखाई दी और उसने पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो? अरे छोटे बदमाश, जल्दी बताओ। सम्राट शियाओ हाओ ने शियाओ हान को उन्हें चिढ़ाते हुए देखा और खुद को रोक नहीं पाए और हल्के से उसे डांट दिया। सीधे-सीधे कहना बहुत उबाऊ होगा। क्यों न हम एक शर्त लगा लें? ज़ियाओ हान मुस्कुराया और अपने आसपास के लोगों की ओर देखा। शर्त? बाकी सभी लोग शियाओ हान की ओर देख रहे थे। यहाँ तक कि दूसरे एल्डर के पोते शियाओ हुआंगताओ भी सम्राट शियाओ हाओ को उत्सुकता से देख रहे थे। जी हाँ, शियाओ हान ने सफलतापूर्वक सबकी जिज्ञासा जगाई और तुरंत कहा, मैं आपको उनका उद्देश्य बता सकता हूँ और यहाँ तक कि वे क्या कहने वाले हैं इसका अनुमान भी लगा सकता हूँ। अगर एक भी शब्द गलत हुआ तो मैं आप में से प्रत्येक को 5000 सोने के सिक्के दे दूंगा। क्या? 5000 सोने के सिक्के? शियाओ निंग और शियाओ हुआंगताओ ने एक दूसरे की ओर देखा। इस समय यहाँ तक कि शियाओ हान से एक व्यक्ति की दूरी पर खड़ी शियाओ मी भी उत्सुकता से शियाओ हान को देख रही थी। जी हाँ, शियाओ हान मुस्कुराया और आगे बोला, बेशक, अगर मैं भाग्यशाली रहा और मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला, एक भी शब्द गलत नहीं, तो आप में से प्रत्येक को मुझे 10,000 सोने के सिक्के देने होंगे। क्या? 10,000 सोने के सिक्के? तुम हमें लूट क्यों नहीं लेते? शियाओ निंग मूर्ख नहीं था। शाओ परिवार के प्रत्यक्ष वंशों के लिए 10,000 सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी। अतीत में ज़ियाओ परिवार द्वारा प्रशिक्षित प्रमुख शिष्यों को प्रत्येक माह साधना संसाधनों के रूप में केवल 500 सोने के सिक्के ही मिलते थे। 10,000 सोने के सिक्के उनकी कम से कम 2 साल की बचत के बराबर थे। जहां तक ज़ियाओ हुआंगताओ की बात है, वह रुका और सोचने लगा, ज़ियाओ हान, क्या तुम सच में गंभीर हो? बिल्कुल भी झूठ नहीं, ज़ियाओ हान ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। क्या यह सच है कि अगर उनके बोलने में एक भी शब्द गलत हो तो आप हार जाते हैं? ज़ियाओ हुआंगताओ ने शरारती मुस्कान के साथ ज़ियाओ हान की ओर देखा। शियाओ हान, नहीं। उसके बगल में शियाओ हान के पिता सम्राट शियाओ हाओ ने तुरंत शियाओ हान के बचकाने व्यवहार को रोक दिया। इन लोगों के उद्देश्य का अनुमान लगाना एक बात थी, लेकिन उनके कहे हर शब्द का सटीक मिलान करना, यह तो स्पष्ट रूप से असंभव था। शियाओ हान ने सम्राट शियाओ हाओ की ओर मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से भरी आंखों से कहा, बिल्कुल सही। शियाओ निंग और हुआंगताओ, क्या तुम दोनों मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? यहाँ के हंगामे ने आगे बैठे कुछ बुजुर्गों का ध्यान भी आकर्षित किया। शियाओ हान की तो बात ही छोड़िए, इन बुजुर्गों को भी नहीं पता था कि यूनान संप्रदाय ने अचानक शियाओ परिवार से मिलने क्यों आया था। न केवल इन बुजुर्गों को बल्कि तीनों महान बुजुर्गों और शियाओ परिवार के मुखिया को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यूनान संप्रदाय अचानक क्यों आया था। जूनियर शियाओ हान ने तो यहाँ तक दावा करने की हिम्मत कर ली कि वह इन लोगों के इरादों का अनुमान लगा सकता है। इतना ही नहीं, वह उनके बोले जाने वाले शब्दों का भी सटीक अनुमान लगा सकता था, एक शब्द भी गलत नहीं। यह कैसे संभव हो सकता है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ, ज़ियाओ हुआंगताओ ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। मैं भी तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगी। शांत होने के बाद ज़ियाओ निंग ने तुरंत ज़ियाओ हान के साथ शर्त लगा ली। इसी क्षण बगल में खड़ी ज़ियाओ मी भी दिलचस्पी लेने लगी, अपनी बड़ी-बड़ी आंखों को झपकाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, ज़ियाओ हान, क्या मैं भी तुम्हारे साथ शर्त लगा सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं किसी को मना नहीं करता। ज़ियाओ हान बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। शाओ परिवार के हॉल में 4-5 से अधिक उत्कृष्ट शिष्य थे। शाओ मी के बाद 3 और लोग जुए में शामिल हो गए। बाकी लोगों के पास जुए के लिए पर्याप्त धन नहीं था और हालांकि वे भाग लेना चाहते थे, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी। भाई सम्राट शियाओ हाओ, देखिए ये सब खेलते हुए कितना आनंद ले रहे हैं। क्यों न हम भी एक राउंड खेलें? अवसरवादिता मानव स्वभाव है। शियाओ हान, शियाओ निंग और अन्य युवा पीढ़ी को जुआ खेलते देख शियाओ निंग के पिता शियाओ याओजू भी इसमें रुचि लेने लगे और सम्राट शियाओ हाओ को इसमें घसीटकर उनसे एक राउंड जीतना चाहते थे। सम्राट जियो हाओ ने चमकते हुए जियो याओजू की ओर देखते हुए गुर्राया। शियाओ हान के साथ 6 लोग शर्त लगा रहे थे। 6 लोगों का मतलब 30,000 सोने के सिक्के हारना था। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। अतीत में शियाओ याओजू और सम्राट शियाओ हाओ के बीच कुछ संबंधों को लेकर गंभीर मतभेद थे। शियाओ याओजू को स्वाभाविक रूप से पता था कि सम्राट शियाओ हाओ उससे पंगा नहीं लेंगे। वह इस अवसर का लाभ उठाकर सम्राट के मूर्ख पुत्र का उपहास कर रहा था। शियाओ हान ने उनके हाव भाव देखकर ठीक-ठीक समझ लिया कि शियाओ याओजू क्या सोच रहा है। उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखी, अगर बूढ़ा आदमी शर्त नहीं लगाता तो नौजवान तुम्हारे साथ शर्त लगा सकता है। चाचा याओजू, अगर मेरे पिताजी नहीं चाहते तो क्यों न मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा लूं? आप? जियो याओजू ने आश्चर्य से जियो हान की ओर देखा। सच कहें तो उसके मन के विचार वास्तव में शियाओ हान द्वारा अनुमान लगा लिए गए थे। शियाओ याओजू जानता था कि सम्राट शियाओ हाओ उसके साथ शर्त लगाने की मूर्खता नहीं करेंगे, इसलिए उसने सम्राट शियाओ हाओ का मूर्ख पुत्र होने का उपहास करने के अवसर का लाभ उठाने के लिए ऐसा कहा। शियाओ याओजू को यह उम्मीद नहीं थी कि शियाओ हान इतना मूर्ख होगा कि वह खुद उससे शर्त लगाने के लिए कहेगा। शियाओ हान, उनके बगल में सम्राट शियाओ हाओ का चेहरा गंभीर हो गया और क्रोध के बिना एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था। शियाओ हान ने सम्राट शियाओ हाओ की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए उन्हें उकसाया, क्या चाचा याओजू, क्या आप मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करते? हे क्या मजाक है? मुझ जैसे बड़े बुजुर्ग भला तुमसे शर्त लगाने से कैसे मना कर सकते हैं? जब कोई उन्हें पैसे देना चाहता था तो शियाओ याओजू मना क्यों करते? वे हंसे और बोले, छोटे बदमाश, बात बस इतनी है कि मेरी भूख बहुत ज्यादा है। मुझे डर है कि तुम शर्त नहीं लगा पाओगे। क्या 1 लाख काफी होगा? ज़ियाओ हान ने 1 लाख सोने के सिक्कों की कीमत बताते हुए अपना मुंह खोला। क्या? ज़ियाओ याओजू थोड़ा हैरान रह गया। 1 लाख रुपए ज़ियाओ परिवार के 2 महीने के दैनिक खर्चों के लिए काफी थे। यह कोई छोटी रकम नहीं थी।
शाओ याओजू शाओ हान का फायदा उठाकर सम्राट शाओ हाओ को लूटना चाहता था और इस मूर्ख युवक को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि दाव इतना बड़ा होगा। अगर मैं हार गया तो मुझे अंकल याओजू को 1 लाख सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही और मैंने सही अनुमान लगाया तो अंकल याओजू को मुझे 2 लाख सोने के सिक्के देने होंगे। जियाओ हान मुस्कुराया, उसके चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। मुझे बस यह नहीं पता कि अंकल याओजू, जो एक वयस्क हैं, मुझ जैसे एक जूनियर के साथ शर्त लगाने का जोखिम उठा सकते हैं या नहीं। 2 लाख सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी। इस डर से कि शियाओ याओजू उसके साथ नहीं खेलेगा, शियाओ हान ने उकसाने का सहारा लिया। यहाँ तक कि अत्यधिक प्रभावशाली 3 महान बुजुर्ग और शियाओ परिवार के मुखिया भी यूनान संप्रदाय के इरादों से अनभिज्ञ थे। शाओ याओजू को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा यह बच्चा इतना कुछ जान सकता है। बेशक यह भी संभव था कि यह मामला शियाओ हान और यूनान संप्रदाय के बीच एक गुप्त साजिश हो। लेकिन जियाओ हान की क्या हैसियत थी? उनके सामने मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति ने चांदनी रंग का सफेद वस्त्र पहन रखा था, जिसकी छाती पर चांदी के रंग का अर्धचंद्र बना हुआ था और उसके बगल में 7 चमकते हुए सुनहरे तारे थे। इससे क्या संकेत मिलता है? इससे संकेत मिलता है कि वर्तमान में जियाओ परिवार से मिलने आए बुजुर्ग एक शक्तिशाली अभ्यासी थे, जिनका स्तर 7 सितारा ग्रैंड डोशी के स्तर तक पहुंच चुका था। शियाओ हान की पहचान शियाओ परिवार के तीसरी पीढ़ी के शिष्य के रूप में है, इसलिए वह ऐसे किसी व्यक्ति को जान ही नहीं सकता था और न ही उनके साथ साजिश रचने के योग्य हो सकता था। यह सोचकर जियाओ याओजू ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। बकवास! सम्राट शियाओ हाओ का चेहरा गंभीर था। अगर वह विशिष्ट अतिथि न होते तो सम्राट शियाओ हाओ का गुस्सा फूट पड़ता। शियाओ हान को समझाने में असमर्थ सम्राट शियाओ हाओ ने असहाय होकर शियाओ याओजू की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, याओजू, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। उसके नुकसान का एक पैसा भी मैं नहीं चुकाऊंगा। हे। शाओ याओजू का वास्तव में शाओ हान के साथ शर्त लगाने का इरादा नहीं था, वह तो बस सम्राट शियाओ हाओ को शर्मिंदा करना चाहता था। वह हंसते हुए बोला, भतीजे शियाओ हान, लगता है तुम्हारे पिता हमारी शर्त को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। चाचा याओजू, चिंता मत कीजिए। एक आदमी अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेता है। अगर मैं सचमुच हार गया तो मैं इसकी भरपाई करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे बैल या घोड़ी की तरह मेहनत ही क्यों न करनी पड़े। शियाओ हान बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ था। फिर उसने आगे कहा, चाचा याओजू, अगर आप हार गए तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना कर्ज नहीं चुकाएंगे। स्वाभाविक रूप से शियाओ याओजू ने शियाओ हान की आंखों में देखा। इस समय शियाओ हान की आंखों में अभी भी आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन शियाओ हान की पहचान को देखते हुए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सम्राट शियाओ हाओ की ओर देखा और उन्हें चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा। भाई सम्राट शियाओ हाओ, आपका बेटा जिम्मेदार है, आपने सचमुच एक अच्छा बेटा पाला है। सम्राट शियाओ हाओ ने दबी हुई सी की फुफकार निकाली। यदि उपस्थित विशिष्ट अतिथि न होते तो सम्राट शियाओ हाओ ने शियाओ हान की बचकानी शर्त को बलपूर्वक रोक दिया होता। इसी बीच सिस्टम शियाओ ने हंसते हुए कहा, मास्टर, आप तो बड़े शरारती हैं। शाओ हान कौन था? एक पुनर्जन्म। कहानी की दिशा बदलने वाले नायक के रूप में वह सभी घटनाओं की दिशा को भली भांति जानता था। इस तरह की शर्त के साथ शियाओ हान की जीत निश्चित थी। जियाओ हान ने बेपसी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई चारा नहीं। जब मैं तुमसे बंधा हुआ हूं एक पे टू विन सिस्टम से, तो मैं पैसे के बिना कैसे रह सकता हूं? सिस्टम मॉल में वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए न केवल पैसे की आवश्यकता होती थी, बल्कि कहानी में बाधा डालने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती थी। अगर जियाओ हान को सही से याद है तो अगली कुछ छोटी मोटी घटनाएं पैसों से जुड़ी हुई थी और इसलिए जियाओ हान ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। ठीक है। इस समय कुछ बेचैन शाओ निंग खुद को रोक नहीं पाई और बोली, अब आपको हमें बताना चाहिए कि वे हमारे शाओ परिवार में आकर आखिर क्या करना चाहते हैं। सगाई तोड़ दो, जियाओ हान ने जवाब दिया। सगाई तोड़ दें? शाओ निंग, शाओ मेई और अन्य युवा पीढ़ी ने शाओ हान को और भी अधिक उलझन भरी निगाहों से देखा। वे पूरी तरह से अचंभित थे। हालांकि बड़े शियाओ याओजू थोड़ी देर रुके और अपने सामने बैठी उस कोमल युवती को ध्यान से देखने लगे, जिसने चांदनी सफेद रंग का वस्त्र पहना हुआ था और उसके कान की बाली में हरे रंग का जेर का झुमका लगा हुआ था। जैसे ही वह झुमका धीरे से हिल रहा था, उससे एक मधुर जेर ध्वनि निकल रही थी जो उसकी कुलीन कोमलता को दर्शाती थी। शाओ याओजू ने सोचा, फिर पूछा, क्या वह युवती नालन यानरान हो सकती है, जो नालन परिवार के नालन जी की पोती है? शाओ हान ने सिर हिलाते हुए प्रशंसा की, चाचा याओजू, आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है। यह युवती अपनी असाधारण सुंदरता और नेक स्वभाव के साथ यून की निजी शिष्या नालन यानरान है, जो यूनान संप्रदाय की वर्तमान प्रमुख है। क्या? जियाओ याओजू थोड़ा चौंक गया और आश्चर्य से जियाओ हान की ओर देखते हुए बोला, आपने कहा कि वह पहले ही यून की निजी शिष्या यूनान संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख बन चुकी है? बिल्कुल सही, शाओ हान ने सिर हिलाया। और तुमने यह भी कहा कि वह सगाई तोड़ने आई है? जियाओ याओजू ने एक बार फिर जियाओ हान की ओर गंभीरता से देखा। बिल्कुल सही, शाओ हान ने फिर सिर हिलाया। असंभव। शाओ याओजू ने सिर हिलाते हुए इनकार किया। यह सच है कि नालन यानरान और शाओ यांग की सगाई हो चुकी है। इस शादी पर नालन यानरान के दादा नालन जी ने व्यक्तिगत रूप से सहमति दी थी। नालन जी का नालन परिवार में पूर्ण अधिकार है और वे वादों को बहुत महत्व देते हैं। अगर नालन यानरान सगाई तोड़ना भी चाहें तो भी नालन जी शायद सहमत नहीं होंगे। हालांकि मुझे लगता है कि यह संभव है। जियाओ हान के पिता जियाओ हाओ ने गंभीरता से कहा, नालन जी को शायद अभी इसकी जानकारी नहीं है। नालन यानरान यून की निजी शिष्या यूनान संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख बन चुकी हैं और उनके साथ ग्रैंड डोशी भी है। ये नालन यानरान पहले कार्रवाई करने और बाद में रिपोर्ट करने का इरादा रखती है। परिवार प्रमुख पर दबाव डालने के लिए यूनान संप्रदाय का उपयोग करना कितनी चालाक रणनीति है। बिल्कुल सही। इसी क्षण शियाओ हान की मां ने भी कहा, नालन यानरान का अचानक आना। मुझे भी लगता है कि शियाओ हान बिल्कुल सही है। यूनान संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की निजी शिष्या बनने के बाद नालन यानरान का रुतबा अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। जब किसी व्यक्ति में अपना भाग्य बदलने की शक्ति आ जाती है तो वह उन चीजों को भी सुलझा लेता है जो उसे नापसंद होती है। यह स्पष्ट है कि शियाओ यान, जिसकी साधना में वर्षों से कोई प्रगति नहीं हुई है, नालन यानरान को नापसंद है। शाओ याओजू कुछ देर रुका, उसकी आंखें धंसी हुई थीं। शाओ हान के माता पिता दोनों की बातें मानवीय स्वभाव और वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप थीं। अन्यथा नालन यानरान और शाओ यांग की सगाई हो जाने के बाद वह शादी से पहले अपने माता पिता के बिना अकेले क्यों आती? शाओ याओजू ने अनजाने में शाओ हान की ओर देखा और बुदबुदाते हुए कहा, क्या सच में इस बच्चे ने सही अनुमान लगाया है? इसी बीच जियाओ हान ने जियाओ याओजू के चेहरे के भाव देखे और धीरे से हंसते हुए कहा, अंकल याओजू, आप हार गए। ओह! शाओ निंग, शाओ मेई और अन्य लोग भी घबराकर शाओ यांग की ओर देखने लगे। अगर यह सचमुच वैसा ही होता जैसा उसने कहा था तो वे शियाओ हान के हाथों 10,000 सोने के सिक्के हार जाते। जल्दी मत करो, बदमाश। जियाओ याओजू का दिल कुछ बेचैन सा लग रहा था। उसने जियाओ हान को बदमाश कहा। उसने उसे याद दिलाया, अगर तुमने सही अनुमान भी लगाया तो तुमने कहा था कि तुम उनके कहे हर एक शब्द को बिना छोड़े गिनोगे। अगर एक भी शब्द गलत हुआ तो तुम हार जाओगे। शाओ निंग, शाओ मेई और अन्य, जिन्हें लग रहा था कि वे हारने वाले हैं, ने धीरे धीरे मैली ऊर्जा से भरी एक सांस छोड़ी। हाँ, उन्हें हराने के लिए केवल सगाई टूटने का अनुमान लगाना ही काफी नहीं था। उसे उनके द्वारा कहे जाने वाले हर एक शब्द को बिना किसी गलती के कहना भी जरूरी था। याओजू, मुझे लगता है कि हमें इसे ड्रॉ घोषित कर देना चाहिए। सम्राट शियाओ हाओ ने मध्यस्थता करने का अवसर लपक लिया। नहीं, जियाओ याओजू ने साफ इनकार करते हुए सिर हिलाया और कहा, हुक्म तो हुक्म होता है, गदा तो गदा होता है। जब हमने शर्त लगाना शुरू कर दिया है तो हमें अंत तक शर्त लगानी ही होगी। शाओ याओजू ने उत्सुकता से शाओ हान को देखा।
वह यह भी देखना चाहता था कि शाओ हान में न केवल यह अनुमान लगाने की क्षमता है कि दूसरा पक्ष सगाई तोड़ने आया है, बल्कि उनके कहे हर एक शब्द का बिना किसी गलती के सटीक अनुमान लगाने की भी क्षमता है। तुम सम्राट शियाओ हाओ ने झुंझलाहट से शियाओ याओजू को घूरा। वह मध्यस्थता करना चाहते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शियाओ याओजू से बात करना इतना मुश्किल होगा। पिताजी, कोई बात नहीं, बस कुछ शब्द ही तो है। चरमराहट। इसी क्षण शियाओ परिवार के महल का मुख्य द्वार धीरे से खुला और एक युवक महल में दाखिल हुआ। शियाओ हान ने हल्के स्वर में कहा, चाचा याओजू, चूंकि आप मुझसे शर्त लगा रहे हैं तो मैं आपको दिव्य शक्ति का एक अंश दिखाऊंगा। जल्द ही शियाओ यान के पास बैठने की जगह नहीं होगी और शियाओ जुनेर शियाओ यान को इस मुश्किल से निकालने में मदद करेगा और उसके साथ बैठने की जगह मांगेगा। लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। पिताजी, 3 बड़े बुजुर्ग। शियाओ यान ने शियाओ परिवार के हॉल में प्रवेश किया और शीर्ष पर बैठे तीनों बुजुर्गों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। हाँ, शियाओ यान, तुम यहाँ हो, आओ और बैठो। शियाओ परिवार के मुखिया शियाओ जान ने शियाओ यान को देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओह! शियाओ यान ने उस स्थान की ओर देखा जहाँ परिवार के उत्कृष्ट शिष्य बैठे थे। उसने पाया कि उसके लिए कोई सीट नहीं थी। हे भगवान, उसने तो बिल्कुल सही निशाना लगाया। दूसरे एल्डर ने सचमुच शियाओ यान के लिए कोई सीट तैयार नहीं की। शियाओ निंग का दिल बैठ गया। शियाओ हान के लिए उसकी प्रशंसा और भी बढ़ गई। शाओ शुनर के प्रशंसक के रूप में शाओ निंग ने अवचेतन रूप से अपनी देवी को देखा और मन ही मन सोचा, शाओ हान के अनुसार इस समय शाओ शुनर सक्रिय रूप से शाओ यान को इस विकट परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगी। शीर्ष पर बैठे दूसरे बड़े ने खुद को दोषी ठहराते हुए अपना सिर थपथपाया। उनकी आंखों में व्यंग्य का भाव था और उन्होंने कहा, मुझे सचमुच खेद है, मैं वास्तव में छोटे स्वामी शियाओ यान के बारे में भूल गया था। मैं अभी किसी को इसे तैयार करने के लिए कहूंगा। यह स्पष्ट था कि द्वितीय एल्डर वास्तव में इस बात से असंतुष्ट थे कि शियाओ यान की साधना में कोई प्रगति नहीं हुई थी, फिर भी उनके पास साधना के प्रचुर संसाधन मौजूद थे। शियाओ यान गेगे, यहाँ बैठो। कोने से एक युवती की कोमल मधुर आवाज आई। सभी ने उधर देखा और एक कोने में जियाओ जुनेर ने अपने हाथ में पकड़ी किताब बंद की और जियाओ यान को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उसके बगल में बैठे जियाओ निंग का दिल बैठ गया और जियाओ हान के प्रति उसकी प्रशंसा और भी बढ़ गई। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, वह फिर से सही निकला। जब शियाओ यान ने मुख्य अभिनेत्री शियाओ जुनेर की ओर कदम बढ़ाया तो शियाओ हान शियाओ यान की इच्छा को पूरा होने कैसे दे सकता था। शियाओ हान खड़ी हो गई और चिल्लाई, रुको। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच जियाओ हान ने तीनों बुजुर्गों और जियाओ जान को प्रणाम करते हुए कहा, चूंकि हमें यह नहीं पता था कि आज कितने विशिष्ट अतिथि आएंगे, इसलिए जूनियर ने पहले से ही कुछ अतिरिक्त कुर्सियां तैयार कर रखी थी। इस समय इनका सदुपयोग किया जा सकता है। शियाओ हान ने ताली बजाई और बाहर खड़ा होकर सचमुच एक कुर्सी ले आया। कोई जरूरत नहीं, मैं अभी शियाओ जुनेर के साथ ही रहूंगा। शियाओ यान ने शियाओ हान के अच्छे इरादों को ठुकराते हुए हल्के से कहा। वह शियाओ जुनेर के और करीब आ गया। शियाओ यान, तुम क्या करना चाहती हो? शियाओ हान ने सख्ती से चिल्लाकर कहा। स्वाभाविक रूप से यह शियाओ जुनेर का निमंत्रण स्वीकार करना और शियाओ जुनेर के साथ बैठना है। शियाओ यान ने हल्के अंदाज में कहा। शियाओ यान, शियाओ परिवार का हॉल एक महत्वपूर्ण स्थान है, घमंड मत करो। शियाओ हान चिल्लाता रहा, सम्मानित कुल प्रमुख के पुत्र, तुम अब जवान नहीं हो। शादी से पहले विपरीत लिंग के साथ बैठना। मेरे माता पिता याओजू शुशु और चाची और अन्य बड़े बुजुर्ग भी साथ नहीं बैठते थे। क्या तुम पुरुष और महिला के साथ बैठने का उदाहरण स्थापित करना चाहते हो? ओह! शाओ यान ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। शाओ हान के शब्द मानो उसी को निशाना बना रहे हों, ऐसा कैसे नहीं हो सकता। दूसरी ओर जियाओ जुनेर ने जियाओ हान को जियाओ यान को इतना निशाना बनाते हुए देखकर उसका बचाव करते हुए कहा, मुझे किसके साथ बैठना है, इसके लिए क्या मुझे आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है। शाओ शुनेर के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसकी निगाहें शाओ हान पर टिकी हुई थी। उसकी ठंडी आंखों में शत्रुता भरी हुई थी। ओह! तीनों बुजुर्गों और सबसे आगे बैठे शाओ परिवार के मुखिया शाओ जान का दिल बैठ गया। शाओ जुनेर की पहचान साधारण नहीं थी। शाओ परिवार के तीसरे बुजुर्ग लगातार अपने सबसे बड़े बेटे सम्राट शाओ हाओ को अर्थपूर्ण निगाहों से देख रहे थे। शाओ जुनेर को नाराज नहीं किया जा सकता था। सम्राट शियाओ हाओ अपने पिता ग्रैंड एल्डर के कहने का मतलब कैसे नहीं समझ पाए। उन्होंने शियाओ हान की आस्तीन खींची। हालांकि जियाओ हान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे कहा, जियाओ जुनेर जो करना चाहती है उसके लिए स्वाभाविक रूप से मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। जियाओ यान, तुम जहां बैठो, मुझे उम्मीद है कि तुम सोच समझकर फैसला लोगे। शाओ हान के बोलने के बाद वह हाथ बांधकर बैठ गया और शाओ यान पर ध्यान देना बंद कर दिया। शाओ यान थोड़ी देर रुका, वह सचमुच शाओ जुनेर के साथ बैठना चाहता था। बस बात यह थी कि शाओ हान ने अभी उसे एक बड़ी बात कह दी थी। बैठने की जगह होने के बावजूद न बैठना और साथ बैठने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम करना। भविष्य में उसकी आलोचना होना तय था। शाओ यान ने शाओ हान को गुस्से से घूरा और अनिच्छा से उस कुर्सी पर बैठ गई जो शाओ हान ने पहले से तैयार कर रखी थी। इसी क्षण सिस्टम की आवाज अचानक सुनाई दी। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने डॉटियन की कहानी में बदलाव किया है। आपको 500 अनुभव अंक मिले हैं। 100 कूपन भी मिले हैं। हे भगवान, शियाओ, क्या मुझे अभी अनुभव प्राप्त हुआ? शियाओ हान ने अविश्वास से पूछा। जी गुरुजी, जियाओ ने समझाया। मूल रचना में जियाओ यान अंततः जियाओ जुनेर के साथ बैठी। आपने कहानी की दिशा सफलतापूर्वक बदल दी है, इसलिए आपको अनुभव अंक और कूपन दिए गए हैं। अगला चरण सगाई को रद्द करना होगा। मुझे आशा है कि गुरुजी कड़ी मेहनत करते रहेंगे। कहानी की दिशा जितनी महत्वपूर्ण होगी, पुरस्कार उतने ही अधिक होंगे। सगाई रद्द। जियाओ हान का दिल बैठ गया। नालन यानरान के स्वभाव को देखते हुए वह आज आक्रामक ढंग से आई है और भले ही शियाओ हान बोलते बोलते थक जाए, नालन यानरान सगाई तोड़ने के अपने फैसले से बिल्कुल नहीं पीछे हटेगी। इसके अलावा जब जियाओ यान प्रकट हुई और अभी जियाओ जुनेर के साथ बैठना चाहा, तो जियाओ हान ने ध्यान से देखा कि नालन यानरान की आंखों में क्रोध की एक झलक दिखाई दी। यह स्पष्ट था कि नालन यानरान ने जब शियाओ यान को व्यक्तिगत रूप से देखा तो वह उसे और भी अधिक नापसंद करने लगी। सब लोग, शो अब शुरू हो रहा है। जियाओ हान ने धीरे से जियाओ निंग को याद दिलाया। भाई पाओ लाओचे ये खांसी कबीले के मुखिया शियाओ, मैं इस बार आपके परिवार में मुख्य रूप से इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे कुछ पूछना है। फिर एक तरफ जियाओ निंग ने अपने हाथ में पकड़े कागज के टुकड़े को देखा। उसने जियाओ हान को अत्यंत आश्चर्य से देखा और कहा, पहले वाक्य का अनुमान वास्तव में सही लगाया गया था। उन तीनों को नकल करने से रोकने के लिए जियाओ हान ने होने वाली हर बात को जियाओ निंग के हाथ से पहले ही कागज पर लिख दिया था। शाओ जान, हाँ श्रीमान ये, अगर आपके पास कुछ हो तो कृपया बोलिए। अगर यह हमारी क्षमता के भीतर है तो शाओ परिवार को मना नहीं करना चाहिए। शाओ निंग, हे भगवान, दूसरे वाक्य का भी सही अनुमान लगाया गया। ये, हाँ कबीले के मुखिया शियाओ, क्या आप इसे पहचानते हैं? ये ने अपने बगल में खड़ी खूबसूरत युवती की ओर इशारा किया। जियाओ जान, ओह कृपया जियाओ जान की कमजोर नजर के लिए मुझे माफ कर दें। यह युवती, जी ये खांसी, उसका नाम नालन यानरान है। शाओ जान, नालान यानरान? नालन परिवार के मुखिया की पोती नालान यानरान? तो ये भतीजी नालान है। शाओ शुशु ने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है, कृपया शुशु की कमजोर नजर के लिए उसे दोष मत देना। नालन यानन, शियाओ शुशु, आपकी भतीजी श्रद्धांजलि देने नहीं आई, मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। मैं शियाओ शुशु को दोष देने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? नालन यानन ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। शाओ जान, हाँ भतीजी नालन, मैंने कुछ समय पहले ही सुना था कि संप्रदाय प्रमुख ने तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। युन युन, उस समय तो मुझे लगा कि यह अफवाह है, लेकिन मैंने सच होने की उम्मीद नहीं की थी। भतीजी में वाकई बहुत प्रतिभा है। नालन यानरान बहुत भाग्यशाली थी। नालन यानरान ने धीरे से जीये को अपने पास खींच लिया।
गेये ने गंभीरता से कहा, हाँ, कबीले के मुखिया शियाओ, मैं आज जिस मामले के बारे में पूछने आया हूँ वह यानरान से संबंधित है। और यह मामला गंभीर है, संप्रदाय के स्वामी से संबंधित है। युन ने खुद इस बात को उठाया था। शाओ जान की आंखें बेहद गंभीर थीं। श्रीमान गेये, कृपया बोलिए। गेये ने थोड़ी शर्मिंदगी जताते हुए कहा, खांसी, कुल प्रमुख शियाओ, आप भी जानते हैं कि युनलान संप्रदाय के नियम सख्त हैं और संप्रदाय प्रमुख को यानरान से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने यानरान को अगला संप्रदाय प्रमुख बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया है। कुछ विशेष नियमों के कारण संप्रदाय प्रमुख के उत्तराधिकारी को आधिकारिक संप्रदाय प्रमुख बनने से पहले किसी पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। संप्रदाय प्रमुख ने यानरान से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि उसका शियाओ परिवार के साथ विवाह का समझौता अभी भी है। इसलिए संप्रदाय प्रमुख कुल प्रमुख शियाओ से पूछना चाहते हैं कि क्या वे इस सगाई को रद्द कर सकते हैं। दरार। शाओ झान के हाथ में मौजूद जेड का प्याला पल भर में चूर-चूर हो गया। एक तरफ जियाओ निंग, जियाओ मी, जियाओ हुआंगताओ और जियाओ याओजू सहित अन्य लोगों ने जियाओ जान और नालन यानरान की ओर नहीं देखा, बल्कि जियाओ हान को अत्यधिक हैरानी से घूर रहे थे। उन सातों के दिलों में शियाओ हान के लिए अपार प्रशंसा का भाव था। हे भगवान, एक भी छोटी सी गलती नहीं हुई। हाँ, खांसी और ले जैसे शब्दों का भी सही अनुमान लगाया गया। शियाओ हान तो सचमुच अद्भुत है। गेये ने बेबसी से आभारी, कुल प्रमुख शियाओ, मुझे पता है कि यह थोड़ी ज्यादा मांग है, लेकिन कृपया संप्रदाय प्रमुख के हित में इस सगाई को तोड़ दीजिए। कमीने, जियाओ जान क्रोध से दहाड़ा। उसका पूरा व्यक्तित्व भड़क उठा, मानो किसी प्रचंड शेर ने उसे अपने वश में कर लिया हो। उग्र सिंह शक्ति, शियाओ परिवार की एक शीर्ष स्तरीय साधना तकनीक, गहन मध्य श्रेणी। कुल प्रमुख शियाओ, क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? गेये ने नालन यानरान को अपने पीछे ढाल बना लिया। उनकी नीली दाऊची अपने दमनकारी आभा के साथ गेये को स्वयं एक नीली खजानी की तलवार के अवतार के समान प्रतीत करा रही थी। युद्ध छिड़ने की आशंका देखकर तीनों महान बुजुर्गों ने सख्ती से चिल्लाकर कहा, शाओ जान, रुक जाओ। यह मत भूलो कि तुम शाओ परिवार के मुखिया हो। शाओ परिवार का मुखिया। हर क्रिया शियाओ परिवार के रवैये को दर्शाती थी। यदि वह सचमुच गेये से लड़ता तो युनलान संप्रदाय और उदान शहर के शियाओ परिवार के बीच की दुश्मनी हमेशा के लिए स्थापित हो जाती। युनलान संप्रदाय गामा साम्राज्य की एक महाशक्ति थी। शियाओ परिवार की वर्तमान शक्ति के सामने युनलान संप्रदाय टिक नहीं सकता था। तीनों महान बुजुर्गों की गरजती हुई आवाजों ने जियाओ जान में थोड़ी सी तर्कसंगता वापस ला दी। सांस। जियाओ जान ने एक लंबी आभरी और कमजोरी से अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसने नालन यानरान को तिरछी नजरों से देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, नालन सुने सचमुच एक अच्छी बेटी को जन्म दिया है। नालन यानरान ने धीरे से अपना सिर उठाया, शियाओ जान की निगाहों से नजरें मिलाईं और हकलाते हुए बोली, शियाओ शुशु। हे, जियाओ जान ने अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाया। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। तुम मुझे कबीले के मुखिया जियाओ कहकर बुलाओ। तुम युनलान संप्रदाय के प्रिय शिष्य हो, संप्रदाय के गुरु, और मैं जियाओ जान चाचा की उपाधि धारण नहीं कर सकता। मेरे जियाओ यान की योग्यता औसत दर्जे की है और वास्तव में वह आपके योग्य नहीं है। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, कुल प्रमुख शियाओ। जब मैं पहले पहाड़ से नीचे आया था तब संप्रदाय प्रमुख ने निर्देश दिए थे। यदि कुल प्रमुख शियाओ सगाई रद्द करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो हमारा युनलान संप्रदाय मुआवजे के रूप में यह वस्तु देने को तैयार है। गेये ने यह कहते हुए एक जकूजी का डिब्बा निकाला। तीनों बुजुर्गों और शियाओ झान के सामने गेये ने धीरे धीरे जई के डिब्बे को खोला। जैसे ही जकूजी के डिब्बे का एक कोना खुला, उसमें से एक ताजगी भरी खुशबू बाहर निकली। औषधीय गोली। तीनों महान बुजुर्गों ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। गेये को अपने चारों ओर की उत्सुक निगाहों का आनंद आ रहा था। रेशमी डिब्बे के अंदर पूरी तरह से पन्ना हरे रंग की एक गोली पड़ी थी, जिसका आकार केवल एक ड्रैगन की आंख जितना था। ची पाउडर का संग्रहण। तीनों महान बुजुर्गों और शियाओ जान ने बहुत कुछ देखा था और वे अभी भी बैठे हुए थे। हालांकि शियाओ परिवार के प्रतिभाशाली युवा शिष्यों की भीड़ शांत नहीं बैठ सकी। वे सभी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और उत्सुकता से गेये के हाथ में रेशमी डिब्बे में रखी पन्ना हरे रंग की औषधि की गोली को देखने लगे। क्यूई पाउडर एकत्र करना, एक चौथी श्रेणी की औषधीय गोली जो 9वें चरण के क्यूई अभ्यासी को डोज एक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए 100% सफलता दर की गारंटी दे सकती है। ची महाद्वीप पर रसायन शास्त्रियों के लिए सख्त प्रवेश आवश्यकताओं के कारण रसायन शास्त्री अत्यंत दुर्लभ थे। आमतौर पर वुदान शहर में द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोली भी मिलना बहुत मुश्किल था। ऐसे में चतुर्थ श्रेणी के गैदरिंग ची पाउडर का मिलना तो और भी कठिन था। अनुमान के अनुसार इस गैदरिंग क्यूई पाउडर की कीमत कम से कम कई लाख सोने के सिक्कों के बराबर थी। जी हाँ, यह चौथी श्रेणी की औषधीय गोली है, ऊर्जा संचय करने वाली। जियाओ परिवार के हॉल में सभी की उत्सुक निगाहों को देखकर ये बहुत संतुष्ट हुआ। उसने मन ही मन सोचा, इस औषधीय गोली से हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी और युनलान संप्रदाय पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। वह मुस्कुराया और बोला, इसके अलावा मेरे हाथ में जो औषधीय गोली है उसे हमारे युनलान संप्रदाय के छठी श्रेणी के रसायन ने तैयार किया है, ग्रैंड मास्टर गुहे। क्या यह तो कीमिया के ग्रैंड मास्टर गुहे से भी है? इस समय यहाँ तक कि सुशिक्षित तीन महान बुजुर्ग और जियाओ जान भी कुछ हद तक विचलित हो गए। तीनों महान बुजुर्ग अपने सामने मौजूद ऊर्जा संचय पाउडर को देखकर दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह औषधीय गोली वास्तव में रसायन शास्त्री ग्रैंड मास्टर गुहे से आई है। इस औषधीय गोली का मूल्य कई गुना बढ़ सकता था। अगर उनका परिवार इसे दोबारा बेचता तो उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता और अच्छी खासी रकम भी मिलती। जहां तक जियाओ जान की बात है, उसने गहरी आशंका व्यक्त की। युनलान संप्रदाय न केवल शक्तिशाली था बल्कि उसमें एक रसायन शास्त्री भी था। कीमिया के ग्रैंड मास्टर गुहे जैसे ग्रैंड मास्टर की देखरेख में यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसका सामना शियाओ परिवार कर ही नहीं सकता था। आज शियाओ परिवार के पास नालन यानरान द्वारा सगाई रद्द करने को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बूढ़े श्रीमान गेये, कृपया दवा की गोली वापस ले लो। हम आज के मामले पर सहमत नहीं हो सकते। पूरा हॉल गंभीर हो गया और सभी ने शियाओ यान की ओर देखा जिसका रूप नाजुक था। दूसरी तरफ शियाओ निंग का हाथ कागज पकड़े हुए काम रहा था। उसने अविश्वास से शियाओ हान की ओर देखा। कागज पर लिखे सारे शब्द सचमुच सही थे। सभी सही। जियोनिंग, जियोमी, जियो याओजू और अन्य लोगों ने जियोहान को अविश्वास से देखा। अंकल याओजू, 20,000 सोने के सिक्के, शर्त तो शर्त होती है। आप वयस्क हैं, आप मुझ जैसे जूनियर से किया वादा नहीं तोड़ेंगे, है ना? जियाओ हान मुस्कुराया और जियाओ याओजू की ओर हाथ बढ़ाया। ओह! शियाओ याओजू काफी देर तक अवाक रह गई। शाओ हान ने न केवल नालन यानरान के सगाई तोड़ने आने की सही भविष्यवाणी की, बल्कि सबके बोले जाने वाले हर शब्द का सटीक अनुमान भी लगा लिया। एक भी बात गलत नहीं थी। दिव्य कैलकुलेटर, भविष्यवक्ता। ची महाद्वीप पर ऐसा नया पेशा कब सामने आया? यहाँ तक कि एक डूलिंग या डूवांग क्षेत्र के महाशक्तिशाली लोग भी भविष्य देखने की क्षमता नहीं रख सकते थे। घटनाओं के बारे में शाओ हान की अविश्वसनीय रूप से सटीक भविष्यवाणी को देखकर सम्राट शाओ हाओ का हृदय भी अत्यंत स्तब्ध रह गया। शाओ याओजू को चुप देखकर सम्राट शाओ हाओ ने विनम्रता से उन्हें याद दिलाया, भाई याओजू, कहते हैं ना कि शर्त होती है। अगर आप जैसे वयस्क किसी बच्चे से किया हुआ वादा तोड़ दें तो यह बात बाहर फैल जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ओह! शियाओ याओजू सचमुच 20,000 सोने के सिक्के चुकाना नहीं चाहता था। यह उसकी लगभग सारी बचत थी। सम्राट शियाओ हाओ की बातों के सामने शियाओ याओजू सचमुच अपनी इज्जत खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने बेपरवाही से कहा, मजाक है, मैं शियाओ याओजू भला कर्ज कैसे चुकाने से मुकर सकता हूँ? ये तो बस 20,000 सोने के सिक्के हैं, ले लो। शाओ याओजू ने 2 हरे कार्ड निकाले। उसका चेहरा बेहद शांत था, लेकिन उसके होठों के कोने दर्द से साफ तौर पर फड़क रहे थे। एक फंदा। शाओ हान के चेहरे पर अब भी वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। यह स्पष्ट था कि यह उसके लिए शाओ हान द्वारा बिछाया गया एक जाल था। शियाओ याओजू को इस बात से चिढ़ थी कि वह सचमुच उसमें कूद गया था। आखिर उसने इसका अंदाजा कैसे लगाया? जियाओ याओजू बेहद उत्सुक थी।
20,000 सोने के सिक्के तुरंत हासिल कर लेने के बाद जियाओ हान ने उन्हें संभाल कर रख लिया और खूब खुश हुआ। अगर वह पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी न होता तो शायद वह दूसरे पक्ष की हर हरकत को इतनी सटीकता से पकड़ न पाता। शाओ हान की निगाहें शाओ निंग और अन्य लोगों की ओर मुड़ी और वह धीरे से हंसते हुए बोला, आप लोगों का क्या? ओह! शाओ निंग, शाओ हुआंगताओ और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। शर्त तो शर्त होती है, वे वास्तव में कर्ज चुकाने से मुकर जाना चाहते थे, लेकिन सम्राट शियाओ हाओ के चेहरे के भाव देखकर उन्होंने आज्ञाकारी होकर 10,000 सोने के सिक्के सौंप दिए। 10,000 सोने के सिक्के, यह कोई छोटी रकम नहीं थी। शाओ परिवार की साधना का मुख्य केंद्र बिंदु होने के नाते शिष्यों को प्रत्येक माह केवल 500 सोने के सिक्कों के बराबर साधना संसाधन प्राप्त होते थे। अपनी साधना के लिए उन्हें कई सहायक उपकरण भी खरीदने पड़ते थे। उनके पास 10,000 सोने के सिक्के कहां से आते? उस समय कुछ सोने के सिक्के चुकाने के बाद शियाओ हान के अनुरोध पर उन सभी ने अपनी कीमती तलवारों से कर्ज चुका दिया। दूसरे शब्दों में शियाओ हान को अचानक 5 तलवारें मिल गईं। अब उसके पास विशेषताओं को निकालने के लिए विषय मौजूद थे। शाओ हान का दिल खुशी से भर गया और उसने शाओ मी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। भाई शियाओ हान। मैं। शाओ मी कहने ही वाली थी कि उसके पास भी उतने पैसे नहीं हैं और वह सामान से कर्ज चुकाना चाहती है। लेकिन शाओ हान ने उससे पहले ही बात काट दी। शाओ मी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे लड़की, क्या तुम्हें सच में लगता है कि भाई शाओ हान का पैसा जीतना इतना आसान है? अगर तुम्हें अभी भी थोड़ी सी प्रतिभा बची है तो चलो इस बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। ओह! शाओ मी ने आश्चर्य से शाओ हान की पीठ की ओर देखा। थोड़ी सी योग्यता। शाओ हान के शब्दों को याद करते हुए शाओ मी के होठों के कोने अनायास ही एक मुस्कान में बदल गए। एक ऐसी लड़की होने के नाते जिसे सुंदरता से प्यार है, भला किसे अपनी खूबसूरती के लिए तारीफ सुनना पसंद नहीं होगा? शाओ हान, तुम कहां जा रहे हो? सम्राट शाओ हाओ ने शाओ हान को उठकर हॉल के बीचों बीच जाते देखा और उन्हें बेहद उत्सुकता हुई। साथ ही उनका चेहरा गंभीर हो गया और वे मन ही मन सोचने लगे कि इस शरारती बच्चे ने फिर से कोई शरारत करने का इरादा कर लिया है। चूंकि नालन परिवार के बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा है, इसलिए कृपया धैर्य रखें तीनों बुजुर्गों। मेरे पिता आपकी मांगों से सहमत नहीं होंगे। यह विवाह दोनों परिवारों के पुराने स्वामियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से तय किया गया था। मेरे पिता इसे आसानी से भंग नहीं करेंगे, अन्यथा यह दिवंगत बुजुर्ग का अपमान होगा। शियाओ परिवार के हॉल में शियाओ यान की नजर आखिरकार उन 3 बुजुर्गों पर पड़ी जो पहले बह गए थे। उसने ठंडे लहजे में उन तीनों बुजुर्गों को देखा और आगे कहा, मुझे लगता है कि हमारे परिवार में कोई भी इतनी विद्रोही हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? ओह! तीनों महान बुजुर्गों के दिल तनाव से भर गए और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। चूंकि शाओ यान ने ऐसा कहा था, इसलिए यदि वे सगाई तोड़ने पर सहमत होते हैं तो यह दिवंगत वरिष्ठ के प्रति अनादर होगा। ऐसा करने से वे सीधे तौर पर अपना वरिष्ठ पद खो सकते हैं। तुम, शियाओ यान के शब्दों से पूरी तरह अवाक रह गई नालन यांगरांग ने गुस्से में अपना पैर पटका। शाओ यान, मेरे कबीले के छोटे भाई, यह बात बिल्कुल सही नहीं है। हॉल में सन्नाटा छाते ही जियाओ हान अचानक खड़ी हो गई। शाओ हान ने शाओ यान की ओर देखकर पूछा, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का प्रेम आपसी स्नेह पर आधारित होता है। दो ऐसे लोगों को जबरदस्ती साथ रखना जो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, खुशी नहीं बल्कि पीड़ा है। शाओ यान का चेहरा गंभीर था, चाहे वह कितनी भी बार सुन ले, उसे ऐसा लग रहा था मानो शाओ हान उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। शाओ हान की बातों का सामना करते हुए भी शाओ यान ने पलटवार किया, यह मामला दिवंगत वरिष्ठ ने तय किया था। प्राचीन काल से ही विवाह संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय माता पिता ही लेते आए हैं। चाहे कितनी भी कड़वाहट हो, अंत में सबसे नहीं पड़ता है। शाओ यान, मेरे कुल के छोटे भाई। शाओ हान ने हल्की मुस्कान के साथ फिर पूछा, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अगर नालन यांगरांग बेहद बदसूरत और व्यभिचारी भी होती तो क्या आप फिर भी सगाई निभाने पर अड़े रहते? मुझे आपकी सच्ची राय चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नालन यांगरांग अभी अविवाहित और युवा है, कुछ भी हो सकता है। शियाओ यान को जवाब देने ही वाला था कि शियाओ हान ने उसे बीच में ही रोक दिया और याद दिलाया कि नालन यांगरांग भविष्य में अनैतिक व्यवहार करने लग सकती है। शाओ यान कहना चाहता था कि उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने नालन यांगरांग की ओर देखा। आज नालन यांगरांग आक्रामक ढंग से आई थी और सच कहे तो यह संभव था कि नालन यांगरांग अन्य पुरुषों के साथ मौजमस्ती कर रही हो। जब शियाओ यान ने कोई जवाब नहीं दिया तो शियाओ हान ने शियाओ जान की ओर देखकर पूछा, कुलपति, अगर ऐसी बहू हमारे परिवार के लिए कलंक का कारण बने तो क्या आप फिर भी उसे चाहेंगे? शाओ जान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि शाओ हान शाओ परिवार की सदस्य होते हुए भी बाहरी लोगों के प्रति इतनी पक्षपाती कैसे हो सकती है। जाहिर है शाओ जान ऐसी बहू नहीं चाहता था, लेकिन वह यह बात जोर से नहीं कह सका। उसने हल्के से डांटते हुए कहा, शाओ हान, यहाँ बोलने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अपनी जगह पर वापस जाओ। रुको। ये ने शियाओ हान की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि शियाओ हान को क्या हुआ था जिसके कारण उसने इन अजनबियों की मदद की, लेकिन उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि शियाओ हान के शब्द वाकई असरदार थे। वह यह नहीं कह सकता था कि नालन यांगरांग व्यभिचारी थी और नालन यांगरांग स्वयं भी ऐसा नहीं कह सकती थी। हालांकि बाहरी व्यक्ति जियाओ हान ऐसा कह सकता था। ये की अंतरात्मा ने उसे बताया कि इस नाटक में संभावना है। जियाओ जान को जियाओ हान को डांटते देख ये उसे ऐसा करने कैसे दे सकता था। उसने बचाव करते हुए कहा, कुलपति जियाओ, इस युवक की बातें निराधार नहीं है। कृपया कुलपति जियाओ उसके प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम्फ। जियाओ जान ने गुस्से में कहा, जियाओ परिवार एक महान परिवार है, स्वाभाविक रूप से ऐसी किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उसके द्वार को कलंकित करे। कुलीन मुखिया, आपने सही कहा। जियाओ हान ने ये की ओर देखा, उसके पास गया और धीमी आवाज में, केवल उन दोनों को सुनाई देने वाली आवाज में कहा, ये अगर मैं इस विवाह को तोड़ने में आपकी मदद करता हूं तो बदले में आप मुझे क्या देना चाहते हैं? अनुभव प्राप्त करने के लिए जियाओ हान सगाई की कहानी को बाधित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि वह मुफ्त में मदद नहीं कर सकता था। ये ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, यह सोचते हुए कि शियाओ हान काफी दिलचस्प है। यह लिखित विवाह अनुबंध पुराने गुरु नालनसु और शियाओ परिवार के गुरु द्वारा तय किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि शियाओ परिवार के गुरु अब जीवित नहीं थे। जैसा कि शियाओ यान ने कहा, शियाओ परिवार में किसी ने भी दिवंगत गुरु का अपमान करने की हिम्मत नहीं की। किसी ने भी इस विवाह को भंग करने की हिम्मत नहीं की। यूनान संप्रदाय की शक्ति को देखते हुए एक साधारण शियाओ परिवार उनकी नजरों में स्वाभाविक रूप से कोई मायने नहीं रखता था। हालांकि उसे जबरदस्ती भंग करने से यूनान संप्रदाय पर आलोचना और आरोप लगने का खतरा था। यह नालन यांगरांग की आत्मा के लिए भी एक तरह का आघात होता। साधकों के लिए आत्मा की पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधना में सुधार होने पर एक भी गलती हृदय दानव को जन्म दे सकती है। अगर शाओ हान सगाई तोड़ने का कोई रास्ता निकाल ले तो यह स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। ये मुस्कुराया और धीमी आवाज में, जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे, हल्के से बोला, अगर तुम उन्हें इस शादी को सुलझाने के लिए मना सकते हो तो मैं, एक बूढ़ा आदमी, तुम्हें इनाम के तौर पर एक गैदरिंग च्यूई पाउडर दे सकता हूं। एक काफी नहीं है, मुझे 3 चाहिए। जियाओ हान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कीमत बढ़ा दी। 3, ये थोड़ा चौंक गया। एक गैदरिंग च्यूई पाउडर की कीमत लाखों सोने के सिक्कों के बराबर थी। चूंकि यह कीमियागर ग्रैंड मास्टर गुहे के हाथों से आया था, इसलिए इसकी कीमत दोगुनी या तिगुनी भी हो सकती थी। 3 गैदरिंग च्यूई पाउडर की कीमत कम से कम 10 लाख सोने के सिक्कों के बराबर होगी। हे, मैं, एक बूढ़ा आदमी, मेरे पास इतना कुछ नहीं है। ये ने अस्पष्ट मुस्कान के साथ बात को टालने की कोशिश की। चलो ना, जियाओ हान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम इस बार सगाई तोड़ने के लिए ही आए हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सिर्फ एक गैदरिंग च्यूई पाउडर लाए हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे पास इस समय 3 गैदरिंग च्यूई पाउडर है। ओह, ये की मुस्कान सख्त हो गई। उसके पास वाकई 3 गैदरिंग च्यूई पाउडर थे।
यह संप्रदाय प्रमुख द्वारा तय की गई न्यूनतम कीमत थी। युन पहाड़ से नीचे आने से पहले ही बोल पड़ी थी। युन ने निर्देश दिया था कि यदि शियाओ परिवार फिर भी राजी नहीं होता है तो नालन यानरान की खुशी के लिए उन्हें जबरदस्ती सगाई तोड़नी पड़ेगी। यहाँ तक कि नालन यानरान को भी इसके बारे में पता नहीं था। ये को आश्चर्य हुआ कि शियाओ हान को यह कैसे पता चला। ठीक है, बशर्ते आप उन्हें सगाई तोड़ने के लिए मना लें, मैं आपको 3 गैदरिंग ची पाउडर देने को तैयार हूँ। 3 काफी नहीं है। मैं तुम्हारी बेईमानी और सौदेबाजी से बहुत असंतुष्ट हूँ। इसके अलावा तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के शुल्क के रूप में भी देने होंगे। जियाओ हान ने गेये की ओर मुस्कुराते हुए कहा। गेये को गुस्सा होते देख उसने तुरंत कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं इस समझौते को पूरी तरह से खत्म करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ओह, गेये ने शियाओ हान की लगातार आत्मविश्वास भरी मुस्कान को देखा और थोड़ा हैरान रह गया। वह गुस्सा करना चाहता था लेकिन उसने अपनी इच्छा को दबा लिया। यह सगाई तोड़ना बहुत पेचीदा मामला था। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। इस सगाई को पूरी तरह से खत्म कर दो। कम से कम गेये के पास तो कोई नया विचार नहीं था। गेये को यह जानने की उत्सुकता थी कि शाओ हान ने क्या तरीका अपनाया है। यह सोचते हुए गेये ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर आप इस समझौते को पूरी तरह से तोड़ सकते हैं तो 3 ऊर्जा संचयन पाउडर के अलावा मैं आपको 1 लाख सोने के सिक्के भी शुल्क के रूप में दूंगा। गेये के लिए 1 लाख सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन यह कोई बहुत बड़ी रकम भी नहीं थी। तुम दोनों क्या बुदबुदा रहे हो? शाओ हान, जल्दी करो और वापस बैठ जाओ। सबसे आगे बैठे तीसरे बुजुर्ग कुछ बेचैन हो रहे थे। शाओ परिवार के तीसरे मुखिया होने के नाते उन्हें डर था कि उनका पोता शाओ हान कुछ ऐसा कर बैठेगा जिससे शाओ परिवार के साथ विश्वासघात हो जाएगा। हालांकि एक गैदरिंग क्यूई पाउडर बहुत लुभावना था, लेकिन शाओ परिवार के तीसरे मुखिया होने के नाते उन्होंने सगाई तोड़ने और दिवंगत मुखिया का अपमान करने का साहस नहीं किया। जियाओ हान ने अपने दादाजी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने जियाओ यान की ओर देखा और आगे कहा, कुलपति की बात सही है। अगर वह ऐसी बहू है तो उसे रखना तो नामुमकिन है। इसी तरह छोटी लड़की के साथ भी ऐसा ही है। नालन यानरान, अगर तुम्हारा होने वाला पति अय्याश हो तो क्या तुम तैयार हो जाओगी? नालन यानरान थोड़ी चौंक गई, मानो उसे कुछ याद आ गया हो, और फिर उसने शियाओ जुनर की ओर देखा। उसने अपनी मूर्खता पर खुद को कोसा कि उसने जो जानकारी हासिल की थी उसका जिक्र तक नहीं किया। उसने जवाब दिया, जाहिर है मैं तैयार नहीं होती। इस समय जियाओ यान को ऐसा लग रहा था कि वह जियाओ हान की बात समझ गया है और उसने कुछ घबराहट के साथ जियाओ हान की ओर देखा। जैसा कि उम्मीद थी, जियाओ हान ने पूछा, जियाओ यान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम और जियाओ जुनर हमेशा साथ रहते हो, आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है? ओह! शियाओ यान थोड़ी हैरान रह गई। यह सच था कि वह शियाओ जुनर को पसंद करता था। कबीले में हर कोई देख सकता था कि शियाओ जुनर के मन में शियाओ यान के लिए भावनाएं थीं। इसके अलावा शियाओ यान के पास खूबसूरत लड़की शियाओ जुनर को नापसंद करने का कोई कारण नहीं था। बात बस इतनी सी थी कि मौजूदा हालात में शियाओ यान जवाब नहीं दे सकती थी। अगर वह कहता कि उसे शियाओ जुनर पसंद है और वह उससे बहुत प्यार करता है तो क्या यह अपने ही मुंह पर तमाचा मारने जैसा नहीं होगा? इससे नालन यानरान को सगाई तोड़ने का पूरा बहाना मिल जाएगा। इस सवाल का सामना करते हुए जियाओ यान ने समझदारी से चुप रहना ही बेहतर समझा। हालांकि शाओ हान ने शाओ यान को आसानी से जाने नहीं दिया और जोर देकर कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। एक कोने में बैठी जियाओ जुनर भी जियाओ यान को निहार रही थी। शियाओ शुने की निगाहों और अपने पिता शियाओ जान की निगाहों को महसूस करते हुए शियाओ यान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। स्वाभाविक रूप से हम भाई बहन हैं। भाई शियाओ यान। जियाओ जुनर ने कुछ निराशा के साथ जियाओ यान की ओर देखा। शियाओ जुनर की निगाहों को महसूस करते हुए शियाओ यान ने मन ही मन यह निर्णय लिया कि वह समय मिलने पर शियाओ जुनर को बाद में सब कुछ समझा देगा। बहुत अच्छा। शाओ हान इस नतीजे से बेहद संतुष्ट था। किसी पर हमला करने के लिए पहले उसके दिल पर वार करना पड़ता है। नायिका को पाने के लिए उसने पहला कदम उठा लिया था। क्या तुम्हारा काम हो गया? शियाओ यान अधीर हो रहा था। उसे शियाओ हान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शाओ यान मन ही मन बुदबुदाया, यह सोचते हुए कि उसने शाओ हान को कब नाराज किया था। आज तो शाओ हान लगातार उसे ही निशाना बना रहा था। शियाओ यान को कैसे पता चल सकता था कि शियाओ हान ने अजय रेकेट राल्फ सबर्जन सिस्टम को बांध रखा था और शियाओ यान का विरोध करना शियाओ हान का मिशन था। जल्दी मत करो। जियाओ हान ने देखा कि जियाओ यान पहले से ही उत्तेजित थी और वह मन ही मन खुश हुआ। फिर से पूछा, जियाओ यान, मैंने सुना है कि जब तुम 12 साल के थे तो तुम चुपके से पीछे पहाड़ी के तालाब में गए थे और जियाओ यू के लंबे पैरों को छुआ था। यह बात पूरे वुतान शहर में जानी जाती है, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? ओह! शाओ यान ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। जब वह 12 वर्ष का था तब वह सचमुच चुपके से तालाब में घुस गया था और उसने शियाओ यू की जांघ को छुआ था। लेकिन यह काम पिछले शियाओ यान ने किया था और इसका उससे यानी पुनर्जन्म से कोई लेना देना नहीं था। शाओ यान, क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? शाओ हान ने आग्रह किया। शाओ हान ने फिर से वही पुराना मुद्दा उठाया और बगल में खड़ी शाओ शुने के चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह लगभग भूल ही गई थी कि शाओ यान असल में एक लंपट था। शाओ यान के लिए विशेष भावना रखने वाले कृपया आलोचना न करें। धन्यवाद। डंडन सच कह रहा है। यदि आप असहमत हैं तो आप डॉटियन की शुरुआत में शाओ यू के प्रति उसके कार्यों को देख सकते हैं। हालांकि बचपन की यादों को याद करते हुए जियाओ जुनर को अब भी इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसके बचपन में कोई चुपके से उसके कमरे में घुस गया था और उसकी योग्यता को सुधारने के लिए नसों को गर्म करने की एक अप्रभावी विधि का इस्तेमाल किया था। उसी समय कोई उसके दिल में घर कर चुका था। मैं मानती हूँ, जियाओ यान ने जवाब दिया, बात बस इतनी थी कि मैं तब छोटी थी। मुझे ज्यादा समझ नहीं थी। शाओ यान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कामुक होगे। मैं यह तो मान सकती हूँ कि तुम स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो, लेकिन यह स्वीकार नहीं कर सकती कि मेरा होने वाला पति कामुक होगा। कुल प्रमुख शाओ, मैं नालन यानरान आज से यह सगाई तोड़ रही हूँ। नालन यानरान का चेहरा बदल गया। जो युवक स्त्रीलोभी नहीं है उसका यौवन व्यर्थ है। लेकिन स्त्रीलोभी होना और लंपट होना एक ही बात नहीं है। स्वर्ग की एक गौरवान्वित पुत्री होने के नाते नालन यानरान इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती थी। शाओ यान ने शाओ हान को घूरते हुए मानो एक ही बार में उसे मार डालना चाहा। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा था यह सगाई मेरे दादाजी और नालन परिवार के मुखिया ने तय की है। उनकी अनुमति के बिना कोई भी इस सगाई को रद्द नहीं कर सकता। शाओ यान, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? क्या तुम अपनी थोड़ी सी भी इज्जत बचाकर इस सगाई को रद्द नहीं कर सकती? नालन यानरान ने उलझन और गुस्से से शाओ यान की ओर देखा। नालन यानरान। शाओ यान गुस्से से आग बबूला हो गई और चीखते हुए बोली, आज तुम हमारे शाओ परिवार में सिर्फ सगाई तोड़ने के लिए इतनी दूर तक आए हो, फिर भी मेरी इज्जत पर चोट करने की हिम्मत कर रहे हो। ठीक है, चूंकि तुम सगाई तोड़ना चाहते हो तो मैं तोड़ दूंगी। लेकिन दूसरी ओर गेये को कोई जल्दी नहीं थी। उसकी निगाहें शियाओ हान पर टिकी हुई थी। लक्ष्य हासिल हो गया था। हालांकि यह एकदम सही नहीं था। भविष्य में भी लोग युनलान संप्रदाय और नालन यानरान की पीठ पीछे आलोचना करते रहेंगे। शाओ हान ने कहा था कि वह इस सगाई को पूरी तरह से तोड़ देगा। गेये ने देखा कि शियाओ हान घबराई नहीं थी और वह यह देखना चाहता था कि शियाओ हान आगे क्या करना चाहती है। दूसरी तरफ जियाओ हान को पता था कि जियाओ यान क्या कहने वाली है। उसने झट से चिल्लाकर कहा, रुको। शाओ यान ने गुस्से से शाओ हान को घूरा। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि शाओ हान अब क्या करने वाला है। शियाओ हान ने इतनी कोशिशें की थीं, क्या यह सिर्फ नालन यानरान को सगाई रद्द करने में मदद करने के लिए ही नहीं था? शाओ यान ने अधीरता से दहाड़ते हुए कहा, अब तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हालात इस हद तक पहुंच गए थे कि शियाओ यान भड़कने की कगार पर थी। शाओ हान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, शाओ यान की ओर देखे बिना, बल्कि नालन यानरान के सामने जाकर बोली, इस सगाई के बारे में बात करते हुए क्या मैं छोटी श्रीमती नालन के पास मौजूद विवाह अनुबंध देख सकती हूँ?
बिल्कुल, हालांकि नालन यानन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी, लेकिन इस समय वह यह नहीं समझ पा रही थी कि जब उसने अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से प्राप्त कर लिया था, तब भी जियाओ हान को विवाह अनुबंध की आवश्यकता क्यों थी। हालांकि उत्सुक होने के बावजूद नालन यानरान ने अपने द्वारा लाया गया विवाह अनुबंध शियाओ हान को सौंप दिया। विवाह अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखित रूप में यह बताया गया था कि नालन परिवार की नालन यानरान और उतान शहर के शियाओ परिवार के शियाओ यान के बीच एक अच्छा वैवाहिक संबंध स्थापित होगा। शाओ हान ने विवाह अनुबंध को देखा, उसकी आंखें अत्यधिक आश्चर्य से भर गईं और उसने कहा, अरे, यह ऐसा कैसे हो सकता है? कैसा? लगभग सभी लोग शियाओ हान के हाव भाव से आकर्षित हो गए थे। शाओ हान ने विवाह अनुबंध को हाथ में पकड़े हुए शाओ यान से कहा, शाओ यान, चूंकि बात यहाँ तक आ ही गई है, तो कृपया मुझे अपने पास मौजूद विवाह अनुबंध दिखाओ। ओह! शाओ यान ने सहज रूप से शाओ हान से खुद को बचाने की कोशिश की। वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि शाओ हान किस तरह की चाल चल रहा है। शाओ यान ने मुख्य सीट पर बैठे अपने पिता शाओ जान की ओर देखा। शाओ जान को सिर हिलाते देख उसने तुरंत अपने पास से विवाह अनुबंध निकाला और चेतावनी देते हुए कहा, शाओ हान, तुम विवाह अनुबंध को फाड़ोगे तो नहीं? शाओ यान ने एक संभावना का अनुमान लगाया। विवाह अनुबंध को फाड़ देना ताकि कोई सबूत न बचे। शाओ हान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह विवाह अनुबंध हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था। शाओ परिवार के सदस्य के रूप में मैं, शाओ हान, स्वाभाविक रूप से अपने दिवंगत पूर्वजों के प्रति इतना अपमानजनक कार्य नहीं करूंगा। शाओ हान की बातों से सभी लोग और भी ज्यादा भ्रमित हो गए। शाओ यान द्वारा दिए गए विवाह अनुबंध को हाथ में लिए हुए उसने गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे, आखिर चल क्या रहा है? ये सब ऐसा क्यों है? कैसा? शाओ हान को लेकर सबकी जिज्ञासा चरम पर थी। यह कैसे हो सकता है? शाओ हान ने दोनों विवाह अनुबंधों को हाथ में पकड़ रखा था और उन्हें बारी बारी से देख रहा था। वह कुछ देर के लिए हॉल में चला, फिर हॉल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। आखिर चल क्या रहा है? शाओ हान की चौंकी हुई और अनियमित हरकतों को देखकर इधर-उधर घूमते हुए हॉल में मौजूद हर किसी की जिज्ञासा शाओ हान के प्रति बढ़ गई। उनकी असावधानी का फायदा उठाते हुए जियाओ हान ने अपनी उंगली से विवाह अनुबंधों में से एक को हल्के से छुआ। निकालना। जैसे ही शियाओ हान ने आदेश दिया, विवाह अनुबंध में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने विवाह अनुबंध से स्याही निकाल ली है। काला गुण प्लस। शाओ हान की उंगली के सिरे पर स्याही की तरह एक काली चमक दिखाई दी। सिस्टम के विवरण के अनुसार इस ब्लैक लाइट में केवल काला रंग ही मौजूद था, यानी यह किसी वस्तु को केवल काला रंग ही दे सकती थी। यह बहुत ही साधारण थी। विलय। शाओ हान ने अपनी उंगली से अपने कपड़ों को छुआ। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने काले रंग के गुण को सफलतापूर्वक मिला लिया है। कपड़ों का काला गुण प्लस। जैसे ही सिस्टम की आवाज बंद हुई, जियाओ हान ने देखा कि उसके हरे रंग के लंबे चोगे के कोने पर स्याही का एक धब्बा लगा हुआ था। निकालना। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने विवाह अनुबंध से स्याही निकाल ली है। काला गुण प्लस। विलय। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने कपड़ों के काले गुण को सफलतापूर्वक मिला लिया है। कपड़ों का काला गुण प्लस। जब ये लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, तब जियाओ हान ने दूसरे विवाह अनुबंध से स्याही का विवरण निकाल लिया। चूंकि केवल थोड़ी सी स्याही निकाली गई थी और जियाओ हान उनकी ओर पीट करके प्रवेश द्वार पर खड़ा था, साथ ही समय भी कम था, इसलिए पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी ने भी जियाओ हान की छोटी सी हरकत पर ध्यान नहीं दिया। यह सब करने के बाद जियाओ हान ने अत्यधिक आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, हे भगवान, यह सब कैसे हो सकता है? यह वास्तव में कैसा है? शाओ हान, जल्दी बताओ। तुम हमें सस्पेंस में रखे हुए हो। हाँ, जल्दी करो और कह दो। शाओ हान की हरकतों को देखते हुए आसपास के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। शाओ हान ने ये की ओर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और दोनों विवाह अनुबंधों को हाथ में लेकर सभी को दिखाते हुए कहा, सभी लोग कृपया इन्हें देखें। शाओ हान के चौंकने वाले व्यवहार ने उनकी जिज्ञासा को पूरी तरह से जगा दिया। उनमें से जियाओ याओजू ने जियाओ हान की ओर देखा और विवाह अनुबंध को पढ़ना शुरू कर दिया। नालान यानरान, नालन परिवार की नालन सु की पोती। आज उनका विवाह उतान शहर के शियाओ परिवार के शियाओ लिन के पोते शियाओ से होने वाला है। यह दस्तावेज प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। समय, गामा साम्राज्य। जब जियाओ याओजू ने यहाँ तक पढ़ा, तो वह जम गया, आश्चर्य से पीछे मुड़कर बोला, रुको, इस पर जियाओ यान का नाम क्यों नहीं है? शाओ याओजू ने दूसरे विवाह अनुबंध को अत्यंत आश्चर्य से देखा। सावधानीपूर्वक पुनः जांच करने के बाद वह लगभग स्तब्ध रह गया और अचानक बोल पड़ा, अजीब बात है, दोनों में से किसी भी विवाह अनुबंध पर शाओ यान का नाम नहीं है। अंकल याओजू, जियाओ हान ने मुस्कुराते हुए जियाओ याओजू की ओर देखा और कहा, सब कुछ लिखित में है। आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि जिस पुरुष का जिक्र हो रहा है वह मेरा चचेरा भाई जियाओ यान है? मुझे तो लगता है कि वह मैं ही हूँ। ओह! शाओ याओजू ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। वाकई, शाओ यान का नाम उसमें नहीं था, इसलिए कोई यह दावा नहीं कर सकता था कि वह पुरुष शाओ यान ही था। वह शाओ यान हो सकता था, या शाओ कैट या शाओ डॉग भी हो सकता था। शाओ याओजू ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए शाओ हान को देखा। जितना अधिक वह देखता गया, उसकी निगाहें उतनी ही गहरी होती गईं। उसने निष्कर्ष निकाला कि शाओ हान साधारण नहीं था। वह कैसे संभव है? इस समय इस मामले में शामिल पक्ष जियाओ यान चैन से नहीं बैठ सका। उसने दोनों विवाह अनुबंध छीन लिए, उसकी भौहें तन गईं, उसकी आंखें खाली हो गईं, वह दोनों अनुबंधों को ऐसे घूरने लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेरा नाम इसमें कैसे नहीं है? कम से कम मेरे विवाह अनुबंध में तो मेरा नाम स्पष्ट रूप से लिखा था। यह तो तुम हो। शाओ यान ने शाओ हान की नाक की ओर इशारा करते हुए सख्ती से चिल्लाकर कहा, तुमने इसके साथ छेड़छाड़ की होगी। शाओ यान की गुस्से भरी दहाड़ का सामना करते हुए शाओ हान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। शाओ यान, तुम यूं ही मुझे बदनाम नहीं कर सकती। अभी अभी शादी के अनुबंध पर मेरा नाम था, तुमने उसमें छेड़छाड़ की होगी। शाओ यान गुस्से से चिल्लाई। सबूत कहा है? जियाओ हान ने शांत भाव से जियाओ यान की आंखों में देखते हुए पूछा, हर चीज के लिए सबूत चाहिए। यह सच है कि मैंने अभी अभी आपसे विवाह अनुबंध देखा था। दिन दहाड़े मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि मैंने इसमें छेड़छाड़ की है, तो इसे किसने देखा? शाओ हान ने आसपास का जायजा लिया, लेकिन किसी ने भी प्रतिक्रिया देने की हिम्मत नहीं की। अभी अभी शाओ हान उनके ठीक सामने थी। अगर शाओ हान शादी के अनुबंध में बदलाव करना चाहती, तो यह नामुमकिन होता। यह बहुत ही स्पष्ट हो जाता। और शाओ हान द्वारा किसी चीज से शब्दों को मिटाना भी नामुमकिन था। अगर वह उसे खरोंचता, तो कागज पर निशान जरूर पड़ जाते। हालांकि दोनों विवाह अनुबंधों पर इसका कोई निशान नहीं मिला। बेशक सबके मन में यह बात थी कि लिखावट का गायब होना निश्चित रूप से शाओ हान से संबंधित है, लेकिन सबूत कहाँ था? सबूत के बिना वे इतनी आसानी से शाओ हान पर झूठे आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। तुम शाओ यान गुस्से से आग बबूला हो गया, इतना कि शाओ हान की नाक की ओर इशारा करता उसका हाथ थोड़ा कांपने लगा। वह चिल्लाया, ठीक है, भले ही मेरा नाम इसमें न हो, लेकिन यह तो साफ है, मेरे दादा शाओ लिन का पोता, नालन परिवार की छोटी मालकिन से सगाई करने वाला इकलौता लड़का मैं ही हूँ, शाओ यान। शाओ हान ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे याद दिलाया, प्यारे चचेरे भाई शाओ यान, तुम भूल गए, तुम्हारे अभी भी दो बड़े भाई हैं। भाई बंधु। शाओ यान एकदम जम गई। जी हाँ, उनके अभी भी दो सगे भाई थे, शाओ डिंग और शाओ ली। शाओ यान को चुप देखकर शाओ हान ने आगे कहा, शाओ यान, तुम और नालन यानरान एक ही दुनिया के नहीं हो सकते। तुम बेशर्मी से उससे चिपके रहने की कोशिश कर रहे हो, चाहते हो कि वह हमारे शाओ परिवार से सगाई तोड़ दे। क्या तुम सच में यही अंजाम देखना चाहते हो? ओह! बेशर्मी से। जियाओ यान थोड़ा हैरान रह गया। अपनी भावनाओं में बहकर उसने यह महसूस नहीं किया था कि बात इस हद तक बढ़ गई है कि वह बेशर्मी से नालन यानरान से लिपट रहा है।
दरअसल जियाओ यांग को खुद भी नहीं पता था कि जिस क्षण उसने नालन यांगरान को देखा, जो जियाओ जुने से कम खूबसूरत नहीं थी, उसी क्षण जियाओ यांग के दिल में नालन यांगरान के लिए थोड़ी सी स्नेह की भावना जाग उठी थी। शाओ हान ने शाओ यांग को चुप देखकर कहा, सगाई टूट जाने पर यूनान संप्रदाय और नालन यांगरान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे शाओ परिवार का क्या होगा? शियाओ परिवार, शियाओ यांग एक बार फिर स्तब्ध रह गई। इस पर न केवल शियाओ यांग बल्कि बाकी सभी लोग शियाओ हान की ओर देखने लगे। हाँ, जियाओ हान ने आगे कहा, हमारे जियाओ परिवार के लिए क्या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा? एक बार सगाई टूट जाने पर इसका मतलब सिर्फ यह नहीं होगा कि हमारा जियाओ परिवार और नालन परिवार दोस्त से दुश्मन बन जाएंगे। इससे यूनान संप्रदाय एक शक्तिशाली शत्रु के रूप में स्थापित हो जाएगा। क्या आपने कभी इन सब बातों पर गंभीरता से विचार किया है? ओह! शाओ यांग ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। वहां मौजूद सभी बुजुर्ग, यहाँ तक कि 3 महान बुजुर्ग और शाओ जान भी आश्चर्य से शाओ हान की ओर देखने लगे। इतनी कम उम्र में ही शाओ हान की सोच इतनी गहरी थी। उसकी बुद्धिमत्ता किसी वयस्क से कम नहीं थी। शाओ यांग को गुस्सा आया और उसने पलटवार करते हुए कहा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें नरम पड़ना होगा और उनके दबाव के आगे झुकना होगा? शाओ हान ने शाओ यांग की ओर देखा, अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, तुम गलत हो। न तो झुकना है, न ही नरम पड़ना है। यह सिर्फ एक गलतफहमी है। एक सरासर गलतफहमी। ओह! हॉल में मौजूद लगभग सभी लोग शाओ हान को देखकर पूरी तरह से भयभीत हो गए थे। शाओ हान को दोबारा देखते ही उनके दिलों में शाओ हान का व्यक्तित्व धीरे-धीरे बहुत ऊंचा हो गया। शाओ हान की वजह से शाओ परिवार 2 शक्तिशाली शत्रुओं को जन्म देने से बच गया। दूसरी ओर इस घटना में शामिल नालन यांगरान भी भयभीत होकर शाओ हान को देख रही थी। नालन यांगरान ने विवाह अनुबंध पर लिखी बातें एक से अधिक बार पढ़ी थी। उसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब दोनों विवाह अनुबंधों पर शियाओ यांग के यान अक्षर का उल्लेख वास्तव में गायब था। इस समय ये जिसने दुनिया को काफी करीब से देखा था, सबसे पहले इस बात को समझ गया और उसने शियाओ जांग की ओर मुट्ठी बांधकर कहा, कुलपति शियाओ, चूंकि पुराने गुरु शियाओ लिन और पुराने गुरु नालन सुन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आपके बच्चों में से किसकी सगाई यांगरान से होनी चाहिए, इसलिए आप यांगरान की शादी अपने तीनों बेटों से नहीं करवा सकते। इस तरह की अस्पष्ट और अनिश्चित सगाई को रद्द कर देना चाहिए। क्या आप सहमत नहीं है? शाओ जांग ने ये को ध्यान से देखा। चूंकि बात यहां तक आ गई थी, इसलिए वह सहमति में सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। डिंग डोंग! बधाई हो, आपने सगाई रद्द करने की कहानी को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। इनाम के तौर पर अनुभव अंक 50,000 अंक। इनाम के तौर पर वाउचर 1000 अंक। डिंग डोंग! बधाई हो, आपके अनुभव अंक पूरे हो गए हैं और आपने 2 बार लेवल अप कर लिया है। वर्तमान रैंक 9वां स्तर। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी हुई, जियाओ हान के दिमाग से एक गर्म धारा प्रवाहित हुई, जिसने उसके पूरे मुकुरों को पोषण दिया। इसके तुरंत बाद आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा ने शियाओ हान के चारों ओर एक उज़ुमाकी का निर्माण किया। उसने सफलता हासिल की। अखाड़े में मौजूद हर कोई शियाओ हान को अत्यंत आश्चर्य से देख रहा था। जब वह बात कर रहा था, अचानक उसके क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। एक तरफ गी ने शियाओ हान को और भी अधिक प्रशंसा भरी निगाहों से देखा और मन ही मन सोचा, आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव की तीव्रता से तो यही लगता है कि उसने कम से कम 2 रैंक की उन्नति कर ली होगी। हालांकि उसने न तो कोई औषधि खाई और न ही किसी बाहरी वस्तु का सहारा लिया। उसने यह कैसे कर दिखाया? न केवल ये, बल्कि शीर्ष पर बैठे तीनों बुजुर्ग, शियाओ परिवार के कबीले के मुखिया भी, शाओ झान और कुछ अन्य बुजुर्गों ने शाओ हान को अत्यंत आश्चर्य से देखा। अखाड़े में सबसे खुश स्वाभाविक रूप से शियाओ हान के पिता, सम्राट शियाओ हाओ और तीसरे एल्डर थे। सम्राट शियाओ हाओ ने आश्चर्य से शियाओ हान की ओर देखा, तुम्हारा राज्य, सफलता? हम, जियाओ हान ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैंने 2 रैंक हासिल कर ली है। क्या? 2 रैंक? सम्राट शियाओ हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। शाओ हान के शब्दों ने सभी के दिलों में जबरदस्त हलचल मचा दी। 2 बार लेवल अप किया। कल उसका टेस्ट डॉची स्तर 7 का था, जिसका मतलब है कि अब वह पहले ही डॉची स्तर 9 का हो चुका है। 2 क्यूई स्तर 9। डूची महाद्वीप पर एक बार डूची शिखर पर पहुंच जाता है, इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति 2 क्यूई जुआन लड़ाई क्यूई चक्रवात को संघटित कर सकता है और इस प्रकार एक सच्चा डोजे क्षेत्र बन सकता है। हा 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 हा। शियाओ परिवार के तीसरे बुजुर्ग, जो आमतौर पर चुप रहते थे, इस क्षण दिल खोलकर हंसे, मेरा पोता बहुत प्रतिभाशाली है। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो 1 साल के भीतर वह एक डोची जुआन युद्ध ची चक्रवात का निर्माण कर लेगा और वास्तव में डोजे क्षेत्र का योद्धा बन जाएगा। अखाड़े में इस व्यवधान के कारण शियाओ परिवार के सभी सदस्यों की निगाहें शियाओ हान पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वे भूल गए हों कि आज शियाओ यान और नालन यांगरान मुख्य पात्र हैं। बगल में जी ये ने नालन यांगरान की आस्तीन खींची। नालन यांगरान को होश आया और उसने शियाओ जान की ओर मुट्ठी जोड़कर कहा, कुल प्रमुख शियाओ, आज यांगरान की जल्दबाजी ही गलत थी। विवाह अनुबंध को ध्यान से पढ़े बिना ही मैं जल्दबाजी में आपके निवास पर आकर आपको परेशान करने लगी। आशा है कि कुल प्रमुख शियाओ इस जूनियर को क्षमा कर देंगे। कोई बात नहीं, यह बस एक गलतफहमी थी। जियाओ जान ने नालन यांगरान की ओर देखा और कमजोरी से हाथ हिलाया। कुल प्रमुख शियाओ, गी ने आगे कहा, यूनान संप्रदाय में अभी भी कई छोटे-मोटे काम बाकी हैं जिन्हें मुझे निपटाना है। मैं अब चलता हूं और किसी और दिन कुल प्रमुख शियाओ से मिलूंगा। हाल चाल जाने का बहाना मात्र था। आज की स्थिति को देखते हुए, हालांकि यूनान संप्रदाय, नालन परिवार और शियाओ परिवार शत्रु नहीं बने हैं, फिर भी कुछ समय के लिए उनके बीच कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। हम, जियाओ जान ने हल्के से सिर हिलाया। कुल प्रमुख होने के नाते उन्हें हर बात में परिवार का ध्यान रखना पड़ता था। आज का यह परिणाम जियाओ परिवार के लिए पहले से ही स्वीकार्य था। तब गी ने तीसरे एल्डर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, शाओ सेन, आपने सचमुच एक अच्छा पोता पाला है। हमारे यूनान संप्रदाय के द्वार आपके पोते के लिए हमेशा खुले हैं। यूनान संप्रदाय की कृपा के लिए धन्यवाद। तीसरे एल्डर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए शियाओ हान की ओर देखा और कहा, लेकिन सब कुछ उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। हम, गी ने सिर हिलाया। शियाओ हान अगले साल ही बालिग होगी। अभी काफी समय है। शाओ हान इतना उत्कृष्ट था कि गी ने मन ही मन तय कर लिया था कि उसे शाओ हान को यूनान संप्रदाय में शामिल होने के लिए राजी करने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढना होगा। सभी को नमस्कार, गी की ओर से विदाई। यांगरान विदाई देती है। नालन यांगरान और गी को जाते देख शियाओ यान चिल्लाई, रुको। हम, गी ने शियाओ यान की ओर पलट कर देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी नाखुशी झलक रही थी और उसने बेपरवाही से कहा, शियाओ यान, सब कुछ तो साफ है। तुम्हें और क्या चाहिए? आप। शाओ यान ने गुस्से में आकर गी और नालन यांगरान को खूब खरी-खोटी सुनाई। लेकिन जब बात यहां तक पहुंच गई थी तो उसकी कोई भी बात व्यर्थ ही होती। इस तरह से अपमानित महसूस करने के बाद जियाओ यान के दिल में एक अकथनीय क्रोध उमड़ आया। सबसे गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि शियाओ हान ने चीजों में हेरफेर किया था, लेकिन वह कोई सबूत पेश नहीं कर सका। छी! शाओ यान का क्रोध उसके हृदय स्वभाव तक पहुंच गया और उसने मुंह भरकर ताजा खून थूक दिया। क्रोध से उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने ये नालन यांगरान और शाओ हान की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम और तुम। मैं, शाओ यान, इस प्रतिशोध को हमेशा याद रखूंगा। नदी के 30 साल पूर्व में, नदी के 30 साल पश्चिम में किसी गरीब युवक को परेशान मत करो। अगर मैंने इस घृणा का बदला नहीं लिया तो मैं, शाओ यान, कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं रहूंगा। नालन यांगरान, तुम मेरा इंतजार करो। आज से 3 साल बाद मैं यूनान संप्रदाय जाऊंगा। मैं स्वयं आज के अपमान का बदला लूंगा। ओह! नालन यांगरान ने शियाओ यान की ओर देखा। उसने बेपरवाही से कहा, जैसी आपकी इच्छा। और आप? शाओ यान ने शाओ हान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मत सोचो कि मामला आज खत्म हो गया है। एक दिन मैं तुम्हें इसके लिए तुम्हारी करनी का फल जरूर भुगतने पर मजबूर कर दूंगी।
क्या यह एक चुनौती है? अगर वह कुछ साल पहले वाला प्रतिभाशाली होता तो वह स्वाभाविक रूप से शियाओ हान को चुनौती दे सकता था, लेकिन आज का वह व्यक्ति पहले जैसा प्रतिभाशाली नहीं रहा। तीसरे स्तर की रोची के साथ शियाओ हान जैसे नवागंतुक को चुनौती देना, जो पहले ही 9वें स्तर तक पहुंच चुका है, शायद इस जन्म में उसका प्रतिद्वंदी भी नहीं बन पाएगा। शाओ यान की बातों को सुनकर लोगों को लगा कि शाओ यान ने क्षणिक आवेग में आकर ये बात कह दी है। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उनके विचार में चाहे 1, 2 या 10 साल भी बीत जाएं, कई वर्षों से कोई प्रगति न करने वाला जियाओ यान भले ही वह अपनी पिछली साधना गति को पुनः प्राप्त कर ले, फिर भी शायद कभी भी जियाओ हान की बराबरी नहीं कर पाएगा, जो स्वयं भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जहां तक शियाओ हान की बात है, वह खुश नहीं हो सकता था। कहानी के अनुसार आज रात याओ लाओ प्रकट होने वाला था। आज के बाद अगले 1 साल में जियाओ यान की साधना में बहुत तेजी से प्रगति होगी और वह वास्तव में दो क्षेत्र का स्वामी बन जाएगा। वुतान शहर के पूर्वी हिस्से में हरे रंग का चोला पहने एक युवक एक लंबे मंडप में दाखिल हुआ। हरे रंग के वस्त्र पहने उस युवक के आगमन को देखकर लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही ये और नालन यानरान उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। हरे रंग के कपड़े पहने वह युवक कोई और नहीं बल्कि शियाओ हान था। शियाओ हान ने हाथ फैलाकर पूछा, सामान कहाँ है? हे ये ने शियाओ हान को देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। काफी देर बाद जब उसने देखा कि शियाओ हान के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदला है और न ही डर का कोई संकेत है, तो उसने मन ही मन सोचा कि शियाओ हान का स्वभाव अच्छा है। वह शियाओ हान की और भी प्रशंसा करने लगा। उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बच्चे, तुमने सच में आने की हिम्मत की। 3 गैदरिंग ची पाउडर, 1 लाख सोने के सिक्के। यह कोई छोटी रकम नहीं है। तुम अकेले आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं कर्ज चुकाने में चूक कर दूंगा या तुम्हें मार ही डालूंगा? तुम कोशिश कर सकते हो। जियाओ हान ने शांत भाव से ये की ओर देखा। ओह! एक अनुभवी विद्वान के रूप में ये ने शियाओ हान की गहन दृष्टि का सामना किया। शियाओ हान के सामने उन्हें वास्तव में अपनी शक्तिहीनता का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो अगर ये ने सचमुच कोई कदम उठाया तो अंततः नुकसान उठाने वाला निश्चित रूप से वही ये होगा। शियाओ हान स्पष्ट रूप से 9वें स्तर पर केवल एक कनिष्ठ था और ये को यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि शियाओ हान किस बात पर भरोसा करता है जिससे वह एक वरिष्ठ के रूप में उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर पाता है। बेशक ये वास्तव में कर्ज चुकाने में चूक नहीं करना चाहता था। उसने मुंह बनाकर कहा, युवक, बिल्कुल भी मजाक नहीं है। इसे ले लो, यही तुम्हारा हक है। ये ने 3 जई के डिब्बे और 1 हरा चांदी का कार्ड निकाला। शियाओ हान को जाते हुए देखकर ये ने पुकारा, शियाओ हान, क्या तुम ऐसे ही जा रही हो? और कुछ है क्या? जियाओ हान ने ये की ओर मुड़कर देखा। खांसी। ये ने हल्की खांसी करते हुए 2 बार गंभीरता से कहा, मुझे आश्चर्य है, क्या आप यूनान संप्रदाय में शामिल होने और मेरे शिष्य बनने में रुचि रखते हैं? ये दिल से शाओ हान से पूरी तरह संतुष्ट था। कोई दिलचस्पी नहीं। ओह! मुझे तो असल में अस्वीकार कर दिया गया। ये ने शियाओ हान की पीठ की ओर देखा और बेपसी से मुस्कुराते हुए कहा, यानरन, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा राजकुमार किस तरह का इंसान है। ये हॉलमास्टर नालन यानरान ने असमंजस में जी को देखा। ये की निगाहें शियाओ हान की पीठ पर टिकी रहीं और वह मन ही मन बुदबुदाया, अगर तुम्हारे मन में शियाओ हान के लिए कुछ भावनाएं हैं तो जल्दी करो। मुझे लगता है कि भविष्य में यह गामा साम्राज्य इसी बच्चे की दुनिया होगी। PS, आज रात शियाओ हान कुछ करने वाला है। दोस्तों, अनुमान लगाओ क्या होगा? धिक्कार है, शियाओ हान ने आज मेरे साथ इस तरह खिलवाड़ किया। शाओ परिवार के महल से निकलते ही शाओ यांग को रात के खाने की भूख भी नहीं थी और वह सहज रूप से शाओ परिवार के पीछे वाले पहाड़ पर चढ़ गया। वह एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया और दूर तक निहारने लगा। दूर स्थित लहरदार पर्वतमालाएं मानो धरती पर सोई हुई किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। चारों ओर फैली धुंध किसी स्त्री के सफेद घूंघट की तरह डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में मनमोहक रंगों को प्रतिबिंबित कर रही थी। ऐसे खूबसूरत दृश्य को देखकर जियाओ यांग की आंखों में केवल क्रोध था। इस दुनिया में यदि किसी व्यक्ति में शक्ति नहीं है तो वह सड़क के किनारे उगने वाले जंगली पौधे की तरह होगा जिसे कोई भी कुचल सकता है। शाओ यान ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींची। उसकी आंखों में बदले की आग भड़क उठी। शाओ हान, बस इंतजार करो। एक दिन मैं, शाओ यान, तुमसे आज की 10 गुना कीमत वसूलूंगा। है नन्हे बच्चे, लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। अचानक उसके बगल में एक आवाज सुनाई दी जिससे शियाओ यान सचमुच चौंक गया। कौन? शाओ यान चट्टान से उछलकर खड़ा हो गया और अपने आसपास का जायजा लेने लगा। जहां भी शाओ यान की नजर पड़ी, डूबते सूरज और धीरे-धीरे धुंधले होते आसमान के बावजूद उसे एक बड़े पेड़ के पीछे हरे रंग की कमीज पहने एक युवक छिपा हुआ नहीं दिखाई दिया। जियाओ हान ने अपने हृदय स्वरूप में हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसकी भावनाएं भी थोड़ी उत्साहित हो गईं और उसने मन ही मन सोचा, आलू मुझे धोखा नहीं दे रहा है। वैद्य पूज्य याओ चेन प्रकट होने ही वाले हैं। पोटेटो द्वारा बताई गई कहानी के अनुसार आज शियाओ यान के अपमानित होने के बाद मेडिसिन डस्ट पहली बार शियाओ परिवार के पिछले पहाड़ पर दिखाई देगा। जियाओ हान ने एक बार मैत्रीपूर्ण सहायता का बहाना बनाकर जियाओ हान के हाथ से अंगूठी छीनने और जियाओ यान को उसके डोजी के गायब होने की समस्या को हल करने में मदद करने के बारे में सोचा था। हालांकि पहली बात तो यह थी कि समय पर्याप्त नहीं था, वह अभी पुनर्जन्म लेकर आया था। दूसरी बात, पहले जियाओ हान और जियाओ यान का रिश्ता बुरा तो नहीं था, लेकिन अच्छा भी नहीं था। इसे लगभग अजनबी जैसा ही कहा जा सकता था। अगर जियाओ हान पहल करता तो जियाओ यान के स्वभाव के कारण वह और भी सतर्क हो जाता। इसके अलावा अंगूठी शियाओ यान की मानी छोड़ी थी और इसे धोखे से ले जाना आसान नहीं होगा। छोटी है, अगर मैं शियाओ यान के अवसर का लाभ उठाऊं तो मुझे कितना अनुभव मिलेगा? शियाओ हान ने अपने हृदय में कुछ प्रत्याशा और उत्साह के साथ पूछा। अफसर छोटी है थोड़ी हैरान दिखी और बोली, गुरुजी, आप दूसरे पक्ष की अंगूठी हथियाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? मेडिसिन डस्ट का मिलना शाओ यान के लिए सबसे बड़ा अवसर है। मेडिसिन डस्ट के बिना शाओ यान के पास बर्निंग फ्लेम स्किल नहीं होती। अगर शाओ यान के पास बर्निंग फ्लेम स्किल नहीं होती तो आगे की कहानी बदल जाती। मुझे लगता है कि इससे मिलने वाला अनुभव बहुत अच्छा होगा, है ना? शाओ हान बड़े पेड़ के पीछे छिपकर शाओ यान के बदलते व्यवहार को चुपके से देख रहा था। चट्टान पर पहुंचकर जियाओ यान कारण और परिणाम को समझ चुका था और भावनाओं में बहकर उसने अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी को चट्टान से नीचे फेंक दिया। गुरुजी, क्या आप मेडिसिन डस्ट को मारने वाले हैं? लिटिल ए की भावहीन मशीनी आवाज में यह सवाल उठा, जिसके बाद लिटिल ए ने घबराकर कहा, गुरुजी, भले ही आपके पास डोहुआंग एक्सपीरियंस कार्ड है, लेकिन लिटिल ए के अनुसार आप मेडिसिन डस्ट के प्रतिद्वंदी नहीं हैं। लिटिल ए आपको सलाह देती है कि आप ऐसा न करें। है ये तो बस एक अनुमान है। कोशिश किए बिना मुझे कैसे पता चलेगा? जियाओ हान ने सामने की ओर ध्यान केंद्रित किया। शाओ यान ने अंगूठी को चट्टान से नीचे फेंक दिया और फिर वह अपने आप वापस ऊपर आ गई। अंगूठी के ऊपर एक पुरानी पारदर्शी सफेद आकृति तैर रही थी। मेडिसिन डस्ट, आखिरकार तुम प्रकट हो ही गए। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई जिससे शियाओ यान सचमुच चौंक गया। शाओ यान ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसका चेहरा गंभीर था। उसने धुंधले जंगल से बाहर आते हुए युवक को घूर कर देखा। उसकी आंखों में मानो ज्वाला की लौसी चमक रही थी। हालांकि वर्षों तक सबके द्वारा उपहास सहने के कारण विकसित हुई उसकी सौम्य हृदय प्रकृति के चलते जियाओ यान ने फिर भी आवेग में आकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने धीमी दबी हुई आवाज में कहा, जियाओ हान। आज शाओ हान ने जिस तरह उसके साथ खिलवाड़ किया था उसे याद करके शाओ यान गुस्से से भर उठा। 9वें चरण के डॉची शाओ हान का सामना करते हुए शाओ यान समझ गया कि वह शाओ हान के सामने टिक नहीं सकता। क्या तुम मेरे लिए यहाँ आए हो? नहीं। जियाओ हान मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया, ओल्ड याओ की ओर देखा और कहा, मैं उसके लिए यहाँ हूँ। छोटे बच्चे, तुम कौन हो? बूढ़ा याओ पूरी तरह सतर्क था। यह उनकी पहली मुलाकात थी, फिर भी शाओ हान उसका नाम जानता था। इससे बूढ़ा याओ हैरान और सतर्क हो गया। शाओ हान मुस्कुराया और फिर बोला, मेडिसिन डस्ट, बोन स्पिरिट, कोल्ड फायर और बर्निंग फ्लेम स्किल मुझे सौंप दो और मैं कार्रवाई करने से खुद को रोक सकता हूँ। क्या तुम
तुम्हें बोन स्पिरिट कोल्ड फायर और बर्निंग फ्लेम स्किल के बारे में सच में पता है? बूढ़े याओ की आंखें थोड़ी सी खुल गईं, उनका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। जी हाँ, जियाओ हान के चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान रहती थी और उसने शांत भाव से कहा, अगर तुम मुझे बोन स्पिरिट कोल्ड फायर और बर्निंग फ्लेम स्किल सौंप दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, भविष्य में मैं तुम्हारे शरीर को नया रूप देने में तुम्हारी मदद करूंगा। शरीर को नया आकार दें। बूढ़े याओ को इसमें स्पष्ट रूप से बहुत दिलचस्पी थी। उनकी आंखों में थोड़ी सी भावना झलक रही थी। शियाओ हान ने भी इस भाव को महसूस किया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद कोई मौका हो। एक पुनर्जन्मकर्ता के रूप में जियाओ हान जानता था कि मेडिसिन डस्ट द्वारा जियाओ यांग की मदद करने का कारण यह उम्मीद करना था कि जियाओ यांग भविष्य में उसके लिए उसके भौतिक शरीर को नया रूप दे सके। शाओ हान ने सोचा कि अगर वह यह वादा करता है तो शायद बूढ़ा याओ उसका शाओ हान बन जाएगा। उसके बाद से गोल्डन फिंगर की उपाधि मिल गई। मौका देखकर जियाओ हान ने हृदय स्वरूप आनंद से भर उठा और उसने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मुझे न केवल यह पता है कि तुम्हारे पास अस्थि आत्मा शीत अग्नि है, बल्कि यह भी पता है कि तुम्हारे पास जलती ज्वाला कौशल है। इसके अलावा जब जलती ज्वाला कौशल का स्तर एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो यह शरीर को परिष्कृत और नया रूप दे सकता है। मेरी योग्यता शाओ यांग से कम नहीं है। यदि तुम मुझे ये दोनों चीजें दे दो तो मैं स्वर्ग की कसम खाकर कहता हूं कि भविष्य में यदि मुझमें क्षमता आई तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे शरीर को नया रूप देने में तुम्हारी मदद करूंगा। बेहतर यही था कि शियाओ हान ने इसका जिक्र न किया, लेकिन जैसे ही उसने बोन स्पिरिट कोल्ड फायर और बर्निंग फ्लेम स्किल का उल्लेख किया, ओल्ड याओ की आंखों में सच्ची सतर्कता झलकने लगी। उनकी निगाहें कुछ ठंडी हो गईं और हल्की हवा चलने लगी, मानो रातों रात सर्दी आ गई हो। शियाओ हान बुरी तरह कांप उठा। बूढ़े याओ ने ठंडे स्वर में कहा, छोटे बच्चे, तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास अस्थि आत्मा शीत अग्नि और जलती ज्वाला कौशल है? क्या यह उस गद्दार हान फेंग ने बताया था? जब हान फेंग का जिक्र हुआ तो जियाओ हान ने ओल्ड याओ की आंखों में स्पष्ट रूप से आशंका का संकेत महसूस किया। उसने अपने आसपास का जायजा लिया। हान फेंग डोहुआंग क्षेत्र में था और उसके पास सागर हृदय ज्वाला नामक एक अद्वितीय अग्नि थी। बूढ़े याओ को आत्मा की अवस्था में जाने और उसकी घातक पकड़ से बचने के लिए मजबूर होना पड़ा, केवल इसलिए क्योंकि हान फेंग और सोल हॉल ने मिलकर काम किया था। जब याओ जीवित थे तब वे स्वाभाविक रूप से हान फेंग से नहीं डरते थे, जो डोहुआंग स्तर पर थे। इस समय वे केवल एक आत्मा शरीर थे और अभी अभी जागृत होने के कारण उनकी डोहुआंग शक्ति बहुत कम हो गई थी। इसलिए याओ का सतर्क रहना स्वाभाविक था। देखो मत, जियाओ हान ने शांत भाव से कहा, यह मैं ही हूँ। मैं हान फेंग को नहीं जानता, कम से कम अभी तो नहीं। और एक मामूली हान फेंग मुझे आदेश नहीं दे सकता। तो फिर आपको कैसे पता कि मेरा नाम मेडिसिन डस्ट है और मेरे पास बोन स्पिरिट कोल्ड फायर और बर्निंग फ्लेम स्किल है? बूढ़े याओ ने अत्यंत जिज्ञासा से शियाओ हान की ओर देखा। यह ज्ञात होना चाहिए कि बोन स्पिरिट कोल्ड फायर जैसी चीजों ने उन्हें प्रसिद्धि हासिल करने से पहले ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया था, लगभग सर्वत्र ज्ञात। लेकिन जब बात बर्निंग फ्लेम स्किल की आती थी तो वह एक चमत्कारी साधना तकनीक थी जिसके बारे में हान फेंग के अलावा कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसका सगा भाई वर्तमान पवनदीप दूत फेंग जियांग भी इससे अनभिज्ञ था। फिर भी मात्र एक बच्ची शियाओ हान को इसके बारे में पता था। भविष्यवाणी पूर्ण। इसी बीच काफी देर से चुप रही शियाओ यान अचानक बोल पड़ी। भविष्यवाणी। मेडिसिन डस्ट ने अत्यधिक जिज्ञासा से शियाओ यान की ओर देखा। शियाओ यान ने समझाया, आजकल परिवार में यह अफवाह फैली हुई है कि शियाओ हान के पास भविष्यवाणी करने की दिव्य क्षमता है। वह एक तरह से दिव्य कैलकुलेटर है। एक दिव्य कैलकुलेटर। मेडिसिन डस्ट ने भौहें चढ़ाकर हैरानी से कहा, इस बूढ़े आदमी ने दशकों तक डोची महाद्वीप की यात्रा की है और उसने कभी किसी को भविष्यवक्ता होने की क्षमता रखते हुए नहीं सुना। नहीं, मैंने कभी किसी दिव्य कैलकुलेटर के पेशे के बारे में सुना है। मेडिसिन डस्ट ने शाओ हान को ध्यान से देखा, इस उम्मीद में कि शाओ हान उसे कोई जवाब दे सके। शाओ यान भी शाओ हान को घूर रही थी। शाओ यान बहुत ही अध्ययनशील था, उसने बचपन से ही कई प्राचीन ग्रंथ पढ़े थे और उसने दो क्यू महाद्वीप के इतिहास में कभी भी दिव्य कैलकुलेटर पेशे का कोई उल्लेख नहीं देखा था। आप मुझे एक दिव्य कैलकुलेटर ही समझ लीजिए, जियाओ हान ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। क्या जियाओ हान कोई दिव्य कैलकुलेटर था? बिल्कुल नहीं। जियाओ यान की तरह पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी होने के नाते जियाओ हान थोड़ा अधिक भाग्यशाली था, उसे जियाओ यान के बारे में सब कुछ जानने का सौभाग्य प्राप्त था। अगर किसी और बात पर चर्चा करने की बात आती तो वह शियाओ हान की क्षमताओं से परे होती। हालांकि मेडिसिन डस्ट की जिज्ञासा जगाने और कहानी में थोड़ा रहस्य जोड़ने से जियाओ हान स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहते हो मेडिसिन डस्ट, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? मैं निश्चित रूप से जियाओ यान से ज्यादा भरोसेमंद हूँ। हे। मेडिसिन डस्ट ने धीरे से हंसते हुए कहा, छोटे शैतान, तुम्हारी प्रतिभा वाकई शाओ यान से कम प्रभावशाली नहीं है। तुम्हारी आत्मा की अनुभूति भी उत्कृष्ट है, लेकिन तुम मेरे बारे में सब कुछ इतनी स्पष्टता से जानते हो जिससे यह बूढ़ा आदमी बहुत बेचैन हो जाता है। तुम और शाओ यान के बीच मैं अब भी शाओ यान को ही चुनूंगा। क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिसिन डस्ट की आंखें सिकुड़ गईं, उनमें थोड़ी सी बेरहमी झलक रही थी। छोटे बदमाश, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ आखिरी शब्द हैं? आखिरी शब्द। जियाओ हान थोड़ी देर रुका, थोड़ा हैरान हुआ, फिर धीरे से हंसा, हे तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि आपको इस बूढ़े आदमी के ठिकाने का पता है, इसलिए यह मेरे लिए एक छिपा हुआ खतरा है। इसके अलावा आपको हान फेंग के अस्तित्व के बारे में भी पता है। अगर आप हान फेंग को मेरे बारे में बता देंगे तो इस बूढ़े आदमी की स्थिति नाजुक हो जाएगी। मैं आपको ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। बर्निंग फ्लेम स्किल और बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को आज्ञाकारी रूप से मुझे सौंप दें और मैं आपकी जान बख्श दूंगा। है सिर्फ तुम्हारे साथ एक छोटे से बदमाश के साथ जिसे डॉ से दायरे का भी नहीं माना जा सकता। मेडिसिन डस्ट ने जियाओ हान की उपस्थिति को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उपहास किया। जब मैंने आने की हिम्मत की है तो क्या आपको लगता है कि मुझमें आत्मविश्वास की कमी है? जियाओ हान हल्के से मुस्कुराता रहा, फिर रुका और अपने सिस्टम स्पेस से एक कार्ड निकाला। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। दरार। शाओ हान की हथेली हल्के से दब गई और उसके हाथ में मौजूद कार्ड चकनाचूर हो गया, जो प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और शाओ हान के शरीर को घेर लिया। दो क्षेत्र। लड़ाई गुरु। ग्रैंड दूशे। रूलिंग। डोवांग। उसके बगल में मेडिसिन डस्ट ने जियाओ हान को पूरी हैरानी से देखा। डोहुआंग। यह आभा ऐसा लगता है जैसे यह पीक डोहुआंग स्तर की है। मेडिसिन डस्ट ने पाया कि उसके शब्द शियाओ हान की साधना में तेजी से हो रही वृद्धि का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। पलक झपकते ही जियाओ हान की साधना शक्ति 9 विद्वान, 2 क्यूआई मिनेट विद्वान से बढ़कर 5 महान लोगों, 2 ज़ेलोग, युद्ध मास्टर, बैटल मास्टर, ग्रैंड दोशी, दो लिंग और दो वांग को पार कर गई। अंततः वह दो हुआंग लोक में प्रवेश कर गया, जहां स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता था कि वह दो हुआंग के शिखर पर पहुंच गया है। जी हाँ, मेरी वर्तमान शक्ति पीक दो हुआंग है। जियाओ हान ने अत्यंत गर्व से मेडिसिन डस्ट की ओर देखा। डो हुआंग एक्सपीरियंस कार्ड का उपयोग करने के बाद शियाओ हान के पूरे शरीर से सफेद प्रकाश की एक पतली परत निकली। उसने अस्थायी रूप से पीक डो हुआंग का क्षेत्र प्राप्त कर लिया। क्या यह एक डू हुआंग की युद्ध शक्ति है? शाओ हान ने मोहक निगाहों से अपने हाथों को देखा। इस क्षण उसके भीतर एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी, मानो वह एक साधारण सी हरकत से एक विशाल पर्वत को 2 भागों में काट सकता हो। वूश। शाओ हान ने सहज रूप से पास के एक विशाल पेड़ की ओर हथेली घुमाई, एक ऐसा पेड़ जिसे 3 लोग मुश्किल से ही घेर सकते थे। एक जोरदार धमाके के साथ विशाल पेड़ टुकड़ों में नहीं टूटा, बल्कि सीधे धूल में बदल गया। पीक डो हुआंग। मेडिसिन डस्ट की भौहें गहरी सिकुड़ गईं और उसने शियाओ हान को अत्यधिक आशंका से देखा। क्या चल रहा है? ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसने कोई औषधीय गोली ली हो। फिर भी उनकी साधना ने पलक झपकते ही कई गुना उन्नति कर ली थी।
क्या इस संसार में कोई ऐसी विधि मौजूद है जिसके बारे में मैं, पूजनीय वैद्य भी, अनभिज्ञ हूं, जो साधना को तीव्र गति से बढ़ा सकती है? मेडिसिन डस्ट मन ही मन बेहद असमंजस में था। बेशक उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जियाओ हान के पास डो हुआंग एक्सपीरियंस कार्ड है। जियाओ हान ने मेडिसिन डस्ट की ओर देखा और उसकी आंखों में चिंता को भांप लिया। उसने पूछा, मेडिसिन डस्ट, क्या मैं अभी इतना शरारती बच्चा हूं कि तुम मुझे नजरअंदाज कर सकते हो? ओह! मेडिसिन डस्ट ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई, या मानो उसके बूढ़े चेहरे पर एक तमाचा था। हालांकि जियाओ हान ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, यदि आप अभी मेरी मांगों से सहमत हो जाते हैं तो मैं अभी भी आप पर हमला न करने का विकल्प चुन सकता हूं। अगर उसे लड़ना पड़े तो जियाओ हान को इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि वह मेडिसिन डस्ट को हरा पाएगा। आखिरकार वह खुद कभी शक्तिशाली मेडिसिन वेनेरेबल मेडिसिन डस्ट हुआ करता था। दो हुआंग बगल में खड़ी शाओ यांग ने शाओ हान को हैरानी से देखा। शाओ हान की युद्ध शक्ति वास्तव में इतनी भयावह थी कि वह डो हुआंग क्षेत्र तक पहुंच गई थी। शाओ यांग की पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। उसने शाओ यांग ने वास्तव में एक ऐसे भयावह अस्तित्व को उकसा दिया था। शाओ हान की बातें सुनकर शाओ यांग ने मेडिसिन डस्ट की ओर गिड़गिड़ाती निगाहों से देखा। मेडिसिन डस्ट ही उसका आखिरी सहारा था। अगर मेडिसिन डस्ट ने उसे छोड़ दिया और शाओ हान की उसके प्रति शत्रुता को देखते हुए, तो आज उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। वही शब्द मेडिसिन डस्ट के चेहरे पर हैरानी के भाव क्षणिक ही रहे, उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। उनकी निगाहें दृढ़ थीं और उन्होंने कहा, तुम्हारे कारण मुझे तसल्ली नहीं मिल रही। मैं अब भी शाओ यांग को ही चुनता हूं। भले ही मैं, सम्मानित वैद्य, आज इस हालत में आ गया हूं, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे कोई भी कुचल सके। छोटे बच्चे, मुझे तुम्हारा शरीर उधार दे दो। मेडिसिन डस्ट के शब्द समाप्त होते ही शाओ यांग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसका आत्मा शरीर धुंध के एक झोंके में परिवर्तित हो गया और शाओ यांग के भौतिक शरीर में समा गया। 8 सितारा डो हुआंग। सिस्टम द्वारा प्रदर्शित रैंक में जियाओ हान ने पाया कि अपनी आत्मा की अवस्था में भी मेडिसिन डस्ट में 8 सितारा डो हुआंग का स्तर मौजूद था। बुरा नहीं है, मेडिसिन डस्ट ने शाओ हान को तीखी नजर से देखते हुए कहा, छोटे बदमाश, तुम्हें बहुत ज्यादा पता है। तुम्हारे जीवित रहने से मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। आज तुम्हें मरना ही होगा। याओ लाओ ने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और अपनी पूरी आभा को उस अनमोल तलवार में समाहित कर दिया था। तलवारबाजी तकनीक। शाओ हान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उनकी समझ में याओ लाओ तलवारबाज नहीं थे। उनके पास तलवार चलाने की कौन सी तकनीक हो सकती है? याओ लाओ के बारे में शाओ हान के ज्ञान के अनुसार हथियार की आवश्यकता वाला एकमात्र दाव शायद वही एक दाव था। ज्वाला विभाजक तरंग शासक, जियाओ हान ने अचानक कहा। दूसरी ओर मेडिसिन डस्ट की आंखें आश्चर्य से थोड़ी चौड़ी हो गईं और शाओ हान को जान से मारने का उसका इरादा और भी तीव्र हो गया। तुम इस बूढ़े आदमी को सचमुच अच्छी तरह जानते हो। इस अर्थ रैंक के हाथों मरना तो और भी बुरा होगा। इस बूढ़े आदमी की दाव तकनीक के बाद आपको शांति से आराम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। ज्वाला विभाजन तरंग शासक। मेडिसिन डस्ट तलवार को एक रूलर की तरह इस्तेमाल करता था। मार्शल आर्ट में उसकी महारत अविश्वसनीय रूप से निपुण थी। जैसे ही मेडिसिन डस्ट हिलने लगा, उसके चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। उसके हाथ में मौजूद बहुमूल्य तलवार से ऊर्जा का एक सैलाब निकला, जो एक विशाल नीली लहर में बदल गया। जहां से लहर गुजरी, वहां घास का एक तिनका भी नहीं बचा। फूल, पौधे और पेड़ पल भर में जलकर राख हो गए। उसके रास्ते में पड़ने वाली जमीन इंच इंच करके फटती चली गई। वह कोई साधारण लहर नहीं थी, वह स्पष्ट रूप से अलौकिक अग्नि का एक प्रचंड विस्फोट था, जो अस्थि आत्मा की शीत अग्नि ऊर्जा के अभिसरण से उत्पन्न हुआ था। सब कुछ निगल जाने की गति और गरज की शक्ति से भरपूर वह विशाल लहर शाओ हान की ओर बढ़ गई। जैसा कि वैद्य याओ चेन से उम्मीद थी, जिन्होंने कभी दो ची महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमाया था, मात्र एक आत्मा शरीर होते हुए भी उनके द्वारा किया गया हमला इतना विनाशकारी था। शाओ हान ने सीधे वार सहते हुए इस पृथ्वी रैंक के भीतर व्याप्त आतंक को महसूस किया। दो तकनीक। सौभाग्यवश अब डो हुआंग एक्सपीरियंस कार्ड का उपयोग करने के बाद उसकी आभा मेडिसिन डस्ट की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। चकनाचूर पत्थर की हथेली। पत्थर की हथेली चकनाचूर करना एक हुआंग निम्न श्रेणी उतान शहर के शियाओ परिवार की डो तकनीक। हालांकि यह डो तकनीक का सबसे निचला स्तर था, लेकिन जब शाओ हान द्वारा इसे इस्तेमाल किया गया तो इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। एक घनी डोची एक पारदर्शी विशाल हथेली में संघनित हो गई। वह विशालकाय ताड़ का पेड़ कई झांग ऊंचा था, जिसकी गर्जना से हवा में जोरदार आवाज गूंज रही थी और कान फाड़ देने वाली गूंज सुनाई दे रही थी। जहां जहां से वह विशालकाय ताड़ का पेड़ गुजरता, जमीन धीरे धीरे फटती जाती। उस विशालकाय ताड़ के पेड़ से चलने वाली तेज हवा ने आसपास के पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। टकराना। जब विशाल हथेली ने विचित्र ज्वालाओं की लहर को छुआ, तो ऐसा लगा मानो वह समुद्र की लहरों पर जोरदार प्रहार कर रही हो। विचित्र ज्वालाओं की लकीरें पानी की बूंदों की तरह चारों ओर बिखर गईं। चाहे वो फूल हों, पौधे हों, पेड़ हों या फिर भारी भरकम चट्टानें हों, जैसे ही उन पर ये भयंकर ज्वालाएं पड़ती, वे सब चूर-चूर होकर पाउडर के ढेर में बदल जाती। पलक झपकते ही अनगिनत ऊर्जा उथल-पुथल के कारण शियाओ परिवार के पीछे वाले पहाड़ की चोटी समतल हो गई थी। एक चाल चलने के बाद मेडिसिन डस्ट का चेहरा बेहद गंभीर हो गया और थोड़ी सी घबराहट के साथ उसने शाओ हान की ओर देखा। डो तकनीक बेहतरीन पूर्णता। डो तकनीक की दक्षता को निम्न से उच्च तक 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: परिचय, लघु उपलब्धि, प्रमुख उपलब्धि और महान पूर्णता। फ्लेम डिवाइडिंग वेव रूलर का रैंक क्या था? एक अर्थ रैंक। दो तकनीक। शैटरिंग स्टोन पाम का रैंक क्या था? हुआंग लो ग्रेड। मेडिसिन डस्ट बेहद हैरान थी। जियाओ हान ने सबसे निचले हुआंग रैंक का इस्तेमाल किया था। उसकी पृथ्वी रैंक को अवरुद्ध करने के लिए दो तकनीक। बेशक उनके क्षेत्र में एक अंतर था। हालांकि उनकी उम्र में भारी अंतर और दो तकनीक में भारी असमानता को देखते हुए रैंक एस जियाओ हान द्वारा उसके एक बार को रोकने में सक्षम होने से मेडिसिन डस्ट बहुत आश्चर्यचकित हुआ। इसके जवाब में मेडिसिन डस्ट ने प्रशंसा करते हुए कहा, बुरा नहीं है। इतनी कम उम्र में आपने हुआंग निम्न श्रेणी की साधना कर ली है। तो तकनीक में उत्कृष्टता प्राप्त करना ऐसी प्रतिभा को तो प्रतिभाओं में भी प्रतिभा कहा जा सकता है। शाओ हान ने हल्की सी मुस्कान दी। मेडिसिन डस्ट को शायद यह नहीं पता था कि जियाओ हान के पास सिस्टम जियाओ एक गोल्डन फिंगर थी, जो उसके हाथों में किसी भी दो तकनीक को तुरंत महान पूर्णता तक पहुंचाने की क्षमता प्रदान करती थी। इस क्षेत्र में आम लोगों की तरह दिन रात साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेडिसिन डस्ट की आंखों में भय का संकेत देखकर जियाओ हान ने एक बार फिर सुलह का हाथ बढ़ाते हुए कहा, बूढ़े याओ, आपके पास अपना मन बदलने के लिए अभी भी समय है। अगर डोपो महाद्वीप में कोई ऐसा व्यक्ति था जो शाओ हान के सम्मान के योग्य था, तो वह मेडिसिन डस्ट ही होगा। मेडिसिन डस्ट के अनुभवों के प्रति सहानुभूति जताते हुए, यदि संभव हो तो जियाओ हान ओल्ड याओ के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहेगा। शाओ हान के लहजे में बूढ़े याओ के लिए संबोधन मेडिसिन डस्ट से बदलकर बूढ़े याओ हो गया था। हम्फ। मेडिसिन डस्ट की आंखें एकदम स्थिर थीं और उन्होंने दृढ़ता से कहा, छोटे बच्चे, अभी भी वही हाल है। तुम मुझे बहुत बेचैन कर देते हो। और तो और मैं, जो कि पूजनीय वैद्य हूं, इतने सीमित साधनों से कैसे काम चला सकता हूं? इस अगले कदम से तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मेडिसिन डस्ट की आभा में अचानक तीव्र उछाल आया। उसके चारों ओर जमीन पर बर्फ की परतें तेजी से जमने लगीं। पाला पड़ना बहुत ही अजीब था। पाले के नीचे की सारी जमीन ईंट जैसी लाल हो गई थी, मानो उसे आग में पकाया गया हो। बोन स्पिरिट कोल्ड फायर। शाओ हान ने भौहें चढ़ाई। वह जानता था कि यह बिल्कुल भी पाला नहीं था। यह बोन स्पिरिट कोल्ड फायर की अनूठी विशेषता थी, जो स्ट्रेंज फ्लेम लिस्ट में 11वें स्थान पर थी। उस समय मेडिसिन डस्ट ने इस रहस्यमय लॉ को हासिल करने की कोशिश में येलो स्प्रिंग्स के हाथों अपनी जान गंवाने से बाल-बाल बचा था। जी हां, यह बोन स्पिरिट कोल्ड फायर है। मेडिसिन डस्ट की आंखों में नीली लौ चमक उठी। छोटे साथी, तुमने मुझे बड़े प्यार से आमंत्रित किया, लेकिन मुझे दोष मत देना। यह दुनिया स्वभाव से ही निर्दयी है। यह जंगल का कानून है, जहां बलवान कमजोरों का शोषण करते हैं।
तुम्हें मेरी इस विचित्र लॉ से मरने देना तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। असत्य। यह बिल्कुल झूठ था। शाओ हान द्वारा प्रदर्शित युद्ध क्षमता ने मेडिसिन डस्ट की अपेक्षाओं को पूरी तरह से पार कर लिया था। इस समय मेडिसिन डस्ट एक आत्मा शरीर में था। वह अभी अभी जागृत हुआ था और बड़ी मात्रा में आत्मा ऊर्जा और विचित्र ज्वाला ऊर्जा का उपभोग करना उसके लिए बहुत हानिकारक था। इसलिए मेडिसिन डस्ट युद्ध को शीघ्रता से समाप्त करना चाहता था। इसके अलावा पीछे के पहाड़ की तलहटी में स्थित शियाओ परिवार के महल ने यहाँ की हलचल को पहले ही भांप लिया था। शियाओ परिवार के कई सदस्य इस स्थान की ओर दौड़ रहे थे। मेडिसिन डस्ट शियाओ हान को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि शियाओ हान को उसके अस्तित्व के बारे में पता था। इसी तरह अगर और लोगों को उसके अस्तित्व के बारे में पता चलता तो इससे सोल हॉल और गतार हान फेंग का पीछा करना तय हो जाता। वह ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए मेडिसिन डस्ट इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था। गुरुजी, भागो। इस समय सिस्टम जियाओ ने अचानक एक लाल चेतावनी जारी की। मास्टर, जियाओ का अनुमान है कि आपके पास बोन स्पिरिट कोल्ड फायर का प्रतिरोध करने में असमर्थ होने की 99% संभावना है। शाओ की चेतावनी के बावजूद शाओ हान उदासीन बना रहा। अगर उसने मेडिसिन डस्ट से लड़ाई न की होती तो शाओ हान को सफलता का भरोसा नहीं होता। लड़ाई के बाद शाओ हान के पास कम से कम 50% जीतने का मौका था। उसने शांत भाव से कहा, बूढ़े याओ, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे हाथ में मौजूद बोन स्पिरिट कोल्ड फायर भी मेरे लिए कोई खास खतरा नहीं बन सकती। घमंडी। फुफकार। मेडिसिन डस्ट ने और समय बर्बाद न करते हुए हरकत की। वह एक प्रेत की तरह एक दूसरे पर पड़ती परछाइयों के साथ शियाओ हान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। गिरना। इसे ब्लॉक कर दिया गया था। नहीं, उसे पकड़ लिया गया था। मेडिसिन डस्ट यह देखकर हैरान रह गया कि शियाओ हान ने वार नहीं रोका। शियाओ हान की क्षमता को देखते हुए वह निश्चित रूप से वार रोक सकता था। लेकिन शियाओ हान ने ऐसा नहीं किया। शियाओ हान ने न केवल मेडिसिन डस्ट के हमले से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि जिस क्षण मेडिसिन डस्ट ने शियाओ हान की छाती पर प्रहार किया, शियाओ हान के हाथ ने वास्तव में मेडिसिन डस्ट के हमलावर हाथ को कसकर पकड़ लिया। आप। मेडिसिन डस्ट ने अत्यंत आश्चर्य से शियाओ हान को देखा। यह किस तरह की लड़ाई शैली थी? मेडिसिन डस्ट ने अपना पूरा जीवन लड़ाई करते हुए बिताया था और उसने ऐसी शैली कभी नहीं देखी थी। अनुभव ने मेडिसिन डस्ट को बताया कि जियाओ हान की मृत्यु निश्चित थी। उनकी युद्ध शक्ति शुरू में बराबर थी, लेकिन भयानक तापमान और बोन स्पिरिट कोल्ड फायर के शक्तिशाली गुण के कारण जियाओ हान उस विचित्र ज्वाला में भस्म हो जाएगा और केवल 3 सेकंड में जलकर राख हो जाएगा। बेवकूफी। मेडिसिन डस्ट ने शियाओ हान की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और सोचा कि बछड़ा तो बछड़ा ही होता है, बेहद बेवकूफ। लेकिन अगले ही पल मेडिसिन डस्ट के चेहरे का भाव बदल गया। उसने देखा कि जियाओ हान की तर्जनी उंगली बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को छू रही थी। पागल। यह मेडिसिन डस्ट द्वारा शियाओ हान का आकलन था। बिना डोची सुरक्षा के सीधे उस अजीब लॉ को छूना पागलपन के अलावा और क्या हो सकता है? निकालना। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने बोन स्पिरिट कोल्ड फायर, एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट फ्लेम एट्रीब्यूट की अनूठी ज्वाला को प्राप्त कर लिया है, जिसमें +100,000,000 अंक शामिल है। जब बोन स्पिरिट कोल्ड फायर से अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी के गुणों को निकाला गया तो जियाओ हान की तर्जनी उंगली पर एक नीली लौ दिखाई दी। इसके विपरीत ओल्ड याओ केवल एक श्वेत ऊर्जा से घिरा हुआ था। यह श्वेत ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उसकी आत्मा थी। उत्पत्ति शक्ति। क्या चल रहा है? मेडिसिन डस्ट के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। शियाओ हान की तर्जनी उंगली पर जलती हुई अजीब लौ को देखकर उसने दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह मेरी अजीब लौ है। यह कैसे संभव है? मेरी रहस्यमय लौ और मेरी आत्मा व्यावहारिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मेरी अनुमति के बिना वह इसे कैसे ले जा सकता है? मेडिसिन डस्ट बेहद हैरान था। उसने सहज ही उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी जियाओ हान ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे दूर लात मारकर फेंक दिया। तुरंत बाद उसकी तर्जनी उंगली धीरे धीरे उसके शरीर के पास आई और उसने आदेश दिया, फ्यूजन। जैसे ही जियाओ हान का आदेश जारी हुआ, उसे अपने शरीर में कभी गर्मी तो कभी ठंडक का अनुभव होने लगा। शाओ हान के रूप में भी एक बड़ा बदलाव आया। उसकी त्वचा बारी बारी से लाल और नीली हो रही थी। गर्म, बहुत गर्म। शाओ हान ने बेतहाशा अपने कपड़े फाड़ डाले, मानो वह आग में जल रहा हो। ठंड, बहुत ठंड। जियाओ हान के सांस लेने से पहले ही उसकी धधकती लाल त्वचा पल भर में बर्फीली नीली हो गई। यहाँ तक कि जियाओ हान के चारों ओर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भी उड़ने लगे। वह मेरी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को और भी बेहतर बना रहा है। एक तरफ मेडिसिन डस्ट ने आश्चर्य से शियाओ हान को देखा। अपनी दिव्य ज्वाला खोने के बाद उसकी आंखों में अत्यंत निर्ममता थी। दिव्य ज्वाला का निर्माण कर रहे शियाओ हान के सामने मेडिसिन डस्ट की आंखों में व्यंग्य की झलक थी और उसके होठों के कोने हल्के से मुड़े हुए थे। जब मैंने अस्थि आत्मा शीत अग्नि का निर्माण किया था तो मैं लगभग मर ही गया था। अगर औषधीय गोलियों की सहायता न होती तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। तुम तो अभी केवल 2 स्तर पर हो, फिर भी दिव्य ज्वाला का निर्माण करने की हिम्मत कर रहे हो। मेडिसिन डस्ट को शियाओ हान के लिए स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने की कोई जल्दी नहीं थी। यदि मेडिसिन डस्ट की भविष्यवाणी सही थी तो 10 सांसों में शियाओ हान अस्थि आत्मा की ठंडी अग्नि के अद्वितीय गुणों को सहन करने में असमर्थ होगा और सीधे राख से बनी बर्फ की मूर्ति में बदल जाएगा। इसलिए मेडिसिन डस्ट को कोई जल्दी नहीं थी। वह शियाओ हान के बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को सहन करने में असमर्थ होने और स्वयं अपनी मृत्यु को गले लगाने का इंतजार कर रहा था। 1, 2, 3। मेडिसिन डस्ट चुपचाप सांसों को गिन रहा था। जब उसने 4 तक गिना तो वह लगभग पत्थर का बन गया। शियाओ हान की त्वचा का रंग वास्तव में सामान्य हो गया था। डिंग डोंग। बधाई हो, फ्यूजन एट्रीब्यूट सफल रहा। एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट फ्लेम एट्रीब्यूट में +100,000,000 अंक मिले। हाँ, यह सचमुच सफल हो गया। शियाओ हान बेहद खुश थी। उस पल को याद करते हुए दर्द किंग राजवंश की 10 भीषण यातनाओं से भी कहीं अधिक असहनीय था। अगर कुछ और सेकंड भी बीत जाते तो शियाओ हान शायद सहन न कर पाती। क्या बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को एकीकृत करना ही एकमात्र लाभ है? इसका उत्तर निश्चित रूप से नहीं है। निश्चित रूप से सिस्टम शियाओ की आवाज तुरंत सुनाई दी। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने जियाओ यांग के भविष्य में मिलने वाले बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को छीनकर कहानी को सफलतापूर्वक उलट दिया है। इस प्रकार आपने उसका अवसर हथिया लिया है। पुरस्कार, अनुभव अंक 1,00,000 अंक। वाउचर 2,000 अंक। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी हुई, जियाओ हान ने एक बार फिर अपने दिमाग से एक गर्म धारा को बहते हुए महसूस किया, जो उसके रक्त के माध्यम से उसके पूरे शरीर को पोषण दे रही थी। बात यही खत्म नहीं हुई, जियाओ हान को अपने पेट के निचले हिस्से में चुनचुनी का भी एहसास हुआ। यह हो सकता है। शियाओ हान ने एक संभावना का अनुमान लगाया। सिस्टम की आवाज ने उनके विचारों की पुष्टि कर दी। डिंग डोंग। बधाई हो, अनुभव अंक पूरे हो गए, अपग्रेड हो रहा है। लगातार 3 स्तर प्राप्त किए। वर्तमान रैंक 3 सितारा डोज क्षेत्र। डिंग डोंग। बधाई हो, पहली बार स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने पर आपको एक लॉटरी टिकट से पुरस्कृत किया जाता है। वाह, वाकई में डो जी चीजुआन लड़ाई ची चक्रवात सफलतापूर्वक संघनित हो गया है। जियाओ हान अपने दांतियान से आती हुई गर्म अनुभूति को महसूस कर सकता था। इस समय उसके दांतियान के भीतर एक लाल और नीले रंग का क्यू चक्रवात था, जिसका आकार बिल्कुल ताइची प्रतीक जैसा था। इतना ही नहीं, मैंने 3 स्तर आगे बढ़कर 3 सितारा डोज क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। एक ही बार में 3 स्तर आगे बढ़ना आश्चर्यजनक होने के बावजूद जियाओ हान इसे समझ भी सकता था। बोन स्पिरिट कोल्ड फायर क्या है? यह एक शक्तिशाली स्वर्गीय ज्वाला है जो स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। स्वर्गीय ज्वाला क्या है? यह 2 ची महाद्वीप का सर्वोच्च खजाना है। इसकी दुर्लभता 2 दी बनने की ओर ले जाने वाली सम्राट ची के बाद दूसरे स्थान पर है।
भविष्य में जियाओ यान मेडिसिन डस्ट द्वारा प्रदत्त बोन स्पिरिट कोल्ड फायर की शक्ति से डो क्यूई महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करेगा। शाओ हान ने कहानी के इतने महत्वपूर्ण मोड़ को बदल दिया है, इसलिए 1 लाख अनुभव अंक का पुरस्कार पूरी तरह से उचित है। वह मरा नहीं है। एक तरफ मेडिसिन डस्ट ने शियाओ हान को और भी अधिक आश्चर्य से देखा। शियाओ हान के चारों ओर मौजूद डोची उजुमाकी को देखकर उसकी भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं और लगता है उसने काफी तरक्की कर ली है। एक भीषण युद्ध के बाद वह फिर से आगे बढ़ा। उसकी ऊर्जा के उतार चढ़ाव से ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने लगातार 3 स्तरों की उन्नति की है। इस समय मेडिसिन डस्ट खुद से यह पूछने से खुद को रोक नहीं पाया कि शियाओ हान के बजाय शियाओ यान को चुनने का उसका हठपूर्ण निर्णय सही था या गलत। हाँ, अब से तुम्हारी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर मेरी है। जियाओ हान ने मेडिसिन डस्ट को अत्यंत संतुष्टि से देखा। ओह! मेडिसिन डस्ट की नजर जोहान पर पड़ी। बोन स्पिरिट कोल्ड फायर खो देने के कारण उसकी युद्ध शक्ति काफी कम हो गई थी। अब वह शाओ हान का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ था। वुश! मेडिसिन डस्ट ने छलांग लगाई और आश्चर्यजनक रूप से चट्टान से नीचे उड़ गया। जियाओ हान ने मेडिसिन डस्ट को घबराकर भागते हुए देखा और खुद पर बेहद गर्व महसूस किया। जियाओ, क्या तुमने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसके हाथों मेरी मौत होने की 90% संभावना है? ओह! शियाओ ने चुपके से अपनी जीभ चटकाते हुए समझाया, गुरुजी, शियाओ ने दोनों पक्षों की युद्ध शक्ति और युद्ध अनुभव के आधार पर एक विस्तृत भविष्यवाणी की है। यदि मेडिसिन डस्ट इतना अधीर न होता और गुरुजी से सीधे आमने-सामने की लड़ाई न लड़ता, बल्कि लंबी दूरी की लड़ाई लड़ता, तो गुरुजी मेडिसिन डस्ट को हरा नहीं पाते। आमने-सामने की लड़ाई का मौका मिलना और उसका फायदा उठाकर प्रतिद्वंद्वी की अस्थि आत्मा की शीत अग्नि को निकालना तो दूर की बात है। हे। शाओ हान ने शाओ के शब्दों का खंडन नहीं किया। दरअसल, अगर यह लड़ाई लंबी चलती, तो जियाओ हान के डोगवांग क्षेत्र की एक समय सीमा होती। जियाओ हान वास्तव में मेडिसिन डस्ट का प्रतिद्वंदी नहीं था। हालांकि वास्तविकता में कोई अगर नहीं था। मेडिसिन डस्ट, जो एक आध्यात्मिक अवस्था में था, ने शियाओ हान की दिव्य शक्ति का अनुमान नहीं लगाया था। वह लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, जिससे शियाओ हान को यह बाजी जीतने का मौका मिल गया। अगर मेडिसिन डस्ट पास न आती, तो जियाओ हान अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता और न ही वह अपनी दिव्य ज्वाला को प्राप्त कर पाता। कोई आ रहा है, शियाओ ने शियाओ हान को याद दिलाया। कुछ देर इंतजार करने के बाद चिंतित शियाओ परिवार के सदस्य पहाड़ पर आधी चढ़ाई कर चुके थे। शियाओ परिवार के मुखिया शियाओ जान और शियाओ परिवार के 3 महान बुजुर्ग लगभग पिछले पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। जियाओ ने याद दिलाते हुए कहा, गुरुजी, क्या आपने सोचा है कि उन्हें यह कैसे समझाना है? यह तो एक समस्या है। शाओ हान ने अपने आसपास का जायजा लिया। मेडिसिन डस्ट के साथ हुई लड़ाई के कारण शाओ परिवार के पिछले पहाड़ की चोटी समतल हो गई थी और पहले का हरा भरा जंगल अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अगर वह इसे समझा नहीं सकता था, तो वह इसे समझाता ही नहीं। सिस्टम, डो हुआंग के अनुभव का समय जल्दी समाप्त करो। जैसे ही जियाओ हान ने आदेश दिया, उसकी आभा में भारी गिरावट आई। यह डो हुआंग शिखर से गिरकर 3 सितारा डॉजे क्षेत्र तक पहुंच गई। अरे, दोनों डो हुआंग की आभा गायब हो गई। जल्दीबाजी करते हुए जियाओ जान और तीनों महान बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। जब वे पीछे वाले पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जियाओ हान जमीन पर पड़ा हुआ है। बेशक जियाओ हान मरा नहीं था, वह तो बस आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहा था। फिर उसकी डू हुआंग आभा भी गायब हो गई है। शाओ यान दूर नहीं भागी, बल्कि बाद में आने वाले शिष्यों के साथ मिल गई और युद्ध के मैदान में लौट आई। छोटे बदमाश, ये शाओ हान नाम का आदमी बहुत अजीब है। अब से तुम दोनों आग पानी की तरह होगे। इस बूढ़े आदमी की राय में तुम्हें अभी शाओ परिवार छोड़ देना चाहिए। इस बूढ़े आदमी की साधना के साथ मैं तुम्हें 1 साल में ही उसे खुद मारने में सक्षम बना सकता हूं। मेडिसिन डस्ट ने शाओ यान की मुट्ठी भींची देखी, वह शाओ यान के दिल में उमड़ते गुस्से को महसूस कर सकता था। शाओ परिवार को छोड़ दो। शाओ यान ने शाओ जान की ओर देखा, जो शाओ परिवार के शिष्यों को पीछे के पहाड़ की खोज करने का निर्देश देने में व्यस्त था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं छोटे बदमाश, शाओ परिवार के संसाधन सीमित हैं। मैं भी तुम्हें कम समय में तेजी से तरक्की दिलाने में मदद नहीं कर सकता। मेडिसिन डस्ट ने फिर कहा, शाओ परिवार को छोड़कर ही तुम्हारे लिए सब कुछ एक अवसर बन सकता है। क्या तुम इतने छोटे परिवार से बंधे रहना चाहते हो? फिर भी नहीं, शाओ यान ने दृढ़ता से इनकार करते हुए कहा, शाओ हान मेरे प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है। मुझे डर है कि वह मेरे पिता को नुकसान पहुंचा सकता है। कम से कम अभी शाओ परिवार को छोड़ने का समय नहीं है। चाहे कितना भी खतरा हो, मैं अपने पिता के साथ रहना चाहता हूं। शाओ यान की गहरी वफादारी के सामने मेडिसिन डस्ट केवल असहाय होकर आ भर सकता था। मन ही मन उसे इस बात का थोड़ा सुकून मिला कि उसने अधिक प्रतिभाशाली शाओ हान को न चुनकर रसायन शास्त्री शक्ति रखने वाले शाओ यान को चुना। शारीरिक बनावट। शाओ यान का दृढ़ संकल्प देखकर मेडिसिन डस्ट ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इस बूढ़े आदमी का अनुमान सही है, तो शाओ हान ने अपनी युद्ध शक्ति को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की निषिद्ध कला का प्रयोग किया होगा। ऐसी किसी भी निषिद्ध कला में कमजोरी का दौर अवश्य आता है। इस दौरान आप यही रुककर देख सकते हैं कि क्या आप उसे मार सकते हैं। अगले दिन जब सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी, तो जियाओ हान ने अपनी आंखें खोली। उसने आराम से अंगड़ाई ली। नर, आखिरकार तुम जाग गए। जैसे ही जियाओ हान ने अपनी आंखें खोली, उसकी मां का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने खुशी से कहा, हानिर, तुमने अपनी मां को इतना डरा दिया कि वह मर ही गई। मां। शाओ हान थोड़ा हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके कमरे में न केवल उसकी मां थी, बल्कि उसके पिता शाओ हाओ और उसके दादा, जो शाओ परिवार के अत्यंत सम्मानित तीसरे बुजुर्ग थे, भी मौजूद थे। पिताजी, दादाजी। अरे नन्हे शैतान, आखिरकार जाग ही गए। शाओ हाओ हंसते हुए शाओ हान को डांटने लगा, जिसमें 3 भाग दोष और 7 भाग चिंता थी। अब तुम बच्चे नहीं हो, क्या तुम अपनी मां को कम परेशान नहीं कर सकते? क्या तुम्हें पता है कि कल रात तुम्हारी मां तुम्हारे बारे में कितनी चिंतित थी? चिंतित? तभी शाओ हान को याद आया कि कल क्या हुआ था। असल में जियाओ हान ने परेशानी भरे स्पष्टीकरणों से बचने के लिए सोने का नाटक किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से भीषण युद्ध के बाद वह बहुत थक गया था। विशेष रूप से उस अजीब अग्नि को परिष्कृत करने के बाद जियाओ हान ने अमानवीय यातनाएं सहन की थी। वह सचमुच बहुत थक गया था, इसलिए अंत में वह सचमुच सो गया। हालांकि सम्राट शियाओ हाओ ने ऐसा कहा, फिर भी शियाओ हान ने महसूस किया कि सम्राट शियाओ हाओ की मानसिक स्थिति बहुत खराब थी। यह स्पष्ट था कि शियाओ हान की हालत को लेकर चिंतित होने के कारण उन्हें रात भर अच्छी नींद नहीं आई थी। न केवल सम्राट शियाओ हाओ, बल्कि शियाओ हान की मां और उनके दादा, शियाओ परिवार के तीसरे बुजुर्ग शियाओ डिंगटियन भी निराश और अस्वस्थ दिख रहे थे। शायद शाओ हान को यह पता नहीं था कि शाओ परिवार के हॉल में अपनी कुशलता दिखाने के बाद उसके 3 सबसे करीबी रिश्तेदारों ने शाओ हान का फिर से मूल्यांकन किया। उन्होंने शाओ हान को एक नए नजरिए से देखा। एनर, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे दादाजी ने तो कीमियागर को भी आमंत्रित किया था। कल रात गुनी की जांच हुई थी, लेकिन नतीजा वही निकला जो बाकी डॉक्टरों का निकला था। उन्हें कोई समस्या नहीं मिली। शियाओ हान की मां ने आगे कहा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता भी कल रात बहुत चिंतित थे। उनकी जुबान तो तीखी है, लेकिन दिल नरम है, उनकी बातों को गंभीरता से मत लेना। हम, सम्राट शियाओ हाओ ने गुर्राते हुए कहा, कोई समस्या नहीं मिली। ये तो बिल्कुल बकवास है। वो तो बस सो रहा था, गहरी नींद में। भला उन्हें कोई गड़बड़ी कैसे मिल सकती थी? हानिर, तुम तो बिल्कुल ठीक थी, फिर पीछे वाले पहाड़ पर कैसे पहुंच गई? तुम्हें तो पीछे वाला पहाड़ कभी पसंद नहीं था। और कल पीछे वाले पहाड़ पर आखिर हुआ क्या था? शियाओ हान की मां अब भी चिंता से शियाओ हान को देख रही थी। वहीं दूसरी ओर सम्राट शियाओ हाओ और शियाओ डिंगटियन भी शियाओ हान को उत्सुकता से देख रहे थे। शाओ हान को पीछे का पहाड़ नापसंद नहीं था। बात बस इतनी थी कि जब से उसे पता चला कि उसका प्रतिद्वंदी शाओ यान उससे बचने के लिए हमेशा पीछे के पहाड़ में जाता है, तब से वह वहां जाना बंद कर दिया था।
अपने 3 करीबी रिश्तेदारों को कल की घटनाओं के बारे में पूछताछ करते देख पहले से तैयार जियाओ हान ने उदासीनता से कहा, क्या हमारे जियाओ परिवार को अभी तक यह पता नहीं चला है कि वास्तव में क्या हुआ था? नहीं, जियाओ डिंगटियन ने अपना सिर हल्के से हिलाया। ओह! अपने तीनों करीबी रिश्तेदारों की निगाहें अभी भी खुद पर टिकी देखकर जियाओ हान ने हाथ हिलाते हुए कहा, मेरी तरफ मत देखो। मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। कल मैं पहाड़ की तलहटी से गुजर रहा था। अचानक मुझे एक रहस्यमय व्यक्ति दिखाई दिया और फिर मैं उसके पीछे पीछे पहाड़ के पिछले हिस्से में चला गया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाता, उसने मुझे बेहोश कर दिया। शाओ हान ने अपना तैयार किया हुआ बहाना बोल दिया। सिस्टम शियाओ है, डुआंग एक्सपीरियंस कार्ड और मेडिसिन डस्ट का अस्तित्व, इन सभी बातों को समझाना काफी मुश्किल था। फिलहाल वह सिर्फ एक झूठ बोल सकता था। सम्राट शियाओ हाओ और अन्य 2 लोगों को शुरू में शियाओ हान से थोड़ी उम्मीद थी। शियाओ हान की बातें सुनकर उन्हें थोड़ी निराशा हुई। हालांकि यह जानकर कि शियाओ हान सुरक्षित और स्वस्थ है, उनकी निराशा दूर हो गई। केवल जियाओ डिंगटियन ने ही उत्सुकता से पूछा, लेकिन आपकी साधना 3 सितारा डोज क्षेत्र तक कैसे पहुंची? क्या? एक तरफ सम्राट शियाओ हाओ ने शियाओ डिंगटियन को अत्यंत आश्चर्य से देखा, फिर शियाओ हान की ओर देखकर कहा, पिताजी, क्या आप कह रहे हैं कि हान पहले ही डोज क्षेत्र की सदस्य बन चुकी है? हाँ, जियाओ डिंगटियन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जियाओ हान से बेहद संतुष्ट दिखते हुए कहा, और वह 3 सितारा डोज क्षेत्र का है। अरे नहीं बदमाश, जल्दी बताओ, कल तक तो तुम केवल 9वें स्तर के डोजी पर थे, रातों रात 3 सितारा डोज क्षेत्र के कैसे बन गए? सम्राट शियाओ हाओ डांट नहीं रहे थे, बल्कि शियाओ हान को अपार उत्साह और आश्चर्य से देख रहे थे। वाह, 3 सितारा डोज क्षेत्र, जियाओ हान ने आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, अरे वाह, मैं सोते सोते इतना खो गया कि न केवल एक ही बार में डोजी चीजुआन लड़ाई चक्रवात का निर्माण कर लिया, बल्कि 3 सितारा डोज क्षेत्र का भी बन गया। बकवास, यह तुम्हारा 3 सितारा डोज क्षेत्र है। मुझे जल्दी बताओ, तुमने अचानक इतनी तेजी से प्रगति कैसे की और 3 और सितारा स्तर कैसे पार कर लिए? सम्राट शियाओ हाओ बेहद गर्व से भरे हुए थे। उन्हें शियाओ हान को अपना पुत्र पाकर अत्यंत गर्व महसूस हो रहा था। डोज क्षेत्र के रूप में डोजी के 9वें चरण के शिखर पर पहुंचकर व्यक्ति अपने दांतियान में ची चक्रवात का संघनन करता है। सफल होने पर वह वास्तव में डोज क्षेत्र का स्वामी बन जाता है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे करना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, कबीले का मुखिया उस समय शियाओ परिवार के शियाओ झान और अत्यंत सम्मानित 3 महान बुजुर्ग सभी कम से कम 2 बार क्यू चक्रवात को संघनित करने में असफल रहे थे। इसके विपरीत जियाओ हान ने न केवल सफलतापूर्वक डोजी चीजुआन लड़ाई ची चक्रवात का निर्माण किया, बल्कि कई स्तरों की उन्नति भी की। इस उपलब्धि को सर्वकालिक दुर्लभ प्रतिभा कहा जा सकता है। कम से कम शियाओ परिवार के ज्ञात इतिहास में ऐसी असाधारण प्रतिभा पहले कभी सामने नहीं आई थी। पिताजी, मैं सचमुच बस सोता ही रहा और फिर अचानक मुझे सफलता मिल गई, जियाओ हान ने सम्राट जियाओ हाओ को शरारती अंदाज में जवाब दिया। तुम बच्चे हो। सम्राट शियाओ हाओ हल्के से मुस्कुराए, उनका इरादा शियाओ हान को मजाक में थोड़ा डांटने का था। बगल में शियाओ परिवार के तीसरे मुखिया शियाओ डिंगटियन ने हाथ हिलाकर सम्राट शियाओ हाओ के सवाल को रोका। सम्राट शियाओ हाओ, हमारे पोते अभी अभी कोमा से जागे हैं, उन्हें आराम करने दीजिए, चलिए पहले हम बाहर चलते हैं। शियाओ डिंगटियन के शब्दों का सामना करते हुए सम्राट शियाओ हाओ ने एक पुत्र होने के नाते अवज्ञा करने का साहस नहीं किया। सम्राट शियाओ हाओ के पीछे पीछे शियाओ हान के कमरे से बाहर निकलते हुए शियाओ डिंगटियन ने अचानक पूछा, सम्राट शियाओ हाओ, इस मामले में आपका क्या विचार है? सम्राट शियाओ हाओ ने शियाओ डिंगटियन की ओर देखा और उत्तर दिया, पिताजी, यह स्पष्ट है कि हान कुछ छिपा रही है। कल पीछे के पहाड़ पर हुए युद्ध में जो हलचल मची थी, उसकी युद्ध शक्ति संभवतः 2 हुआंग स्तर तक पहुंच गई थी। एनएर की सफलता का संबंध भी संभवतः इसी मामले से है। पिछले 2 दिनों में हमारे शियाओ परिवार में कई घटनाएं घटी हैं। इन 2 दिनों में हान की तीव्र प्रगति को देखते हुए मुझे तो यह भी संदेह है कि शायद कोई विशेषज्ञ उसे पर्दे के पीछे से निर्देशित कर रहा है। जियाओ डिंगटियन ने दाढ़ी सहलाते हुए सिर हिलाया, मेरा अनुमान भी आपके जैसा ही है। हालांकि चूंकि हान कुछ कहना नहीं चाहती, इसलिए हमें पूछने की जरूरत नहीं है। मौजूदा हालात को देखते हुए इस विशेषज्ञ के मन में हमारे जियाओ परिवार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। जी पिताजी, सम्राट शियाओ हाओ ने सिर हिलाकर सहमति जताई। कमरे के बाहर मौजूद शियाओ हान और शियाओ डिंगटियन को शायद यह पता नहीं था कि उनकी बातचीत को असाधारण संवेदनशीलता रखने वाले शियाओ हान ने शब्दशः सुन लिया था। कल की घटनाओं के प्रति उन दोनों का रवैया और पूरे शियाओ परिवार का रवैया बिल्कुल वैसा ही था जैसा शियाओ हान को चाहिए था। मूल कहानी के अनुसार आज का दिन वह दिन है जब शियाओ यान औषधीय सामग्री खरीदने जाती है और याओ लाओ स्पिरिट गैदरिंग लिक्विड तैयार करता है। हालांकि याओ लाओ के पास अब बोन स्पिरिट कोल्ड फायर नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि इसका आगे की कहानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शियाओ हान थोड़ा असमंजस में और थोड़ा घबराया हुआ भी महसूस कर रहा था। एक बार जब मूल कहानी में बदलाव आएगा तो उसके लिए एक देवता के दृष्टिकोण से शियाओ यान और मेडिसिन डस्ट की हर गतिविधि को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। फिर भी मुझे पहले जाकर देख लेना चाहिए। शियाओ हान उठा, नहाया और सादा नाश्ता किया। जैसे ही वह आंगन से बाहर निकला, उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जो अभी अभी परिसर में दाखिल हुआ था। आह! एक सुंदर मधुर आवाज पीले ओरियोल पक्षी की तरह शियाओ हान के कानों में पड़ी। शियाओ हान ने उस शख्स को गौर से देखा। नई आई लड़की ने हल्के हरे रंग का जालीदार चोला पहना हुआ था, जिस पर वसंत ऋतु के ऑर्किड के फूल बने थे और सुनहरे धागे से किनारी बनाई गई थी। इससे उसके चेहरे पर एक पवित्रता और साथ ही सूक्ष्म आकर्षण झलक रहा था। उसकी कोमल नैनंश के साथ मिलकर यह चोला उस युवती की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। ज्योमी! शियाओ हान ने कई सुंदरियों को देखा था और उसमें प्रबल प्रतिरोध क्षमता थी। सावधानीपूर्वक सजे शाओमी रूप रंग में शियाओ जुने से किसी भी तरह कमतर नहीं थी। अगर उनकी सही तुलना की जाए तो जियाओ जुने कीचड़ से खिलते कमल की तरह थी, जबकि जियाओ मी एक सुंदर वसंतकालीन ऑर्किड की तरह थी। शियाओ हान, तुम जाग गए? शियाओ मी ने थोड़ी हैरानी के साथ शियाओ हान की ओर देखा। हम शियाओ हान ने सिर हिलाया। अपनी मां के जाने से पहले शियाओ हान को पता चला कि परिवार में उससे मिलने केवल शियाओ मी ही आई थी। संभवतः यह लड़की उसके आंगन में इसलिए दाखिल हुई क्योंकि वह शियाओ हान से मिलने जाना चाहती थी। शियाओ हान ने सिर हिलाते हुए प्रशंसा की। वसंत के फूल जैसी सुंदरता जिसे तोड़ा नहीं गया है, जो शर्म से खुद को प्रस्तुत करती है, अक्सर उसकी सुगंधित खुशबू हवा और ओस में घुल जाती है, भले ही वह झाड़ियों के बीच गहराई में छिपी हो। शियाओ मी, तुम आज सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हो। शियाओ हान, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। शियाओ मी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शियाओ हान का इससे क्या तात्पर्य था? क्या वह प्रेम प्रसंग के रूप में उसे कोई प्रेम कविता लिख रहा था? लेकिन ये शब्द सुनने में इतने मधुर थे, घुमंतु कवियों की रचनाओं से कहीं बेहतर। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शियाओ हान में न केवल असाधारण प्रतिभा और वाक्पटुता होगी, बल्कि साहित्यिक कौशल भी होगा। ज्योमी ने शर्म से जियाओ हान की ओर देखा। यह नजर ऐसी थी जैसे कोई सास अपने दामाद को देख रही हो। जितना ज्यादा वह देखती, उतनी ही खुश होती जाती। शियाओ हान भी बहुत सुंदर है। मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? शियाओ मी, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगी? शियाओ हान ने आमंत्रित किया। अरे, कहाँ जाना है? तभी शियाओ मी अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर निकली। शियाओ हान ने शरारत से शियाओ मी के माथे पर उंगली मारी और हंसते हुए कहा, अरे लड़की, अभी क्या सोच रही थी? मैंने कहा कि मैं शियाओ परिवार के बाजार जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? शियाओ हान, क्या तुम मुझे आमंत्रित कर रहे हो? शियाओ मी ने थोड़ी हैरानी के साथ शियाओ हान की ओर देखा। शियाओ परिवार ऊपर से शांत दिखाई देता था, लेकिन आंतरिक रूप से धीरे धीरे गुटबंदी शुरू हो गई थी। जियाओ परिवार कुल प्रमुख जियाओ जान युवा और बलवान था और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था। वह 3 महान बुजुर्गों की शक्ति को कमजोर करने के लिए कई और बुजुर्गों के पद जोड़ने की योजना बना रहा था। तीनों महान बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे और कित्सुची में उनका दबदबा लगभग कायम हो चुका था।
स्वाभाविक रूप से वे अपने वंशजों के लिए और अधिक शक्ति सुरक्षित करना चाहते थे। इस निर्णय का सामना करते हुए उन्होंने स्वाभाविक रूप से कड़ा विरोध किया। शाओ हान को शायद पता न हो, लेकिन कल रात दूसरे एल्डर ने वास्तव में कहा था कि शाओ हान प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है और वे पहले से ही शाओ मी की शादी शाओ हान से कराने के बारे में सोच रहे थे। हाँ, जियाओ हान ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम नहीं जाना चाहते? हाँ, जियाओ हान की बात सुनकर जियाओ मी काफी संतुष्ट हो गई। यह दो चीमा द्वीप था जहां विवाह हमेशा माता पिता द्वारा तय किए जाते थे। अगर भावनाओं को विकसित करने का मौका मिले तो शियाओ मी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए, और उसने अपने विचार का पालन करते हुए कहा, ऐसा संयोग है कि मैं पिछले कुछ दिनों से कड़ी साधना कर रही हूं और मैं टहलने भी जाना चाहती हूं। अच्छा, जियाओ हान मन ही मन प्रसन्न हुआ। इस अवसर को भला वह कैसे न अपनाए। डॉटियन की कहानी के अनुसार जियाओ मी एक बहुत ही वफादार व्यक्ति थी जिसे अंततः जियाओ यांग ने त्याग दिया था, लेकिन वह पुरानी यादों में खोई हुई गामा साम्राज्य में लौट आई। अब शियाओ यांग की प्रतिभा अभी तक अपने पूर्व गौरव को प्राप्त नहीं कर पाई थी, कम से कम शियाओ परिवार के सदस्यों की नजर में तो ऐसा ही था। लोहा जब गर्म हो तब चोट करो। शियाओ हान इस सिद्धांत को समझ गया था। उसी क्षण शियाओ हान का हाथ शियाओ मी की ओर बढ़ा। शियाओ मी इतनी चौंक गई कि वह अपना हाथ पीछे खींचना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि शियाओ हान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसका दिल आश्चर्य और खुशी से भर गया और वह चिल्लाई, शियाओ हान, भाई बहन का हाथ पकड़ रहा है, क्या ये मना है? जियाओ हान हंस पड़ा। जियाओ मी को चुप देखकर जियाओ हान ने बेधड़क होकर जियाओ परिवार के मुख्य निवास से बाहर निकल गया। एक होनहार लड़के और एक सुंदर लड़की, शियाओ हान और शियाओ मी ने स्वाभाविक रूप से शियाओ परिवार के सदस्यों के बीच गर्मागर्म बहस छेड़ दी। इन टिप्पणियों पर शियाओ मी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। शियाओ परिवार के सदस्यों की निगाहों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि नौकरों ने भी उनकी ओर ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं की। शियाओ मी को तब तक एहसास नहीं हुआ कि वह शियाओ परिवार के मुख्य परिसर से बाहर निकल चुकी है, जब तक कि वे पूरी तरह से बाहर नहीं आ गए थे। उसका दिमाग लगभग खाली था। शियाओ हान भी बहुत ही शालीन था। उसने शियाओ मी की भावनात्मक सहनशीलता की सीमा को चुनौती नहीं दी। उसने बस शियाओ मी का हाथ थाम लिया। ओह शियाओ मी, क्या तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है? चलते चलते शियाओ हान ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और अचानक शरारती मुस्कान के साथ पूछा, अरे मैं ठीक हूँ, ज्यादा गर्मी नहीं है। शियाओ मी ने अनजाने में जवाब दिया। क्या यह पहली बार है जब किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति ने आपका हाथ पकड़ा है? जियाओ हान ने पूछना जारी रखा। हम। शियाओ मी ने सिर हिलाया। अचानक कुछ याद आने पर उसने शियाओ हान की ओर देखा। उसके चेहरे पर शरारती भाव देखकर वह थोड़ी हैरान रह गई। फिर उसने झुंझलाहट में पैर पटका, शियाओ हान के पैर पर पैर रखा और शरारती अंदाज में डांटते हुए कहा, शियाओ हान, तुम बड़े शरारती हो, अपनी बहन को चिढ़ा रहे हो। जब शियाओ मी ने शरारती अंदाज में डांटा तो उसके होठों के कोनों पर हल्के से डिंपल पड़ गए और उसके स्वाभाविक आकर्षक स्वभाव के साथ शियाओ हान कुछ हद तक मोहित हो गया। उसने अनजाने में कहा, शियाओ मी, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। शियाओ हान, तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे हो। एक छोटी लड़की के रूप में शियाओ मी को अपने पसंदीदा व्यक्ति से प्रशंसा पाकर बहुत गर्व महसूस होता था। जियो हान। अचानक जियाओ मी की आंखें बेहद गंभीर हो गईं और उसने आगे कहा, जियाओ हान, तुम्हें मेरे अतीत के बारे में पता होना चाहिए, है ना? बीता हुआ कल? कैसा बीता हुआ कल? जियाओ हान रुका, फिर पूछा, क्या आप जियाओ यांग के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, जियाओ मी ने स्पष्ट किया, जियाओ हान, मैं तब बहुत छोटी थी। दादाजी हमारे परिवार के मुखिया के साथ संबंध मजबूत करना चाहते थे और वे जियाओ यांग और मेरी शादी करवाने की लगातार कोशिश करते रहे। सौभाग्य से जियाओ यांग की साधना संबंधी समस्याओं के कारण दादाजी ने वह विचार छोड़ दिया और मुझ पर दबाव डालना बंद कर दिया। जियाओ हान, उस समय जियाओ यांग और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। आज सचमुच पहली बार किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा है। शाओ परिवार के मुख्य घर में 1000 से अधिक लोग थे जो चीन के एक गांव के बराबर थे। शाओ मी, हालांकि शाओ यान और शाओ हान की छोटी बहन थी, लेकिन उनका रक्त संबंध 3 पीढ़ियों से भी अधिक गहरा था। चीन में भी वे जीवन भर के साथी बन सकते थे। नैतिक रूप से पिछड़े इस दो महाद्वीप की तो बात ही छोड़िए। हे, जियाओ हान हंसते हुए बोला, क्या तुम अपने दादाजी, दूसरे बड़े बुजुर्ग की वजह से मेरे इतने करीब हो? नहीं, शियाओ हान, शियाओ मी ने चिंता से समझाया, अगर पहले होता तो शायद मैं मान जाती। लेकिन कल नालन यांगरांग के साहसी कारनामों को देखकर और मेरी प्रतिभा भी अच्छी है, मुझे लगता है कि नालन बहन की तरह मुझे भी अपनी खुशी पाने का अधिकार है। हाँ, दादाजी और पिताजी का कल रात यही इरादा था। लेकिन तुम्हारे साथ खरीदारी करने जाना मेरी अपनी मर्जी है। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज सच में पहली बार किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा है। अगर मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई अच्छी भावना न होती तो मैं तुम्हें अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं पकड़ने देती। डिंग डोंग, बधाई हो। डॉटियन की कहानी को उलट पुलटकर और सहायक पात्र शियाओ मी का पक्ष जीतकर आपको अनुभव मूल्य का 10वां हिस्सा यानी 30,000 अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग डोंग, बधाई हो, आपके अनुभव अंक पूरे हो गए हैं और आपने एक लेवल ऊपर पहुंच गए हैं। वर्तमान रैंक 4 सितारा डोजे। मुझे अनजाने में फिर से अनुभव अंक मिल गए। यह तो वाकई एक सुखद आश्चर्य है। शियाओ हान को यह महसूस हुआ कि उसका स्तर एक बार फिर एक रैंक ऊपर चला गया है। सिस्टम की बातों को याद करते हुए जियाओ हान ने उलझन में पूछा, रुको, सिस्टम जियाओ ने तो अनुभव अंकों का 10वां हिस्सा ही दिया, आखिर चल क्या रहा है? मास्टर, सिस्टम शियाओ ने समझाया, सहायक किरदार शियाओ मी के मन में आपके लिए सिर्फ अच्छी भावनाएं हैं। उसके मन में अभी प्यार की शुरुआत ही हुई है। उसने अभी तक शियाओ मी को सच्चा प्यार नहीं दिया है। इसलिए आपको मिलने वाले अनुभव अंक कुल अंकों का सिर्फ 10वां हिस्सा है। एक 10वां हिस्सा। जियाओ हान मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, तो अगर मैं जियाओ मी का सच्चा प्यार पा लेता हूं तो मुझे 300,000 अनुभव अंक मिलेंगे? हाँ मास्टर, 300,000। बाप रे, इसका मतलब है कि मैं लगभग लगातार 10 बार लेवल अप कर सकता हूँ। किसी लड़की को पटाने मात्र से मैं लगातार 10 बार लेवल अप कर सकता हूँ। यह अजय विध्वंस प्रणाली वाकई बहुत शक्तिशाली है। बेशक जियाओ हान को यह बात भी स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी कि सच्चा प्यार ऐसी चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती हासिल किया जा सके, इसके लिए अवसर की आवश्यकता होती है और यह स्वाभाविक रूप से विकसित होना चाहिए। फिर से लेवल अप हो गया। शियाओ हान के आसपास डोची के उजुमाकी का जमावड़ा था। यह साधना में उन्नति का स्पष्ट संकेत था। शियाओ मी की आंखों से देखे गए इस दृश्य ने शियाओ हान के लिए उसके मन में खुशी तो पैदा की, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक तरह का भारीपन भी भर दिया। परसों शियाओ मी और शियाओ हान दोनों ही डोची के 7वें चरण में थी। वे कंधे से कंधा मिलाकर एक ही रैंक पर थी। अब जियाओ मी को जियाओ हान के विशिष्ट क्षेत्र का एहसास नहीं हो रहा था। वह केवल इतना महसूस कर पा रही थी कि उसके और जियाओ हान के बीच की दूरी फिर से बढ़ गई है। शियाओ मी के चेहरे के भाव देखकर शियाओ हान ने चिंता से पूछा, क्या हुआ छोटी बहन शियाओ मी? शियाओ मी ने हल्के से अपनी मुट्ठी भींची और आत्महीनता के भाव से पूछा, भाई शियाओ हान, क्या मैं अब आपकी योग्य नहीं रही? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जियाओ हान ने पूछा। तुम्हारी साधना में तेजी से प्रगति हुई है और मैं 2 दिन बाद भी अभी भी डोची के 7वें उन्नत चरण में हूँ। धड़ाम। शियाओ हान ने शियाओ मी के माथे पर प्यार से उंगली मारी और मुस्कुराते हुए उसे डांटते हुए कहा, नासमझ लड़की, क्या सोच रही हो? तुम्हारी प्रतिभा तो पहले से ही अच्छी है। बस मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली से तुम्हारा सामना हुआ है, बस इतना ही। तुम्हारी साधना के साथ भविष्य में किसी भी प्रकार का सम्राट, संप्रदाय या पूज्य बनना, यहाँ तक कि एक दाऊ संत बनना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे भी जब 2 लोग प्यार में होते हैं तो लोग और ऐसी सारी बातें क्षणभंगुर होती हैं। भाई शियाओ हान। शियाओ मी की आंखें नम हो गईं और उसने भावुक होकर शियाओ हान को देखा। उसकी मुट्ठी और भी कस गई।
शाओ मेई ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे भविष्य में लगन से साधना करनी होगी और शाओ हान की सबसे शक्तिशाली सहायक बनना होगा। नहीं, वह शाओ हान की गुणी सहायक बनेगी। शाओ हान की प्रतिभा को देखते हुए वह निश्चित रूप से भविष्य में एक प्रमुख व्यक्ति बनेगा। वह शाओ हान को पीछे नहीं रोकना चाहती थी। भाई शाओ हान, हम कहाँ जा रहे हैं? शाओ मेई ने देखा कि शाओ हान उसे शाओ परिवार के बाजार की गहराई में ले जा रहा था। बस मेरा पीछा करो। अपनी याददाश्त पर भरोसा करते हुए जियाओ हान को यकीन नहीं था कि जिस गहरी गली में वह जा रहा था वह सही रास्ता था या नहीं। ओह, ये तो भाई शाओ यान है और शाओ शुनेर। चलते हुए जियाओ मेई ने आगे चल रहे एक युवक और युवती की ओर इशारा किया। जियो यान। शाओ हान थोड़ी देर के लिए रुका। वह खुश तो था लेकिन थोड़ा चिंतित भी था। वह इस बात से खुश था कि शाओ यान ने अपना ठिकाना नहीं छोड़ा था, बल्कि कहानी के अनुसार वह अभी भी शाओ परिवार के बाजार में शाओ शुनेर के साथ घूम रहा था। इस तरह वह एक देवता की दृष्टि से शाओ यान की हर गतिविधि पर नजर रख सकता था। वह चिंतित था क्योंकि जियाओ यान क्यूई गैदरिंग लिक्विड को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री खरीदने के लिए खरीदारी करने गई थी। इससे यह संकेत मिलता है कि भले ही याओ लाओ की असली आत्मा शीत अग्नि को शाओ हान ने ले लिया था, फिर भी उसके पास कीमिया करने की क्षमता थी। इसके अलावा कहानी के घटनाक्रम के अनुसार जियाओ यान को आज एक छोटा सा अवसर मिलेगा। एक सड़क किनारे की दुकान पर मात्र 470 सोने के सिक्कों में वह एक काले लोहे के टुकड़े से गहन श्रेणी का निम्न स्तरीय रोग कौशल हथेली को सोखना प्राप्त करेगा। हथेली को सोखने की क्षमता उच्च कोटि की निम्न स्तरीय रोग कौशल। यदि इसे प्रमुख उपलब्धि तक विकसित किया जाए तो यह 1000 जिन के पत्थर को भी सोख सकती है। यदि इसका प्रयोग किसी शत्रु के विरुद्ध तीव्र चूषण से किया जाए तो यह मानव शरीर से रक्त को जबरदस्ती निकाल सकती है। डाउटियम की कहानी से परिचित होने के कारण जियाओ हान को यह जादुई और मनोरंजक एब्जॉर्बिंग पाम बेहद पसंद था। आज बाहर जाने का शाओ हान का मुख्य उद्देश्य भी यही था, दूसरे पक्ष के अवसर का लाभ उठाना। वुडान शहर बहुत बड़ा था और शाओ परिवार का बाजार भी बहुत बड़ा था। शुरू में जियाओ हान को चिंता थी कि कहीं उसने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। आगे शाओ यान और शाओ शुनेर को देखकर शाओ हान को पता चल गया कि वह गलत रास्ते पर नहीं गया है। जल्दी करो। जियाओ हान ने जियाओ मी को खींचते हुए लगभग दौड़ते हुए आगे की ओर बढ़ा। अगर उसका अनुमान सही था तो एब्जॉर्बिंग पाम को रिकॉर्ड करने वाली रो तकनीक इसी बाजार की गहराई में थी। गहराई में पहुंचने पर जियाओ हान परेशान हो गया क्योंकि उसने पाया कि बाजार की गहराई में काले लोहे के टुकड़े बेचने वाले कई स्टॉल थे। ओह, शाओ हान और शाओ मी। शाओ यान थोड़ा रुका। वह अनजाने में अपने कदम रोककर आगे की दुकानों पर लगातार सामान खोज रही शाओ हान और शाओ मी को देखने लगा। शाओ शुनेर ने शाओ यान के चेहरे के भावों को देखा और उसकी आंखों में पहले से ही कुछ नाखुशी झलक रही थी। कल शाओ शुनेर यह नहीं भूली थी कि शाओ हान ने शाओ यान को किस तरह निशाना बनाया था, जिससे शाओ यान को बहुत अपमानित महसूस हुआ था। बेशक प्रेम में अंधी हुई शाओ शुनेर ने निष्पक्ष दृष्टिकोण से इस मुद्दे पर विचार नहीं किया। शाओ हान ने संकट को बखूबी सुलझा लिया था। शाओ शुनेर ने सहज रूप से शाओ हान को नाराज करने में शाओ यान का साथ दिया। शाओ हान को देखते ही शाओ शुनेर को ऐसा लगा जैसे वह अचानक गोबर के ढेर पर पैर रख बैठी हो। उसकी आंखों में क्रोध भर आया। पिछली रात वह शाओ हान को जान से मारना चाहती थी, लेकिन पिछली रात शाओ हान के कमरे की रखवाली शाओ परिवार के तीसरे मुखिया एक महान दोषी ने पूरी रात की थी, इसीलिए वह सफल नहीं हो पाई। अब दिन के उजाले में वह स्वाभाविक रूप से शाओ हान को सीधे नहीं मार सकती थी। शाओ यान की बेहद शत्रुतापूर्ण निगाहों को देखकर शाओ शुनेर ने कुछ दुख के साथ सुझाव दिया, भाई शाओ यान, चलिए उधर चलते हैं। वहां क्यों जाना है? क्या सिर्फ इसलिए कि वह यहाँ है? जियाओ यान आगे बढ़ी और जियाओ हान की ओर बढ़ने लगी। शाओ हान की तरह शाओ यान भी मौके पर लगे स्टॉलों का जायजा ले रही थी। कुछ ही समय बाद जियाओ यान को एक स्टॉल पर वह दानव क्रिस्टल मिल गया जिसकी उसे आवश्यकता थी। वह दानव क्रिस्टल जो जंगली लोमड़ी को भक्षण करता है। अगर मालिक को पसंद आए तो इसकी कीमत मात्र 500 सोने के सिक्के है। मेरे भाइयों को इस जंगली लोमड़ी को मारने में काफी चोटें आईं। सड़क किनारे लगे स्टॉल पर एक विक्रेता ने भावुक होकर कीमत बढ़ा दी। ये तो बहुत महंगा है। 470 कैसा रहेगा? जियाओ यान ने सामानों का ढेर उठाया और दुकानदार से मोल भाव करना जारी रखा। विक्रेता की आंखें चमक उठीं। उसने शाओ यान को तीखी नजरों से देखा। पहले तो वह कुछ कहना चाहता था। यह देखकर कि वे वस्तुएं कीमती नहीं थीं, वह तुरंत सहमत होने ही वाला था। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, इंतजार। स्ट्रीट वेंडर, शाओ शुनेर और शाओ यान तीनों ने वक्ता की ओर देखा। शाओ यान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उसका चेहरा गंभीर था। उसे अचानक एक बुरी आशंका हुई। सचमुच? जियाओ हान ने धीमी आवाज में कहा, विक्रेता, मुझे वह काले लोहे का टुकड़ा चाहिए। ओह, 4 स्टार डोजे। शाओ यान के मन में याओ लाओ के चेहरे पर संदेह का भाव झलक रहा था। क्या? 4 सितारा डोजे? जियाओ यान थोड़ा हैरान थी। हाँ, आखिर इस बच्चे ने ये कैसे कर दिखाया? रातों रात दोबारा मिलने पर उसने न केवल सफलतापूर्वक एक डोजी चीजवान लड़ाई की चक्रवात का निर्माण किया, बल्कि उसकी साधना में भी जबरदस्त उछाल आया और वह 4 सितारा डोजे के स्तर तक पहुंच गया। याओ लाओ का स्वर भी बहुत गंभीर था। रुको, क्या तुमने नहीं कहा था कि उसका एक कमजोर दौर आएगा? फिर भी वह इतना चुस्त दुरुस्त कैसे है और यहाँ कैसे आ गया? जियाओ यान ने उलझन में पूछा। मुझे नहीं पता। यह लड़का बहुत अजीब है, लेकिन एक बात पक्की है, उसने उस समय किसी निषिद्ध तकनीक का इस्तेमाल करके अस्थायी रूप से एक डॉशी युद्ध मास्टर शिखर की युद्ध शक्ति प्राप्त कर ली थी। अब समय बीत चुका है, उसकी साधना सामान्य स्तर पर लौट आई है। अभी उसे मारने का समय नहीं है। दरअसल जियाओ हान को पता नहीं था और जियाओ शुनेर को भी नहीं। पिछली रात जियाओ हान को मारने के लिए सिर्फ वही नहीं गई थी। जियाओ हान ने याओ लाओ की रहस्यमय अग्नि ले ली थी और याओ लाओ भी गया था। वह जियाओ हान की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे मारना चाहता था और अपनी रहस्यमय अग्नि वापस पाना चाहता था। बस बात इतनी सी है कि स्थिति शाओ शुनेर जैसी ही थी। शाओ परिवार के तीसरे मुखिया शाओ डिंगटियन की निगरानी में भी वह अंततः सफल नहीं हो सका। यह सही नहीं है। जियाओ जुनेर ने जियाओ हान को उदासीनता से देखा, क्रोध से नहीं बल्कि एक दबदबे भरे अंदाज में। महज एक नजर ने ही जियाओ हान को दमन का एक अदृश्य एहसास दिला दिया। शाओ हान का दिल बैठ गया और उसने सोचा, कितनी भयानक लड़की है। बस एक नजर से ही ऐसा लग रहा था जैसे माउंट ताई मुझ पर दबाव डाल रहा हो। गोल्डन एम्पायर स्काई बर्निंग फ्लेम रखने वाली से यही उम्मीद थी, जो स्वर्गीय ज्वालाओं की सूची में चौथे स्थान पर है। अगर मेरे पास बोन स्पिरिट कोल्ड फायर न होती, जो कि एक प्रसिद्ध स्वर्गीय ज्वाला है, तो शायद आज मैं खुद को मूर्ख साबित कर देता। शाओ हान ने शांत भाव से शाओ जुनेर की ओर देखा और अपने भीतर की दिव्य ज्वाला को धीरे से सक्रिय किया। दमन का भयानक एहसास तुरंत गायब हो गया। उसने जवाब दिया, खरीदार ने अभी तक भुगतान नहीं किया है और विक्रेता कीमत पर सहमत नहीं हुआ है। यह सौदा अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। एक ग्राहक के रूप में मुझे इसे खरीदने का वैध अधिकार है। ओह! शाओ शुनेर की भौहें थोड़ी सी खुल गईं। उसने शाओ हान को अत्यंत आश्चर्य से देखा। अभी शाओ जुनेर वास्तव में शाओ हान को मूर्ख बनाना चाहती थी, ताकि परसों शाओ हान द्वारा शाओ यान को निशाना बनाने का बदला ले सके। शाओ जुनेर को यह उम्मीद नहीं थी कि शाओ हान उसकी दिव्य ज्वाला द्वारा निर्मित आभा को आसानी से भेदने में सक्षम होगा। हालांकि उसका वर्तमान स्तर अभी भी बहुत कम था, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी आभा शाओ हान को शाओ यान के सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर सकती है। कम से कम घुटने टेकने पर तो मजबूर कर ही देगी। जियाओ जुनेर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गोल्डन एम्पायर स्काई बर्निंग फ्लेम द्वारा निर्मित आभा को जियाओ हान द्वारा इतनी आसानी से दूर किया जा सकेगा। स्वर्गीय ज्वाला। शाओ शुनेर की पतली सी भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। स्वर्ण सम्राट आकाश की प्रज्वलित ज्वाला की आभा को आसानी से भेदने में सक्षम होना और जियाओ हान का केवल 2 क्षेत्र में होना, इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था, जियाओ हान के पास एक दिव्य ज्वाला थी। शाओ हान के पास दिव्य ज्वाला कैसे हो सकती है?
क्या ऐसा हो सकता है कि जियाओ परिवार के पूर्वज जियाओ जुआन एक दिव्य ज्वाला छोड़ गए हों जो आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो? यह कैसे संभव हो सकता है? प्राचीन वंश की जानकारी के अनुसार शियाओ परिवार के पूर्वज शियाओ जुआन आत्मा सम्राट पूर्वज होंया और कई अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों से बुरी तरह घायल हो गए और मारे गए। यह सच है कि शियाओ जुआन के पास अपने जीवनकाल में दिव्य ज्वालाएं थीं और वह भी 3। हालांकि शियाओ जुआन की मृत्यु के बाद उन्होंने कोई भी दिव्य ज्वालाएं वंशानुगत रूप से नहीं दी। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन वंश द्वारा प्राप्त जानकारी गलत हो? क्या जियाओ जुआन ने अपनी मृत्यु से पहले दिव्य ज्वाला प्रदत्त की थी? जैसे जैसे शियाओ जुनर इसके बारे में सोचती गई वह और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। उसने तुरंत अपनी पिछली धारणा को पलट दिया। यदि शियाओ परिवार के पास दिव्य ज्वाला होती तो वे कभी भी इस वर्तमान स्थिति में नहीं पहुंचते। इसके अलावा शियाओ जान शियाओ परिवार के मुखिया थे। शियाओ यान शियाओ जान के पुत्र और शियाओ परिवार के युवा स्वामी थे। यदि किसी को पूर्वज द्वारा छोड़ी गई दिव्य ज्वाला का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार होता तो वह या तो शियाओ जान या शियाओ यान होते या शियाओ यान के 2 सगे बड़े भाई होते। दिव्य ज्वाला का उत्तराधिकारी बनने के योग्य व्यक्ति निश्चित रूप से शियाओ हान नहीं हो सकते थे जो उनसे पहले थे। हालांकि उस समय जियाओ जुनेर अपनी स्वयं की सहज दिव्य ज्वाला के उतार चढ़ाव के माध्यम से जियाओ हान के भौतिक शरीर के भीतर एक दिव्य ज्वाला से एक विचित्र उतार चढ़ाव महसूस कर सकती थी। जियाओ जुनेर ने बहुत दिमाग लगाया लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाई। जियाओ हान के पास वाकई दिव्य ज्वाला थी। हालांकि उसने इसे कल ही याओ लाओ से प्राप्त किया था। दुकानदार शियाओ यान शियाओ हान के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण था। वह बस जल्दी से खरीदारी पूरी करके वापस जाकर अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए औषधीय द्रव को परिष्कृत करना चाहता था। उसने पूछा, क्या आप इन्हें 470 में बेचेंगे? इससे पहले कि दुकानदार कुछ बोल पाता जियाओ हान ने बीच में ही रोकते हुए कहा, दुकान मालिक 500 सोने के सिक्के, मुझे बस वह काला लोहे का टुकड़ा चाहिए। क्या उस काले लोहे के टुकड़े के लिए 500 सोने के सिक्के? दुकानदार ने कुछ हैरानी से शियाओ हान की ओर देखा। यह जानना जरूरी है कि लोहे का यह काला टुकड़ा उसे और उसके कुछ भाड़े के सैनिकों को संयोग से मिला था। अगर इसे किसी को धोखा देकर एक सोने के सिक्के में बेचा जा सके तो यह पहले से ही बहुत बड़ा मुनाफा होगा। दुकानदार को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि शियाओ हान इस साधारण से काले लोहे के टुकड़े के लिए 500 सोने के सिक्के देगा। दुकानदार को अपने अंतर्मन से यह आभास हुआ कि यह वस्तु साधारण नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, शियाओ हान ने सिर हिलाया। तुम क्या कर रहे हो? शियाओ यान ने शियाओ हान को घूरकर देखा। याओ लाओ ने इस काले लोहे के टुकड़े को अच्छा बताया था। उसने इस लोहे के टुकड़े में कुछ असामान्यता भी महसूस की। शियाओ यान को अंतरात्मा से आभास हुआ कि यह लोहे का टुकड़ा एक खजाना है। शियाओ हान को दखल देते देख शियाओ यान ने उपहास उड़ाते हुए कहा, एक साधारण काले लोहे का टुकड़ा जिसकी कीमत 500 सोने के सिक्के है। शियाओ हान, अगर तुम मुझे निशाना बनाना चाहते हो तो इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? पैसा मेरा है, मैं इसे कैसे खर्च करता हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जियाओ हान ने दुकानदार की ओर उदासीनता से देखा और पूछा, कैसा रहेगा? क्या आप इसे 500 में बेचेंगे? हे, दुकानदार की आंखों में एक धूर्त व्यापारी की मुस्कान झलक रही थी और वह मुस्कुराया, 500? मुझे इस पर विचार करना होगा। हालांकि अगर आप इस वस्तु के लिए 1000 दे सकते हैं तो मैं इसे बिना किसी झिझक के आपको बेच दूंगा। 1000? बगल में खड़ी जियाओ मी ने धीरे से कहा, तुम उसे लूट ही लो। 1000? कीमत पल भर में दोगुनी हो गई। शियाओ हान ने धीरे से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और शियाओ मी की हरकत रोक दी। उसने शियाओ यान के हाथ से लोहे का काला टुकड़ा छीन लिया, उसमें से 1000 सोने के सिक्के निकाले और कहा, ठीक है, सौदा पक्का। बकवास। स्टॉल मालिक ने बड़ी बड़ी आंखों से शियाओ हान को घूर कर देखा। स्टॉल मालिक 1-2 दिन से ज्यादा समय से स्टॉल लगा रहा था। उसने कई तरह के कीड़े कोड़े देखे थे लेकिन ऐसा सीधा साधा कीड़ा उसे पहली बार मिला था। उसने अभी अभी तो बस इतना ही कहा था, 1000 सोने के सिक्के। अगर जियाओ हान थोड़ी मोलभाव करता तो वह 600 या यहाँ तक कि 501 सोने के सिक्कों में भी बेचने को तैयार हो जाता। स्टॉल मालिक को यह उम्मीद नहीं थी कि शियाओ हान बिना मोलभाव किए इतनी आसानी से मान जाएगी। असल में दुकानदार को कैसे पता चलता? शियाओ हान, पहली बात तो यह थी कि वह परेशानी से बचना चाहता था, यह तो बस कुछ खरीदना था और वह बेवजह की बातें नहीं करना चाहता था। दूसरी बात, उसे डर था कि दुकानदार इसे निकालकर किसी मूल्यांकन से जांच करवाएगा। एक बार जब उसे पता चल जाता कि इस पर एक दाऊ तकनीक अंकित है तो इसकी कीमत 1000 सोने के सिक्कों से भी अधिक हो जाती। सिस्टम शियाओ, मैं इस पर दो तकनीक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? क्या मुझे निष्कर्षण की दिव्य क्षमता का उपयोग करना होगा? शियाओ हान ने पूछा। जी हाँ गुरुजी, आप इस पर रसायन शास्त्री द्वारा छोड़ी गई दो तकनीक को रसायन शास्त्री की तरह नहीं देख सकते। आप दिव्य निष्कर्षण क्षमता का उपयोग करके इस पर अंकित दो तकनीक को निकाल सकते हैं। सिस्टम शियाओ ने आगे कहा, गुरुजी, सिस्टम शियाओ आपको याद दिलाती है, इस काले लोहे के टुकड़े में कई गुण हैं। इस पर अंकित दो तकनीक को निकालने की संभावना एक निश्चित सीमा तक सीमित है। हम शियाओ हान ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी उंगली से काले लोहे के टुकड़े को छुआ और आदेश दिया, निकाल दो। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने काले लोहे के टुकड़े से गहन श्रेणी का निम्न स्तरीय कौशल हथेली को अवशोषित करना प्राप्त कर लिया है। कौशल प्लस विलय। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक एब्जॉर्बिंग पाम स्किल को फ्यूज कर लिया है। स्किल प्लस। सिस्टम की आवाज बंद होते ही जियाओ हान को महसूस हुआ कि उसके मन में दो तकनीक से संबंधित कुछ जानकारी प्रकट हुई है। इसके तुरंत बाद उसकी दैवीय चेतना के भीतर सिस्टम से एक गर्म धारा प्रवाहित हुई और उसके दांतियान में स्थित चीभंबर में समा गई। डिंग डोंग। बधाई हो, आपने मुख्य पात्र शियाओ यान के अवसर का लाभ उठाकर मूल कहानी को बदल दिया है। अनुभव अंक 30,000 अंक। कूपन 600 अंक। डिंग डोंग। बधाई हो, आपके अनुभव अंक पूरे हो गए हैं और आपने एक लेवल ऊपर पहुंच गए हैं। वर्तमान रैंक 5 स्टार डोजे। 1000 सोने के सिक्कों से उसने न केवल गहन श्रेणी का निम्न स्तरीय कौशल हथेली को सोखने की क्षमता प्राप्त की बल्कि 30,000 अनुभव अंक भी अर्जित किए और उसका स्तर भी बढ़ गया। जियाओ हान के लिए यह एक बहुत बड़ा लाभ था। अरे वह फिर आगे बढ़ गया। एक तरफ सभी लोग अत्यंत आश्चर्य के साथ शियाओ हान को घूर रहे थे। इतने कम समय में ही शियाओ हान ने वास्तव में एक बार फिर अपना लेवल बढ़ा लिया था। 5 स्टार डूजे। शियाओ यान के हाथ में मौजूद अंगूठी के भीतर याओ लाओ का स्वर और भी गंभीर हो गया और उसने सोचा 2 दिनों में ही वह 6 रैंक ऊपर चढ़ गया है। यह लड़का वाकई अद्भुत है। 5 स्टार डूजे। शियाओ यान ने अत्यंत आशंका के साथ शियाओ हान को देखा। महज 2 दिन पहले तक उसमें शियाओ हान को टक्कर देने का आत्मविश्वास था। अब वह केवल तीसरे स्तर के डो जीची पर था। इसके विपरीत शियाओ हान पहले ही 5 सितारा डो जीची बन चुका था। उसे इस बात का पता नहीं था कि शियाओ हान उसे, जो पहले वुतान शहर का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था, बहुत पीछे छोड़ चुका था। उसकी आभा इतनी प्रबल है कि ऐसा लगता है जैसे वह पहले ही 2 क्षेत्र में पहुंच चुका है। एक तरफ अपना स्टॉल लगा रहा स्टॉल मालिक भी हैरानी से शियाओ हान को घूर रहा था। शुरू में तो उसे लगा कि जियाओ हान एक मूर्ख है और वह अपने द्वारा कमाए गए बड़े मुनाफे के बारे में सोचकर खुश हो रहा है। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि शियाओ हान इतनी कम उम्र में ही एक डोजे बन जाएगा। भला इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति मूर्ख कैसे हो सकता है? काला लोहे का टुकड़ा। स्टॉल मालिक को सहज रूप से लगा कि जियाओ हान की अचानक मिली सफलता का संबंध संभवतः उस काले लोहे के टुकड़े से था जिसे उसने अभी बेचा था। बस इतना ही, बस इतना ही। इस काले लोहे के टुकड़े को धारण करने के बाद ही जियाओ हान को अचानक सफलता प्राप्त हुई। क्या यह वस्तु डोजे की साधना को बेहतर बनाने में बहुत लाभकारी हो सकती है? यह जानना जरूरी है कि जब उसने लकड़ी खाने वाली लोमड़ी को मारा तो वह एक छोटे से खंडहर में पहुंच गया था। हालांकि पूरे खंडहर की छानबीन करने के बाद उसे केवल लोहे का यह मामूली सा काला टुकड़ा ही मिला। स्टॉल मालिक जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया उतना ही उसे यकीन होता गया कि यही बात सच है।
वह दुकानदार थोड़ी देर रुका और शर्मिंदगी के साथ शियाओहान के हाथ में मौजूद काले लोहे के टुकड़े की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं अब यह वस्तु नहीं बेच रहा हूँ। ये लीजिए आपके 1000 सोने के सिक्के। शियाओहान ने स्टॉल मालिक की ओर एक नजर डाली। यह दुकानदार जाहिर तौर पर अच्छा व्यापारी नहीं था। उसके मन में एक विचार आया। उसने कहा, 2000 सोने के सिक्के। क्या? स्टॉल मालिक को लगा कि उसने गलत सुना है और उसने शियाओहान को घूर कर देखा। अभी अभी हमने पैसों के बदले सामान लिया है। लेन देन पूरा हो गया है। यह सामान अब मेरा है। अगर आप इसे वापस खरीदना चाहते हैं तो 2000 सोने के सिक्कों में खरीद सकते हैं। कोई मोल भाव नहीं। जियाओहान मुस्कुराया। ओह! एक तरफ शियाओयान ने कुछ आश्चर्य के साथ शियाओहान की ओर देखा। शियाओयान की आत्मबोध शक्ति असाधारण थी। वह महसूस कर सकता था कि इस काले लोहे के टुकड़े पर हो रहा चमत्कारिक उतार चढ़ाव अब गायब हो चुका था। दूसरे शब्दों में, यह काला लोहा अब केवल बेकार लोहा रह गया था, जिसका कोई मूल्य नहीं था। दुकानदार शियाओयान ने देखा कि शियाओहान मुनाफा कमाना चाहता है और उसे रोकने के इरादे से सलाह दी, यह कबाड़ लोहा तो पहले से ही बेकार है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप यह काम न करें। यह दुकानदार चिंतित हो गया। 2000 सोने के सिक्के उसके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। शियाओहान ने दुकानदार के हाव भाव को अनसुना करते हुए कहा, जी हाँ, मुझे अभी अभी आध्यात्मिक सफलता मिली है। यह सब इस काले लोहे के टुकड़े की वजह से हुआ है। मैं ईश्वर की कसम खाता हूं कि मुझे इस काले लोहे के टुकड़े से वाकई अपार लाभ हुआ है। 2000 सोने के सिक्के, कोई दूसरा दाम नहीं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, अगर नहीं तो इस युवा मालिक को इस थोड़े से पैसे की कोई कमी नहीं है। शियाओहान के बोलने के बाद उसने स्टॉल मालिक की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। स्टॉल मालिक अनुभवी था और जियाओहान हमेशा मुस्कुराता रहता था। इसके अलावा उसने स्वर्ग के मार्ग की शपथ ली थी, इसलिए यह झूठ होने की संभावना कम थी। लेकिन इसे 1000 सोने के सिक्कों में बेचकर फिर 2000 सोने के सिक्कों में वापस खरीदना इतना भी अजीब नहीं था। स्टॉल मालिक अब भी चिंतित था। दुकानदार, मैं आपको सलाह देता हूं कि इसे न खरीदे, वरना आपको निश्चित रूप से पछतावा होगा। जियाओयान ने फिर से चेतावनी दी। ओह! शियाओयान की बात सुनकर स्टॉल मालिक और भी ज्यादा चिंतित हो गया। इस पर जियाओयान बेहद खुश हुआ। जियाओहान ने उसे बार बार निशाना बनाया था और आखिरकार उसे जियाओहान को पलटवार करने का मौका मिल गया। उसकी आंखें चुनौती भरे अंदाज में जियाओहान को घूर रही थीं। शियाओहान को शियाओयान के मन की बात कैसे पता नहीं चलती। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, जब दुकानदार इसे खरीदना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं। इस युवा मालिक के पास पैसों की कमी नहीं है। शियाओमेई, चलो। एक दूसरे योद्धा के लिए युद्ध शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगर इससे युद्ध क्षमता में सुधार हो सके तो 10,000 सोने के सिक्के भी इसके लायक होंगे। इंतजार। जब शियाओहान जाने लगा तो दुकानदार ने तुरंत उसका पीछा किया और उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, 2000 ही सही। किसने कहा कि मैंने गलत अनुमान लगाया है? ओह! दूसरी ओर शियाओहान की योजना को सफल होते देख शियाओयान ने अपनी मुट्ठी थोड़ी भींच ली। शियाओहान का मुकाबला करने का उसका पहला प्रयास विफल रहा था। जियोयानजी, याओ लाओ अचानक बोले, इस शियाओहान के पास किसी प्रकार की दैवीय शक्ति है। ऐसा लगता है कि वह वस्तुओं से शक्ति निकाल सकता है। अभी अभी इस बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि जैसे ही उसकी उंगली ने काले लोहे के टुकड़े को छुआ, उस पर रसायन शास्त्री द्वारा दर्ज की गई आत्मा की हलचल मिट गई। जी हाँ, यह शक्ति ही है शक्ति निकालने की। पिछली बार भी उसने मुझ पर यही चाल चली थी और मेरी रहस्यमयी ज्वाला छीन ली थी। भविष्य में अगर तुम उससे लड़ो तो उसे कभी अपने पास मत आने देना। समझ गया, जियाओयान ने गंभीरता से सिर हिलाया। दूसरी ओर जियाओहान ने पहले ही दुकानदार से 2000 सोने के सिक्के वसूल लिए थे और अब बेकार हो चुके काले लोहे के टुकड़े को उसे बेच दिया था। असल में जियाओहान का इरादा दुकानदार को धोखा देने का नहीं था, क्योंकि दूसरा पक्ष भी आसान नहीं था। लेकिन दूसरा पक्ष भी एक व्यापारी था और बहुत चालाक था। इसीलिए उसने उसे एक बार धोखा देने का सोचा। शियाओहान ने काले लोहे के टुकड़े को खजाने की तरह थामे हुए दुकानदार को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। शायद दुकानदार को अभी तक यह पता नहीं था कि आज वह खुद मूर्ख बन गया है। भाई शियाओहान, आज आपने बहुत ही लापरवाही बरती, 1000 सोने के सिक्कों में काला लोहे का टुकड़ा खरीद लिया। यह तो सरासर बेकार था। शुक्र है आपको लाभ हो गया। लेकिन क्या आपने स्वर्ग के नियमों की कसम खाकर कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया? शियाओमी ने कुछ चिंता के साथ शियाओहान की ओर देखा। एक दोजे होने के नाते हृदय स्वभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। लापरवाही से कसम खाने से भविष्य में हृदय दानव का सामना करना पड़ सकता है। शियाओमी की राय में शियाओहान की अभी की कसम केवल दुकानदार को बेवकूफ बनाने के लिए थी। लिंग। शियाओहान ने शियाओमी के माथे पर हल्के से उंगली मारी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, शियाओमी भाई, शियाओहान ने झूठ नहीं बोला। अभी अभी मेरी सफलता वास्तव में उस काले लोहे के टुकड़े से संबंधित थी। क्या सच में? जियाओमी ने संदेह भरी नजरों से जियाओहान को देखा। स्पष्ट रूप से उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी राय में यह महज एक साधारण काला लोहे का टुकड़ा था। हाँ, जियाओहान ने जियाओमी को गौर से देखा। चूंकि वह भविष्य में उसकी विश्वास पात्र बनने वाली थी, इसलिए वह जियाओमी से यह बात छिपाना नहीं चाहता था। अभी अभी मैंने उस काले लोहे के टुकड़े से 1-2 तकनीक प्राप्त की। क्या? 1-2 तकनीक? जियाओमी ने कुछ आश्चर्य से जियाओहान की ओर देखा। उसने उत्सुकता से पूछा, यह किस श्रेणी की 2 तकनीक है? अत्यंत निम्न स्तर, जियाओहान ने अत्यंत गर्व से कहा। ओह, हुआंग लो ग्रेड। क्या? प्रोफाउंड रैंक लो लेवल? जियाओमी लगभग भयभीत होकर जियाओहान को घूर रही थी। यह जानना आवश्यक है कि डोउची महाद्वीप में पदानुक्रम बहुत सख्त है। डोउजे के लिए 2 तकनीक का महत्व स्पष्ट है। शाओ परिवार में सर्वोच्च पद 2 तकनीक केवल गहन मध्य श्रेणी की थी। इसके अलावा इसे सीखने के लिए केवल 3 वरिष्ठ और कबीले के मुखिया ही योग्य थे। और जियाओहान ने 1000 सोने के सिक्के खर्च करके एक उच्च स्तरीय निम्न स्तरीय दाव कौशल खरीदा। उसने सचमुच बहुत बड़ा लाभ कमाया था। अगर इसकी नीलामी होती तो 1 लाख सोने के सिक्कों की तो बात ही छोड़िए, अगर इसकी कीमत 10 लाख सोने के सिक्के भी होती तो लोग इसे खरीदने के लिए टूट पड़ते। लेकिन भाई शियाओहान, आपने आखिर में इसे क्यों बेच दिया? शियाओमी ने और भी अधिक उलझन भरी नजरों से शियाओहान की ओर देखा। हाँ, चिंता मत करो, इस पर अंकित साधना तकनीक मैंने मिटा दी है। अब यह बस एक साधारण काला लोहे का टुकड़ा है। जियाओहान खुशी से हंसा। ओह! शियाओमी थोड़ी हैरान रह गई, फिर उसने उस दुकानदार की ओर देखा जो लोहे के उस काले टुकड़े को किसी खजाने की तरह संभाले हुए था। शियाओमी अनजाने में हंस पड़ी। संभवतः इस धूर्त व्यापारी ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस इरादे से उसने एक मूर्ख को ठगने की कोशिश की थी, वह खुद ही मूर्ख बन जाएगा। इस समय वैद्य याओ चेन निश्चित रूप से शियाओयान के लिए आधारभूत औषधीय तरल पदार्थ तैयार कर रहे होंगे ताकि वह अपने स्तर का विकास कर सके। शियाओहान ने आकाश की ओर देखा। वर्तमान में जियाओयान का स्तर केवल 3-2 जीची है। वैद्य याओ चेन की सहायता से आधे महीने में जियाओयान का स्तर बढ़कर 4-2 जीची हो जाएगा। शियाओयान भविष्य का ज्वाला सम्राट है। हालांकि आधे महीने में उसका स्तर केवल 4-2 जीची स्तर होगा। वहीं जियाओहान पहले से ही 5 सितारा 2 जीची है। क्षेत्र विशेषज्ञ। दोनों की तुलना में ऐसा लगता है कि जियाओहान का पल्ला भारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। डूची महाद्वीप पर डूची की साधना स्थापित करना अत्यंत कठिन है। डूची के शुरुआती 10 स्तरों में खुद को प्रतिभाशाली घोषित करने वालों में से डूजे क्षेत्र में 10 या 20 साल तक बिताना असामान्य नहीं है। डोजे क्षेत्र के लिए 1 वर्ष में डूची का स्तर केवल 1 ही बढ़ सकता है। हालांकि डोजे क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद साधना की गति हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। वास्तव में ऐसे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भी हैं जो मात्र 3 वर्षों में 2 किंग, 2 हुआंग या यहाँ तक कि 2 जोंग के पद तक पहुंच गए। शियाओयान की प्रतिभा अच्छी है। कुछ साल पहले ही वह 1 सितारा 2 स्तर का योद्धा बन चुका था।
केवल वैद्य याओ चेन के कारण ही उसकी 2 ची ऊर्जा अवशोषित हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उसका स्तर 3 पर ही रह गया। शाओ हान को पता था कि बहुत जल्द शाओ यांग एक बार फिर शाओ परिवार की युवा पीढ़ी के बीच एक चमकता सितारा बन जाएगी। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। व्यवस्था के कारण जियाओ हान के पास जियाओ यांग के विपरीत दिशा में खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुश्मनी पनप चुकी है। भले ही जियाओ हान सुलह करना चाहे, सिस्टम इसकी इजाजत कभी नहीं देगा। इसके अलावा जियाओ हान को अभी भी कहानी में दखल देकर अनुभव अंक हासिल करने और अपने दायरे को बेहतर बनाने की उम्मीद है। शाओ हान ने शाओ यांग को सीधे मारने के बारे में भी सोचा। हालांकि उसके पास केवल एक ही रो हुआंग एक्सपीरियंस कार्ड था और शाओ यांग को वैद्य याओ चेन का संरक्षण प्राप्त था। ऐसे में उसे मारना इतना आसान कैसे हो सकता था? शाओ हान के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि वैद्य याओ चेन ने देखा कि शाओ हान अपनी कमजोरी के दौर से गुजर चुका है, इसलिए वह उससे सावधान रहा और उसे परेशान करने नहीं आया। अन्यथा शाओ हान को वास्तव में विश्वास नहीं था कि वह दोबारा वैद्य याओ चेन का सामना कर पाएगा। अंततः सब कुछ ताकत पर ही निर्भर करता है। शाओ हान ने सिस्टम के भंडार से 2 उच्च श्रेणी की तलवारें निकाली। ये दोनों तलवारें परसों शियाओनिंग और शियाओ हुआंगताओ से जीती गई थी। आज जियाओ हान ने काले लोहे के टुकड़े पर निष्कर्षण और संलयन की दिव्य क्षमता का एक बार प्रयोग किया और अब उसके पास इसका प्रयोग करने के 2 और मौके हैं। उसकी शक्ति में वृद्धि पूरी तरह से इसी पर निर्भर करती है। निकालना। शाओ हान की उंगली ने एक तलवार को छुआ और सिस्टम शाओ को आदेश दिया। डिंग डोंग, बधाई हो, आपने पर्पल सन स्वॉर्ड को छूकर आक्रमण विशेषता प्राप्त कर ली है। आक्रमण विशेषता प्लस। जैसे ही शियाओ हान की उंगली हटी, बैंगनी सूर्य तलवार से एक सफेद रोशनी निकली। तलवार से रोशनी हटते ही पूरी तलवार तेजी से जंग खा गई, अपनी पूर्व चमक खो बैठी और धातु के एक बेकार टुकड़े में बदल गई। विलय। डिंग डोंग, बधाई हो, आक्रमण विशेषता का विलय सफल रहा। आक्रमण विशेषता प्लस। कई ऑपरेशनों के बाद जियाओ हान को महसूस हुआ कि उसके व्यक्तिगत सूचना इंटरफेस में उसकी शारीरिक आक्रमण क्षमता 10 अंक बढ़कर 116 अंक हो गई है। विशेषता का मूल्य 10 अंक बढ़ गया, लेकिन इससे जियाओ हान को जो अनुभूति हुई वह बहुत मामूली थी। 10 आक्रमण शक्ति अंक काफी प्रभावशाली हैं, लेकिन कुल मिलाकर उतना मजबूत महसूस नहीं होता। लगता है मजबूत होने के लिए मुझे और अधिक गुण अंक हासिल करने होंगे, जियाओ हान ने मन ही मन बुदबुदाया। मास्टर, दरअसल आप स्थानीय स्तर पर मजबूती ला सकते हैं, सिस्टम शियाओ ने अचानक कहा। स्थानीय सुदृढ़ीकरण? हाँ, जियाओ ने समझाया, एट्रीब्यूट पॉइंट्स को फ्यूज करते समय आप फुल बॉडी फ्यूजन और लोकल फ्यूजन में से चुन सकते हैं। विशेष निर्देश न देने पर जियाओ डिफॉल्ट रूप से फुल बॉडी फ्यूजन का विकल्प चुनेगी। यदि आप लोकल फ्यूजन चुनते हैं तो आप तेजी से सुधार प्राप्त कर सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? यह बात शाओ हान के लिए एक सुखद आश्चर्य थी, जिसकी युद्ध क्षमता काफी कम थी। हाँ, जियाओ ने आगे कहा, उदाहरण के लिए गति संबंधी गुणों के लिए यदि इसे पैरों के साथ मिला दिया जाए तो यह गुरु की गति को तेजी से बढ़ा सकता है। स्पष्ट दृष्टि संबंधी गुणों के लिए यदि इसे आंखों की पुतलियों के साथ मिला दिया जाए तो यह दूर और स्पष्ट रूप से दिखने का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। हे भगवान, शियाओ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शियाओ हान ने थोड़ी सी दोषारोपण भरी आवाज में डांट लगाई। मास्टर, आपने पूछा नहीं, इसलिए शियाओ ने समझाया नहीं। ओह, शियाओ का लहजा थोड़ा नाराज था और उसने आगे कहा। शियाओ ने मास्टर को गंभीरता से याद दिलाया कि स्थानीय संलयन क्रिया का उपयोग करने के बाद शरीर के अन्य अंगों को भी उसी के अनुरूप रहना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि मास्टर के दाहिने हाथ की आक्रमण शक्ति 1000 अंक तक पहुंच जाती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों की रक्षा बहुत कम है, तो दाहिने हाथ से हमला करने के बाद मास्टर स्वयं अपने ही हमले से हिल जाएंगे और घायल हो जाएंगे। अरे, ऐसा भी हो सकता है। जियाओ हान ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। अगर वह युद्ध के दौरान खुद ही घायल हो जाता तो यह तो सरासर हास्यास्पद होता। जी हाँ गुरुजी। सच कहें तो शियाओ का सुझाव है कि गुरुजी समग्र मजबूती पर ध्यान देना जारी रखें। शियाओ ने शियाओ हान को सलाह दी। जी हाँ, आपने जो कहा वह काफी तर्कसंगत है। शियाओ हान ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ देर रुककर उसने कहा, हालांकि फिलहाल बोन स्पिरिट कोल्ड फायर के अलावा मेरे पास कोई और तुरुप का पत्ता नहीं है। मुझे अपनी जान बचाने के लिए किसी तुरुप के पत्ते की सख्त जरूरत है। बोन स्पिरिट कोल्ड फायर एक्सोटिक फ्लेम लिस्ट में एक प्रसिद्ध एक्सोटिक फ्लेम है। शियाओ हान इस तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहता था जब तक कि यह बेहद जरूरी न हो। इसका कारण सीधा साधा है, याओ चेन का गद्दार हान फेंग याओ चेन का पता लगाने के लिए हर जगह खोजबीन कर रहा होगा। एक बार जब उसे पता चल गया कि बोन स्पिरिट कोल्ड फायर शियाओ हान के पास है, तो शियाओ हान की वर्तमान शक्ति के साथ युनलान संप्रदाय से मदद मांगे बिना वह हान फेंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा। निकालना। डिंग डोंग, बधाई हो, आपने किंग फेंग तलवार को छूकर आक्रमण क्षमता प्राप्त कर ली है। आक्रमण क्षमता प्लस। दाहिने हाथ से फ्यूज करें। डिंग डोंग, बधाई हो, स्थानीय फ्यूजन सफल रहा। दाहिने हाथ के हमले का गुणधर्म प्लस। शियाओ हान ने अपनी दाहिनी मुट्ठी खींचकर जमीन पर जोर से घुसा मारा। उसने जमीन पर जोर से मुक्का मारा, जिससे जमीन पर एक गहरा निशान बन गया। हम बुरा नहीं है, जियाओ हान अपने मजबूत हुए दाहिने हाथ से बहुत संतुष्ट था। स्थानीय सुदृढ़ीकरण का विकल्प चुनने के बाद वह आक्रमण शक्ति में हुई वृद्धि को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। मास्टर, आपने अभी तक अपने आक्रमण गुण को केवल 11 अंक ही बढ़ाया है। अभी इसका प्रभाव उतना तीव्र नहीं है। जैसे जैसे आक्रमण गुण मजबूत होता जाएगा, प्रभाव भी बढ़ता जाएगा, जियाओ ने याद दिलाया। जियाओ हान ने सिर हिलाया। उसने लापरवाही से किंग फेंग तलवार को फेंक दिया, जो अब कबाड़ में बदल चुकी थी। आधे महीने में शियाओ यांग का स्तर बढ़कर 4-2 जीची हो जाएगा। शियाओ हान को पूरा भरोसा था कि इस दौरान वह अपने दाहिने हाथ को बेहद मजबूत कर लेगा। प्रतिदिन निष्कर्षण और संलयन के 3 अवसर। इसका मतलब है कि जियाओ हान को 3 पीले रंग के आइटम इस्तेमाल करने होंगे। प्रतिदिन उच्च श्रेणी की तलवारें। वर्तमान में सिस्टम स्पेस में केवल 2 ही पीले रंग की तलवारें मौजूद हैं। उच्च श्रेणी का बायां भाग। अरे, ये क्या है? जियाओ हान ने सिस्टम में इन्वेंट्री बार पर सरसरी नजर डाली। उसने देखा कि इन्वेंट्री बार में वास्तव में एक गोल्डन टिकट था। या लॉटरी का टिकट है? जी हाँ गुरुजी, जियाओ ने समझाया, यह लॉटरी टिकट एक रहस्यमय उपहार है जो गुरुजी को वैद्य याओ चेन की विलक्षण ज्वाला प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त रूप से मिला है। गुरुजी को जब भी कोई विलक्षण ज्वाला प्राप्त होती है, सिस्टम उन्हें एक लॉटरी टिकट देता है।